चलिए, तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, अभी हम बालोद जिला की खबरों को देख रहे हैं प्रमुखता से। तो जो आपके अपने करीबी हैं उनके द्वारा भी फर्जीवाड़ा किया जा सकता है, इसलिए आप थोड़ा सचेत रहें। जानकारी किसी को भी बिल्कुल भी उपलब्ध ना कराएं, और स्पेशल जो आपके बैंक संबंधी जो जानकारी है उसको तो बिल्कुल ही अवेलेबल ना करवाएं। 8 शहरी क्षेत्र में बिना पेनाल्टी 7 तक जमा कर सकेंगे संपत्ति कर। 7 जून के बाद लगेगा 18% अधिभार। जिस प्रकार की खबरें सामने आ रही हैं बालोद जिला में कि जो 8 शहरी क्षेत्र में बिना पेनाल्टी के 7 तारीख तक जमा कर सकेंगे आपके संपत्ति कर। जी हाँ, 17 कॉलेजों के 9000 छात्रों को मिलेगा जनरल प्रमोशन। इस प्रकार की खबरें बालोद जिला से सामने आ रही हैं। पिछली कक्षा की परीक्षा में मिली अंक के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। परीक्षा को लेकर जल्द समय सारणी तय की जाएगी। नियमित से ज्यादा प्राइवेट छात्रों की संख्या हो रही है। आदेश आने के बाद ये स्थिति स्पष्ट हो पाएगी, ये कहना है वहां के प्राचार्य का। तो 17 कॉलेजों में 9000 छात्रों को मिलेगा जनरल प्रमोशन। इस प्रकार की बातें यहाँ से सामने आ रही है। ठीक है, निकुल में सत्र खुलेगा नया कॉलेज, तैयारी देखने में पहुंची टीम। पंप हाउस का ताला टूटा, मोटर व केबल वायर किए गई वहां पर चोरी। इस प्रकार की बातें भी सामने आ रही हैं। ये थी बालोद जिला की खबरें। बालोद के बाद हम अगले जिला की बात करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं आपके रायपुर जिले की। रायपुर की अगर बात करें, छत्तीसगढ़ की राजधानी, यहाँ पे किस प्रकार की खबरें लोकल न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुई हैं। देखिए, यहाँ पर जो कोरोना पॉजिटिव जो केसेस हैं, 7 दिन का ट्रेंड यहाँ पर बताया जा रहा है। 44,659 यानी 24% मरीज बढ़े हैं। ये बातें सामने निकल कर आ रही हैं। 28,285 ठीक भी हो गए हैं। 1200 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। ये खबर रायपुर एडिशन में प्रकाशित हुआ है। भारत की अगर बात करें तो यहाँ पर मृत्यु दर जो है वो 2.86% है, 2.86% है। ये जून के आंकड़े हैं। अगर हम मई के आंकड़ों की बात करें तो 2.88% ये आपके मई के आंकड़े हैं। मई में इस प्रकार से, तो मई से थोड़ा सा घटा है। जून में 2.86% ही मौतें हुई हैं। लेकिन अगर हम सबसे ज्यादा मौतों की बात करें तो ये मई माह में ही 27 मई को ये मौतें हुई हैं। 2.90% मौतें यहाँ पर हुई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंजाब, गुजरात, यूपी, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में आंधी से ज्यादा आधे से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक में रिकवरी रेट धीमा है। देखिए, जो महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो कोरोना मरीज मिल रहे हैं, वहाँ पर जो रिकवरी होने की संख्या है या रिकवरी होने का जो समय है, उसमें थोड़ा सा धीमापन देखा जा रहा है। बाकी क्षेत्र अगर बात करें, पंजाब, गुजरात, यूपी, मध्य प्रदेश, तो इन राज्यों में जो कोरोना मरीज हैं वो जल्दी से जल्दी ठीक हो रहे हैं। चलिए अगली खबर निकल कर यहाँ से सामने आ रही है। 8,171 नए मरीजों के साथ कुल मिलाकर 1,98,706 संक्रमित हुए। 6 दिनों में 1.5 लाख से 2 लाख के करीब पहुंचा है आंकड़ा। जी हाँ, कोरोना मरीज 2 लाख के करीब। सरकार बोले पिक अभी दूर है, अभी तक हम ऊंचाई पर नहीं पहुंचे हैं। जो मौतें हैं, जो संख्या है उसकी अभी जो सर्वोत्तम ऊंचाई है वहां तक अभी तक हमारे आंकड़े नहीं पहुंचे हैं। तो ये स्थिति और भी भयावह होने वाली है, इस बात को आप समझें। आखिरी 50,000 मरीज सबसे तेजी से बढ़े हैं। देखिए, जो अभी जो नए आंकड़े आए हैं 6 दिनों में, तो यहाँ पर 50,000 मरीजों की संख्या अचानक से बढ़ी है, सबसे तेज गति से बढ़ी है। जी, कोरोना से लड़ाई के लिए लॉकडाउन के 78 या 68 दिन में हमने क्या तैयारी की है, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि कोविड अस्पतालों में 1,58,908 बिस्तर रिजर्व करके रखा गया है। कोविड अस्पताल, नए जगहों को कोविड अस्पताल बनाया जा रहा है। कई स्कूलों को, कई विश्वविद्यालयों को, जो सरकारी जो क्षेत्र थे, सरकारी जो जगहें थी, सरकारी जो क्वार्टर्स थे, उनको अब क्वारंटाइन अस्पताल में उनको क्वारंटाइन अस्पताल के रूप में उनको तैयार किया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा मरीजों को इलाज की सुविधा वहां पर दी जा सके। जी हाँ, पणजी में तेज हवा के साथ भारी बारिश इस प्रकार की सामने आ रही। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जुलाई से कोर्ट रूम में हो, वकीलों ने चीफ जस्टिस बोबड़े को लिखी है चिट्ठी। यहाँ सुप्रीम कोर्ट में बहुत लंबे अरसे से सुनवाई नहीं हो रही है। कोरोना महामारी के चलते वहां पर केसों की सुनवाई बिल्कुल नहीं हो रही है। तो वहां पर जो जस्टिस हैं
उनको वहां के वकीलों ने चिट्ठी लिखा है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जुलाई से शुरू हो जाए, कोर्ट रूम में सुनवाई शुरू हो जाए, ये कहना है वकीलों का। चीफ जस्टिस जो बोबड़े हैं उनको इन्होंने चिट्ठी लिखा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामलों की सुनवाई कर रहा है अभी सुप्रीम कोर्ट। अभी फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट में मामलों की सुनवाई हो रही है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है। इससे वकीलों को काफी नुकसान हो रहा है, वकीलों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए वकीलों का कहना है कि कोर्ट रूम में ही सुनवाई की जाए और ये जुलाई से स्टार्ट हो, ये इनका कहना है। इसलिए उन्होंने चिट्ठी लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। देश का नाम इंडिया के बदले भारत करने की मांग जो करी जा रही थी उसकी याचिका पर सुनवाई फिर से टल गई है। जी हाँ, भारत का नाम, भारत दैट इज इंडिया, मतलब भारत को हम इंडिया नाम से विश्व में रिप्रेजेंट करते हैं। इस बात को कई जो वकील हैं या कई जो जानकार लोग हैं उनका ये कहना था कि भारत को भारत नाम से ही जाना जाए और इस वजह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। मंगलवार को इस याचिका पर सुनवाई होनी थी, मंगलवार को सुनवाई हुई भी, लेकिन जो नतीजा है, जो निर्णय है, उसको फिर से आगे बढ़ा दिया गया है। क्या भारत दैट इज इंडिया ये जो है ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कथनी थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो उस समय की स्थिति परिस्थिति उस प्रकार से थी जिस पर जो पूरा विश्व था वो हमको इंडिया नाम से जानता था और हम जब नए देश के रूप में सामने आ रहे थे, जब पाकिस्तान और भारत का निर्माण हो रहा था, उस समय अगर हम भारत नाम से अगर सामने जाते, हम आगे बढ़ते तो हमें जो विश्व स्तर पर जो व्यापार है उसमें काफी घाटा उठाना पड़ता। इस बात और चूंकि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत गंभीर थी, इस चीज को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि हम दोनों नाम रखेंगे, भारत दैट इज इंडिया। तो आगे चल के इस पर विचार किया गया और दोनों नाम रख दिया गया। लेकिन आज की स्थिति परिस्थिति ऐसी हो गई है क्योंकि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की तमाम प्रकार से कोशिशें जारी है, इसलिए अब भारत का नाम भारत रखा जाना चाहिए। इस प्रकार की याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई जा रही है। भारत दैट इज इंडिया। चलिए, असम में भूस्खलन से 20 लोगों की मौत हो चुकी है क्योंकि भारत में मानसूनी हवाओं का प्रवेश शुरू हो चुका है। 1 जून से केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र जैसे जो तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में मानसूनी हवाओं का प्रवेश शुरू हो जाता है, वहां पर भारी बारिश होती है और उसके बाद वो हवाएं सीधा पूरे देश से होते हुए वो असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, ये इस क्षेत्र में वो पहुंच जाती हैं। तो वहां पर सर्वाधिक बारिश करती हैं क्योंकि हिमालय वहां पर सबसे ऊंचाई वाला क्षेत्र है। हिमालय के वादियों में वो हवाएं फंस जाती है, इसलिए घूम घूम के वहां पर बदमाशी, नाम, चेरापूंजी क्षेत्र में भारी बारिश करती है। इस वजह से वहां पर भूस्खलन जैसी समस्या लगातार देखी जाती है और इस वजह से बहुत सारे लोग वहां पर मारे जाते हैं। चलिए, तो यहाँ पर अगली खबर निकलकर सामने आ रही है। ट्विटर इंडिया एक बार फिर से हम कनेक्ट हो चुके हैं। इंटरनेट स्लो होने की वजह से इस प्रकार की दिक्कतें सामने आ रही है। अगली खबर रायपुर से आ रही है। जेसिका लाल की हत्या का दोषी मनु तिहाड़ जेल से रिहा हो चुका है। जी हाँ, दिल्ली के उप राज्यपाल ने रिव्यू बोर्ड की सिफारिश के आधार पर रिहाई को मंजूरी दे दी है। जी हाँ, एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जेसिका लाल की हत्या का दोषी मनु तिहाड़ जेल से अब रिहा हो चुका है। और ये थी रायपुर एडिशन की कुछ खास खबरें। अब हम अगले जिले की बात करते हैं। हमारे पास अगला जिला है भिलाई और भिलाई रायपुर की अगर बात करें तो इस क्षेत्र से कोरोना मरीज 2 लाख के पार, सेम चीज है। मोदी बोले भरोसा है कि भारत फिर विकास की राह पर दौड़ेगा। जी हाँ, लंबे अरसे से लॉकडाउन होने की वजह से यहाँ पर जो व्यापारी वर्ग है, जो बाजार है वो मंदा पड़ चुका था। वहां पर से अब ये खबरें आ रही हैं कि भाई छत्तीसगढ़ सहित जो क्षेत्र हैं वहां पर अब लॉकडाउन में काफी ढील दे दी गई है, तो वहां पर व्यापार वापस से चलना शुरू हो गया है। तो वहां जल्दी हम अपनी आर्थिक स्थिति सुधार लेंगे। जी हाँ, मनरेगा में 37% काम पूरे कर छत्तीसगढ़ देश में सबसे आगे है। छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी खबर है कि 37% काम पूरा कर चुका है छत्तीसगढ़, पूरे देश में सबसे आगे है यह राज्य। लॉकडाउन की परिस्थिति या लॉकडाउन की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी छत्तीसगढ़ ने मनरेगा के विभिन्न मानकों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। तो इसलिए छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी खबर है और ये अच्छी खबर है। ट्रंप बोले कानून व्यवस्था वाला राष्ट्रपति हूँ, सेना उतार सकता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल। पीछे से गूंजी पुलिस की रबर की गोलियां चलाने की आवाजें। देखिए, ये वाशिंगटन की खबर है। छत्तीसगढ़ से इनका
वास्ता नहीं। तो ये इस प्रकार की ढाई से खबरें थी। अगली खबर निकल कर सामने आ रही है बिलासपुर जिले की। अगर बात करें तो यहाँ पर 8,147 नए कोरोना मरीजों के साथ देश में अब 2,321 संक्रमित हो चुका है संख्या। 1 लाख मरीज सिर्फ 15 दिन में ही बढ़े हैं। ये बिलासपुर एडिशन की खबर है। कोरोना मरीज 2 लाख के पार हुए। उसके बाद अगर बात करें धमतरी की, अगर बात करते हैं धमतरी, क्रूद, आरा, सिर्री, मरलोड, आमदी, जीजा, मंगाओं, अगर इस क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बुजुर्ग कैसे संक्रमित हुआ इसका नहीं मिल रहा कारण। अभी भी हैरान है। स्क्रीनिंग करने 6 टीम बनाई जा चुकी है। खतरा बढ़ रहा है। गांव से बाहर गए ही नहीं जो बुजुर्ग दंपत्ति थे, जो बुजुर्ग थे वो गांव से बाहर ही नहीं गए, फिर भी संक्रमित हो गए। बठिना वार्ड की महिला हुई डिस्चार्ज। जिले में एक्टिव मरीज की संख्या 5 हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग को 1,393 सैंपल में से 428 रिपोर्ट का इंतजार है। अभी तक रिपोर्ट नहीं आया है। ये जो खबर है ये आपके धमतरी जिले की है। धमतरी में एक बुजुर्ग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जब वो जिले से बाहर ही नहीं गए, अपने गांव से बाहर ही नहीं गए, तो किस प्रकार से वो संक्रमित हो गए, इस बात की जांच अभी चल रही है। अब तक सामने नहीं आई है बातें कि कैसे वो आपके कोरोना पॉजिटिव हो गए। जी हाँ, सर्दी, खांसी, बुखार के मरीजों को टेली मेडिसिन की सुविधा दी जा रही है। 5 लाख के 41 नग हीरे के साथ 2 गिरफ्तार। जी हाँ, गरियाबंद वाली खबर है। इसको हम पहले आपको बता चुके हैं। कोतवाली थाने में 1 किलोमीटर दूर गोल बाजार में टूटे 4 दुकानों के ताले। जी हाँ, ये खबर धमतरी की है। गोल बाजार में बीती रात 4 दुकानों के ताले तोड़ दिए गए। क्या चोरों ने 2 दुकानों में चोरी की जबरदस्त घटना को अंजाम दिया है। यहाँ पर लगातार चोरी से पुलिस गश्त पर उठ रहे हैं सवाल। अगर पुलिस की गश्ती टीम वहां पर सक्रिय है तो किस प्रकार से चोरों के हौसले बुलंद हैं कि उन्होंने एक ही रात में 4 दुकानों के ताले तोड़ दिए। इस बार की घटना लगातार धमतरी क्षेत्र में घट रही है। यहाँ अगली खबर है देश के लिए लड़े तीनों प्रमुख युद्ध तिरंगे में लपेट कर ली विदाई। पूर्व सैनिक शिवलाल का 81 साल की उम्र में निधन। गोलियां लगने के बाद हुए थे सेवानिवृत्त। यहाँ भारत और पाकिस्तान के साथ 3 युद्धें, बड़ी युद्धें हुई हैं। 1947 की बात करें, 1971 की। फिर से हम कनेक्ट हो चुके हैं। अधिकतम तापमान 33 डिग्री दर्ज हुई है। 24 घंटे में 6.8 मिलीमीटर बारिश। बादल में नमी की मात्रा 80% होने से धुंध छाई रही है। और तब तक आखिरी दिन बीता ठंडा, 3 डिग्री नीचे आया तापमान। येलो को नहीं मिला, येलो को नहीं मिला विश और लोस चुनाव का मान ले। इस प्रकार की खबरें ये धमतरी से सामने आ रही हैं। चलिए धमतरी के बाद हम अगला जिला की बात करते हैं, जांजगीर चांपा की बात करते हैं। यहाँ पर किस प्रकार की खबरें प्रकाशित हुई हैं। छूट के साथ 30 जून तक जारी रहेगा लॉकडाउन। ठेले और गुमटी को सशर्त खोलने की अनुमति दे दी गई है। धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट रहेंगे बंद। तंबाकू बेच सकेंगे सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर लेकिन रोक रहेगा। इस प्रकार की खबरें आ रही है। देखिए, और लंबे समय से अगर हम बात करें धार्मिक स्थल हैं, जो मंदिर हैं, मस्जिद हैं, सबको बंद करके रखा गया है क्योंकि ये भीड़ वाला क्षेत्र होता है। वैसे ही तंबाकू सेवन पर तो रोक लगानी चाहिए, लेकिन तंबाकू की दुकानों पर रोक लगा दिया गया था और अब तंबाकू दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। उनके यूज को भी अनुमति दे दी गई है। बसें नहीं चलेंगी दूसरे राज्य जाने के लिए, ई पास जरूरी रहेगा। अब फल व सब्जी दुकान सुबह 7 बजे से लेकर 5 बजे तक खोल सकेंगे। डेयरी खोलने के लिए 2 पाली में समय तय किया गया है। सैलून एवं ब्यूटी पार्लर मंगलवार को रहेंगे बंद। ये तो हमेशा से मंगलवार को बंद रहते थे, अब उनको खोलने का परमिशन दे दिया गया है। खबर निकलकर सामने आ रही है। संक्रमित महिला नहाने आई थी तालाब में, पानी से नहीं फैलता कोरोना। लोगों का मानना है जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं कि जो कोरोना पॉजिटिव है या बाहर से जो प्रवासी मजदूर आए हुए हैं, उनके क्वारंटाइन सेंटर में रखने के बाद जब वो घर चले जाते हैं और जब वो तालाब में नहाने के लिए जाते हैं तो लोग उन्हें मना कर रहे हैं क्योंकि कोरोना हो सकता है बाद में उनका सामने आ जाए तो वो तालाब में नहाएगा, उस तालाब में और गाँव के लोग नहाएंगे तो ये फैल सकता है। इस प्रकार की चीजें सामने आती हैं। लेकिन अब यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है
कि कोरोना जो है वो पानी में कोरोना मरीज के द्वारा पानी में अगर नहाया गया है, उस पानी से अगर कोई दूसरा नहाता है तो ये नहीं फैलता। लेकिन नहाते समय किसी के तौलिए का उपयोग ना करे। अगर कोई व्यक्ति तौलिया यूज किया हुआ है तो उस तौलिए का या उसके कपड़े का या अन्य किसी भी सामान को शेयर ना करें। संक्रमित होने की आशंका रहेगी, लेकिन एक तालाब में नहाने से संक्रमण नहीं फैलेगा। जिले के 35,000 मजदूरों में अब तक मिले केवल 16 पॉजिटिव, जिनमें अभी 6 केस ही हैं एक्टिव। देखिए तो यहाँ पर ये खबर निकल कर सामने आ रही है, 35,000 मजदूरों में केवल 16 मरीज ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनमें से 6 केस अब एक्टिव हैं, बाकी सभी ठीक होकर अपने अपने घर की ओर रवाना हो चुके हैं। चलिए अगली खबर है, बियर लेकर क्वारंटाइन सेंटर पहुंच गए प्रधान पाठक, मामला हुआ दर्ज। देखिए हमने कुछ दिन पहले आपको मछली वाला खबर दिखाया था। पथरिया क्षेत्र में जो सोनपुरी ग्राम पंचायत है, वहां पर जो सरपंच था वो क्वारंटाइन में रह रहे मजदूरों के लिए मछली मार रहा था, जिस पर ग्रामीणों ने आपत्ति जताई थी और तब मामला बढ़ गया था। सरपंच और पुलिस वालों को बुलाकर ग्रामीणों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया था, मारपीट किया गया था। अब यहाँ पर केस सामने आ रहा है, जांजगीर की एक खबर है, बियर लेकर क्वारंटाइन सेंटर पहुंच गया था वहां का प्रधान पाठक, जिसकी जानकारी जब ग्रामीणों को हुई तो उन्होंने संबंधित थाने पर सूचना दिया और बाद में एफआईआर दर्ज हो गया है। कोविड-19 कोरोना वायरस महामारी संक्रमण के चलते जिले में लॉकडाउन लागू है और अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासी मजदूरों के रहने के लिए जगह जगह क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। नाम में क्वारंटाइन जो सेंटर है बनाया गया है। स्कूलों में इसलिए स्कूल नहीं लग रहे हैं, स्कूल बंद है। मिडिल स्कूल को भी प्रवासी मजदूरों के लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, जहां की देख रेख करने की जो जिम्मेदारी वहाँ के सरपंच और सचिवों को दी गई है और वहाँ के जो हेड मास्टर हैं, जो मास्टर्स हैं, वो भी वहाँ पर आना जाना करते रहते हैं। तो यहाँ पर हेड मास्टर के द्वारा बियर ले जाया गया था क्वारंटाइन सेंटर में और मामला इसलिए वहाँ पर दर्ज हुआ है। स्पेशल जो ट्रेन आई गुरदासपुर से 1618 श्रमिक पहुंचे चांपा। जी हाँ, स्पेशल ट्रेन से जो बाहर प्रवासी मजदूर फंसे हुए थे चांपा के, वो वापस अपने राज्य अपने जिले आ गए हैं। और ये गुरदासपुर में 1000 से भी ज्यादा लोग, वैसे तो सैकड़ों लोग, हजारों लोग वहां पर फंसे हुए हैं, लेकिन गुरदासपुर से जो स्पेशल ट्रेन आई है उसमें से 1618 लोग वहां पर वापस पहुंचे हैं। नौकरी का झांसा देकर 88 लाख की ठगी करने वाले 4 जो अपराधी आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है। ये है हसौद पुलिस के द्वारा इस कारनामे को किया गया है, जिसमें नौकरी का झांसा देकर 88 लाख की ठगी किए थे 4 अपराधी और उनको अब गिरफ्तार कर लिया है आपके हसौद पुलिस ने। जी हाँ, अगर हम बात करें 14 दिनों में ऐसा बना संबंध की जाते जाते सरपंच सचिव ग्रामीणों को अपने सुख दुख में याद करने का वादा कर लौट गए मजदूर। यहाँ ये बुड़गहन की बात है। बुड़गहन में क्वारंटाइन अवधि पूरी करने के बाद घर लौटे 52 श्रमिकों की आंखों से आंसू छलक उठा, क्योंकि जितनी सपोर्ट उनको वहां पर क्वारंटाइन सेंटर में सरपंच सचिव और वहां के ग्रामीणों ने उन्हें किया, और अब जब वो अपने घर जा रहे हैं 14 दिन तक क्वारंटाइन करने के बाद, तो अब उनको जाने का मन नहीं हो रहा, क्योंकि सरपंच सचिव और ग्रामीणों ने इतना सपोर्ट किया उन मजदूरों को कि उनकी आंखों से आंसू छलक उठा। एक अपनापन आ जाता है जब लंबे अरसे से कोई आपके लिए करता है तब। पुलिस सेंटर में जो अपनापन जो मिला उसे कभी नहीं भूल पाएंगे। जी हाँ, जब पूरे छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्वारंटाइन सेंटरों से बातें सामने आ रही है, अलग अलग ग्राम पंचायतों से सामने आ रही है कि वहाँ सरपंच सपोर्ट नहीं कर रहा, सचिव सपोर्ट नहीं कर रहा, हमें खाने के लिए वहाँ पर अनाज नहीं दिया जा रहा, 5 किलो अनाज दे दिया जाता है, 20 से 40 लोग वहाँ पर रह रहे हैं। तो ऐसे में अगर कोई सरपंच, कोई सचिव, कोई ग्रामीण अगर उनके बारे में वहां पे रहने वाले क्वारंटाइन वाले मजदूर जब उनके लिए अच्छा कह रहे हैं, तो ये निसंदेह एक बहुत बड़ी खबर है, इस पर विचार करना होगा। जो बाहर से आए मजदूर हैं उनको उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, उनके खाने पीने की जिम्मेदारी, जब तक वो क्वारंटाइन सेंटर में है तब तक पूरी जिम्मेदारी वहाँ के सरपंच, वहाँ के सचिव और वहाँ के ग्रामीणों की है कि वो किस प्रकार से उनकी मदद कर रहे हैं, ताकि आप की एक मिसाल कायम कर सकें, जैसे कि बालोद जिले से सामने आ रही है। लॉकडाउन में जुआ खेलते पकड़ाए हैं। देखिए 1,06,000 रुपए, 10 बाइक और 8 मोबाइल इसमें जब्त किया गया है। जांजगीर की खबर है, कोविड-19 के लिए जारी लॉकडाउन के दौरान भी जब लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए मना किया जा रहा है, ऐसे में एक जगह एकत्रित होकर जुआ खेलते पकड़े गए हैं काफी सारे लोग। जुआ के अलावा हुई महामारी अधिनियम की भी कार्रवाई, 7 जुआरी भेजे गए हैं जेल। देखिए
जब आपको धारा 144 लागू है, वहाँ पर आपको 3 से ज़्यादा लोगों को एक जगह एकत्रित नहीं होना, ऐसे में लोग 7 लोग वहाँ पर बैठे हुए थे और जुआ खेल रहे थे, तो जुआ खेलना भी अपराध है, एक जगह एकत्रित होना भी अपराध है। और इस प्रकार से दोनों अधिनियम के तहत यहाँ पर कार्रवाई की गई है। 1,06,000 रुपए जब्त किया गया है, 10 मोटरसाइकिल जब्त किया गया है और 8 सेट जो मोबाइल है उसको भी जब्त किया गया है। तो ये थी आपके जांजगीर चांपा की खबरें। जांजगीर चांपा के बाद अगला जिला हमारे पास है जसपुर, कुनकुरी, पत्थलगांव, असलबेल की अगर बात करें, पराटोली की बात करें, अंकिया, तपरा की बात करें, तपरा सांपों का क्षेत्र माना जाता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं भीगते बिना नौतप्पा। देखिए नौतप्पा भीषण गर्मी के नाम से जाना जाता है, लेकिन इस क्षेत्र में नौतप्पा के समय भी बारिश होती रही, जिसकी वजह से 9 डिग्री नीचे गिर गया था तापमान। अगले 2 दिन भी बारिश होने की यहाँ पर संभावना है। देखिए नौतप्पा के समय भी यहाँ पर भीषण बारिश, वैसे इस क्षेत्र में लगभग वर्ष भर बारिश होती रहती है और इसीलिए सबसे हरा भरा क्षेत्र भी माना जाता है वहाँ पर। जी हाँ, क्वारंटाइन अवधि पूरी कर घर लौटने के बाद युवक की रिपोर्ट आई पॉजिटिव, पूरे परिवार का लिया सैंपल। जी हाँ, इस खबर को हमने पहले भी आपको बता रखा है किस प्रकार से 14 दिन के क्वारंटाइन के बाद रिपोर्ट आया और उसमें उसको पॉजिटिव पाया गया। अब सुबह 7 बजे से लेकर 6:30 बजे तक ही खुल सकेंगी दुकानें। अब पान दुकान व सैलून पार्लर भी खुलेंगे, इसके बारे में भी जानकारी हमने आपको दे दी है। ईंट केवल से लोगों के घरों में पहुंच रहा है मटमैला पहने। देखिए किस बार खबर है, ईंट केवल से लोगों के घरों में पहुंच रहा है मटमैला पानी भरने के बाद बर्तन की तली में जम रहा है मिट्टी और बीमारी इससे फैलने की आशंका है। इस प्रकार की बातें सामने आ रही है। ये जशपुर नगर की खबर है। जिला मुख्यालय में पिछले 3-4 दिनों से लोगों के घरों में मटमैला पानी की सप्लाई की जा रही है। कई वार्डों में तो पानी की सप्लाई भी नहीं हो रही या पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रही। नगर पालिका को संबंधित जो खबर है उसकी सूचना भी दी गई है, लेकिन अब तक इस प्रकार से कोई भी इस पर उचित कार्रवाई नहीं की गई है, कोई उपाय नहीं खोजा गया है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग परेशान हैं। बर्तन की तली में मिट्टी जम जा रहा है जब पानी भर रहे हैं लोग तब। देखिए यहाँ पे अगली खबर सामने आ रही है, लाइनमैन घायल हुआ, ग्रामीण सुधार रहे थे बाल्टी। देखिए चूंकि अब बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, जैसे मैंने आपको बताया जसपुर जो क्षेत्र है, तपरा, कुनकुरी, ये जो क्षेत्र है, बगीचा, यहाँ पर अक्सर पानी गिरते रहता है, तो यहाँ पर लाइट की समस्या बहुत अधिक होती है और उसकी सुधारते समय लाइनमैन घायल हो गया और वहाँ पर फॉल्ट सुधार रहे थे। वैसे हताहत है वो, उसकी जान नहीं गई है, तो ये ठीक खबर है। 1.5 साल में भूपेश सरकार ने जनता से किया छलावा, ये कहना है आपके विष्णुदेव साय जी का। जी हाँ, कोरोना से लड़ाई में केंद्र के निर्णयों को बताया सही, कांग्रेस की नीतियों पर जमकर बरसे हैं। इस प्रकार की खबरें सामने आ रही हैं। वैसे राजनीतिक बातें अब करना सही नहीं है। शहर की बेटी निशी को कैट में 99.62% मार्क्स मिले हैं। जी हाँ, ये खबर बहुत ही बड़ी खबर हो जाती है। शहर की बेटी ने कॉमन एडिशन टेस्ट की परीक्षा में 99.62% लाकर गांव का नाम रोशन कर दिया है। अक्सर इस परीक्षा में अब तक बड़े महानगरों के छात्रों को अच्छे अंक मिलते थे, लेकिन शहर में रहने वाली सुशील मधु अग्रवाल की पुत्री निशी अग्रवाल ने कैट की परीक्षा पास कर अपने माता पिता का नाम ही नहीं बल्कि पूरे शहर का नाम रोशन किया है। जी हाँ, निशी अग्रवाल ये हैदराबाद में रहकर कैट की तैयारी कर रही थी। प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद हर साल लाखों जो छात्र हैं वो स्नातक की परीक्षा पास करते हैं और वो काफी अंक प्राप्त करते हैं, लेकिन जो निशी अग्रवाल हैं इन्होंने बहुत कम समय की तैयारी के पश्चात 99.62 अंक प्राप्त करके एक मिसाल कायम किया है उनके लिए, उन छात्रों के लिए जो सोचते हैं कि हम छोटे शहर के रहने वाले हैं, हमारे पास तमाम प्रकार की सुविधाएं नहीं है, तो हम कैसे अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो देखिए इन्होंने कम समय में कम जो साधन है उसके वजह से कम साधनों के रहते हुए भी इन्होंने अच्छे अंक प्राप्त करके दिखाए हैं। तो अगर आपके मन में हौसला है किसी चीज़ को करने के लिए, आपने ठान रखा है, तो बिल्कुल आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। चलिए अगले जिले की बात करते हैं, कांकेर की बात करते हैं। कांकेर में नेशनल हाईवे में 10 मीटर सीसी रोड बनाने मार्किंग 122 प्रभावितों को 5 दिन में कब्जा हटाने का नोटिस दिया गया है। कुल 18 मीटर की होगी मार्किंग, क्योंकि दोनों किनारों पर 4-4 मीटर नालियां और फुटपाथ भी बनाए जाएंगे। जी हाँ, वहाँ पर सड़क निर्माण के कार्य जारी हुए हैं। पीडब्ल्यूडी को अनुमति दे दिया गया है। जहाँ जहाँ जर्जर सड़कें हैं वहाँ पर अब ये बनाए जा रहे हैं।
दीवान वीडियो हॉल में आग, एक सूना मकान ही आग हो गया। देखिए दुर्गुकोंदल में सबसे अधिक 9 मामले, इसलिए रेड जोन में उसको ला दिया गया है। मरकाटोला के स्कूल से कंप्यूटर की चोरी हो गई है। अफसर नेताओं की कॉलोनी में बिजली तार पेड़ से सटे हुए हैं, करंट का खतरा वहां पर लगा हुआ है। जी हाँ, ये खबर है आपके कांकेर की बात करें, चरामा, भानु प्रतापपुर, वहां पर दुर्गुकोंदल, अंतागढ़ चौकी है, पखानसूर है, लखनपुरी है, उस क्षेत्र से इस प्रकार की खबरें सामने आ रही हैं। 2 दिन में ट्रेन का रिजर्वेशन कराने कोई नहीं आया, काउंटर में पैसे नहीं, कैंसिलेशन भी बंद, नई बुकिंग होने पर ही रिफंड संभव हो पाएगा। सरकारी दुकान में 3 की जगह 1.5 महीने का दे रहे चावल, 28 का मिट्टी तेल 38 में मिल रहा। देखिए इस प्रकार की खबरें आ रही है भानु प्रतापपुर से। फोर्स ने 8 लाख के इनामी नक्सली को मार गिराया है, ये दंतेवाड़ा की खबर है। वैसे ही जहर खाकर की खुदकुशी कांकेर की छोटे बेटिया थाना के ग्राम बाकुरगाल के 58 वर्षीय ग्रामीण के घर में इस प्रकार की घटना हुई है। देखिए 13 साल बाद खुली हरनपुर कोटाली दुर्गुम की सड़क फिर कटी है। देखिए ऑफलाइन नक्सलियों ने किस प्रकार से सड़कों को विनाश कर दिया है, सड़कों पर इन्होंने कहर बरपाया है, जिसकी वजह से एक बार फिर से शहरी क्षेत्र से ये क्षेत्र कट गया है। बड़े लीडर्स की माने जाने वाले, अगर बात करें बड़े लीडर्स के मारे जाने के बाद नक्सली उत्पात इस प्रकार से नुकसान पहुंचा रहा है। देखिए कैंप खुलने के कारण 13 साल से बंद सड़क खुली थी, वहां पर कैंप लगा गया था, इसलिए ये सड़क को खोल दिया गया था और इसी से ऑफलाइन नक्सलियों ने एक बार फिर से उस क्षेत्र को अलग कर दिया है। सेल्समैन को दे बीमा का लाभ, राशन विक्रेता संघ ने कमीशन के साथ 50 लाख का बीमा करने का सौंपा ज्ञापन। इस प्रकार की खबरें कांकेर क्षेत्र से आ रही हैं। चलिए अगले जिले की बात करते हैं। कवर्धा बेमेतरा की अगर बात करें, यहाँ पर उड़ला, पंडरिया, सहसपुर, लोहारा, नवागढ़, साजा, बेला, ये सारे क्षेत्र यहाँ पर पड़ते हैं। ये सबसे विशेष जगह यहाँ पर है। कोविड अस्पताल में जुटा रहे ऑक्सीजन सिस्टम, वेंटिलेटर, 15 दिन में शुरू होगा यहाँ पर इलाज। देखिए बेमेतरा में बच्चों के 100 बिस्तर अस्पताल को बना रहे कोविड अस्पताल, ये एक बड़ी खबर है। बच्चों के 100 बिस्तर वाले अस्पताल को अब कोविड अस्पताल घोषित कर दिया गया है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों का बेमेतरा में ही इलाज करने की कवायद अब शुरू हो गई है। जिला स्तर पर यहाँ इलाज कराने की सुविधा मिलेगी और जो कोविड-19 के जो मरीज हैं उनको सहूलियत मिलेगी। रिपोर्ट में देखी है कि शहरों में 14 दिन का क्वारंटाइन पूरा कर चुके जो श्रमिक हैं छुट्टी लेने के लिए बना रहे हैं दबाव, क्योंकि 14 दिन अगर रह चुके हैं उसके बाद भी उन्हें छुट्टी नहीं मिल रही है तो बिल्कुल निसंदेह उनको टेंशन होगा ही, समस्या होगा ही, तो वो अब घर जाने के लिए अब दबाव बना रहे हैं। 800 से ज्यादा सैंपल की जांच पेंडिंग है अभी भी। समय पर रिपोर्ट न आने से संदिग्ध बढ़ा रहे हैं जोखिम। देखिए जो संदिग्ध हैं, अगर वो 14 दिन का क्वारंटाइन पूरा कर चुके हैं लेकिन अब उनको जाने नहीं दिया जा रहा, तो वो दबाव बना रहे हैं वहाँ के सरपंच सचिव के ऊपर और किसी तरीके से वो गुड फान के वहाँ से बाहर भाग रहे हैं। लेकिन अगर बाद में उनका रिपोर्ट आता है और वो अगर पॉजिटिव आता है तो सोचिए कितना बड़ा जोखिम ले रहे हैं। नौतप्पा का आखिरी दिन रहा राहत भरा, यहाँ से भी एक राहत की खबर आई। नौतप्पा में जिला अस्पताल में 5 लाख से बनेगा फीवर क्लिनिक। देखिए ये आपके कवर्धा क्षेत्र की खबर है। मेटाडोर की टक्कर से 4 मजदूर घायल हुए, 2 की हालत गंभीर। जून महीने के लिए मिट्टी तेल का आवंटन जारी हुआ है। जिला अस्पताल में 5 लाख से बनेगा फीवर क्लिनिक। यहाँ रेडी टू ईट व आवास के कार्यों में शिकायतों पर मंत्री हुए नाराज, कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। क्वारंटाइन पूरा कर चुके श्रमिकों को घर भेजें, ये कहना है वहां के मंत्री जी का। जी हाँ, आज बारिश की संभावना है। नौतप्पा के आखिरी दिन आज और आज राहत भरी खबर सामने आ रही है। आज बारिश हो सकती है इस क्षेत्र में। कवर्धा वैसे भी वृष्टि छाया प्रदेश के नाम से जाना जाता है, बारिश बहुत कम होती है, लेकिन आज यहाँ पर बारिश होने की संभावना है। तेल टैंकर की टक्कर से बाइक पर सवार 3 लोग हुए घायल, ये खबर है। उड़ला की यहाँ पर बाइक सवार जो है वो टैंकर से, जो तेल वाला टैंकर होता है उसके साथ उनकी टक्कर हो गई, घायल हुए हैं।
किसी प्रकार की मौत की खबर नहीं है। घर में घुसकर 50,000 के गहने लूटने का मामला सामने आया है। जो अपराधी हैं उनको पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया और अब फिलहाल वे जेल में हैं अपराधी। यहाँ की एक वर्धा की खबर थी, वर्धा बूढ़ा। अब आगे बात करते हैं कोरबा की। कोरबा से एक खबर सामने आ रही है। 24 घंटे के दौरान जिले में 7 नए कोरोना पॉजिटिव अस्पताल में गर्भवती का हुआ चेकअप और जांच रिपोर्ट में मिली संक्रमित। बाकी 6 मरीज क्वारंटाइन सेंटर में ही ठहरे थे। कटपुरा के कंटेनमेंट जोन में 1.5 महीने बाद मिला कोरोना पॉजिटिव केस। गर्भवती की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं मिल पाई है अब तक। देखिए, सैला क्वारंटाइन सेंटर से 2 दिन पहले घर भेजी गई और 20 को झारखंड से लौटी युवती की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। 2 दिन पहले सेंटर से छात्र की छुट्टी हुई थी। उसके बाद सहेलियों से मिली थी और उसके बाद में जब रिपोर्ट आया तब पता चला कि वो पॉजिटिव हैं। तो उनके जितने भी वो जो छात्र है वो जिनसे मिली थी उन सबको अब उनका टेस्ट सैंपल लेकर क्वारंटाइन में रखा गया है। कंटेनमेंट क्षेत्र में आवाजाही पर लगाया पूरी तरीके से प्रतिबंध। रिपोर्ट आने तक नहीं होगी छुट्टी। 14 दिन का होम आइसोलेशन बहुत जरूरी है। कोविड-19 अस्पताल में पड़ोसी जिले के मरीजों का भी इलाज जारी है, जिनमें पॉजिटिव लोगों की संख्या पहुंची 54। 32 स्वस्थ होकर अब तक घर लौट चुके हैं। ये कोरबा जिले की बात हम कर रहे हैं। यहाँ पर 54 केस अब तक सामने आ चुके हैं। 32 स्वस्थ होकर अपने अपने घर जा चुके हैं। जी हाँ, अगली खबर है यहाँ पर 1326 स्कूल अफसरों की नियुक्ति के लिए हुई परीक्षा का परिणाम इसी माह जारी होगा। देखिए, जो अभी परीक्षा हुआ था उसका परिणाम इस माह आ सकता है। उद्योगपतियों ने सीएम को बताई जिले में औद्योगिक विकास की संभावना। सीएम ने कहा जिले में प्रचुर मात्रा में वनोपज बढ़ावा देने वाले उद्योगपति आगे आए। देखिए, बहुत मात्रा में यहाँ पर प्रचुर मात्रा में वनोपज है, लेकिन उसको बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों के सपोर्ट की आवश्यकता है। जो कर सकते हैं वो सामने आए, ये कहना है सीएम भूपेश बघेल का। ईएसपीएम प्लांट में यूनिट से उत्पादन एचटीपीपी की 2 यूनिट में आई खराबी। देखिए, कोरबा जो है वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिटी या इलेक्ट्रिक सिटी के नाम से वो जाना जाता है। यहाँ पर 250 मेगावाट की यूनिट के बहुत सारे वहाँ पर यूनिट हैं, जहाँ से बिजली की सप्लाई पूरे देश में अलग अलग जगहों पर की जाती है। तो वहाँ पर जो यूनिट है वहाँ पर 3 यूनिट में खराबी आ गई है। ये बातें 2 यूनिट में खराबी आई है, ये बातें यहाँ पर प्रकाशित हुई हैं। कुसमुंडा के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की चोरों ने की है केबल की चोरी। देखिए, वहाँ की जो केबल है उसको काट दी है चोरों ने। कुसमुंडा के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की चोरों ने काटी केबल। पानी सप्लाई बंद होने से 12 घंटे हुई परेशानी। कुसमुंडा विकास नगर क्षेत्र की घटना है। 20-25 की संख्या में घुसे चोरों ने दिया इस घटने को अंजाम। 12 घंटे की मशक्कत के बाद पानी सप्लाई शुरू हुई है। कुसमुंडा में पहले भी ऐसी कई बार घटनाएं घट चुकी है। जी हाँ, गीतमारी में हाथियों ने रौंदी धान की फसल, मरवाही चला गया था 22 हाथियों का झुंड। 12 हाथी पसान क्षेत्र से फिर से लौट आए हैं पसान क्षेत्र में। इस प्रकार की खबरें यहाँ पर प्रकाशित हुई हैं। शिक्षकों पर लगाया गोपनीय कागज लीक करने का आरोप। प्राचार्य ने कलेक्टर, एसपी व डीईओ से की है शिकायत। वाहन को परेशान करने से किया था मना। युवक ने भाई पर चाकू से किया हमला। 15 दिन के पहले मानसून आने पर होती है अच्छी बारिश। देखिए, 15 दिन के पहले मानसून आने पर होती है अच्छी बारिश। यूं तो 15 जून से मानसून का समय आका जाता है, औसतन 15 जून से बारिश होती है, लेकिन अब चूंकि 1 जून से ही बारिश शुरू हो गई है, मतलब इस वर्ष अच्छी बारिश होने की संभावना है। पिछले साल सितंबर के बाद भी अच्छी बारिश और मानसून भटकने से खेती पर पड़ता है प्रभाव। पिछले वर्ष थोड़ी लेट से बारिश आई थी, लेकिन इस वर्ष समय से पहले बारिश आने से अब लग रहा है कि इस वर्ष अच्छी बारिश हो सकती है। तो किसान भाइयों के लिए एक अच्छी खबर है। अगला जिला बात करते हैं हम बिलासपुर की बात करते हैं। तो बिलासपुर के बारे में हमने पहले देख लिया था पहले खबर में। महासमुंद जिले की बात करते हैं। गुटखा तो छोड़िए, यहाँ पर गली मोहल्लों में आसानी से मिल जाएगी गांजे की पुड़िया। देखिए, गांजे की पुड़िया भी यहाँ पर मिल सकती है। इस प्रकार की बातें यहाँ पर सामने आ रही है। यहाँ पर मतलब जो पुलिस महकमा है, जो गश्ती टीम है, वो ज़्यादा सक्रिय नहीं। नया पारा अटल आवास के पास यहाँ पर जो चाहे वो आप खरीद सकते हैं। ठिकाना नंबर 1 है। ठिकाना नंबर 2 की बात करें तो बस स्टैंड के पास भी आपको सामान खरीदते हुए लोग मिल जाएंगे। शंकर नगर पटरी के पास भी यहाँ पर सामान खरीदा जा रहा है। तो पुलिस प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की बहुत ही जरूरत समझी जा रही है। देखिए, यहाँ पर
टोटल लॉकडाउन नहीं है। 30 तक जिले की समय सीमा को सील कर दिया, जिले की सीमा को सील किया गया। दुकानें 7 से 7 खुलेंगे। देखिए यहाँ पर टोटल लॉकडाउन बिल्कुल भी नहीं है। 30 तक जिले की सीमा को सील कर दिया गया है। 30 जून तक की बात करें तो सीमा को सील किया गया है। सवेरे 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक दुकानें खुल सकेंगी। 3 दिनों में 20 केस आने के कारण प्रशासन ने किया है फैसला। जारी की गई है नई गाइडलाइन, जिसको आप देख सकते हैं। नशे का सामान लेकर नहीं जा सकेंगे अस्पताल, होगी जांच की कार्रवाई। इस प्रकार की बातें सामने आ रही है। जिला अस्पताल तंबाकू मुक्ति परिषद ने इस बात की घोषणा की है। बन के तस्कर पकड़ा है काली सिरे के साथ। पहले हम खबर आपको दे चुके हैं। अगेड़ी ने बिना पूछे दूसरे की बोतल से पानी पिया तो उसके दांत तोड़ दिए गए। जी हाँ, सोशल मीडिया में सरकार पर टिप्पणी, थाने में शिकायत। अब बीपीएल कार्ड पर हर माह मिलेगा 1 किलो चावल। क्वारंटाइन लोगों की अब होगी फोटो युक्त डाटा एंट्री। 3 साल में कई आंदोलन, फिर भी 40% काम अधूरा ही रहा। अक्टूबर 2017 में 37 करोड़ रुपए की लागत से ओवर ब्रिज का निर्माण शुरू हुआ था। साल 2019 में हो जाना था इसको पूरा, लेकिन अब तक ये पूरा नहीं हो पाया। जहर खाकर 2 युवकों ने दे दी है जान। इस प्रकार की खबरें महासमुंद से सामने आ रही है। अगली खबर है रायगढ़ की। रायगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ पर 8,147 नए कोरोना मरीजों के साथ देश में अब 2,321 संक्रमित, 1 लाख मरीज सिर्फ 15 दिन में बढ़ के सामने आए हैं। ये तो खैर खबर हमने पहले देख लिया था। अगर हम रायगढ़ की बात करें तो रायगढ़ के मुख्य पृष्ठ पर इस प्रकार की खबरें यहाँ पर छपी हुई हैं। राजनांदगांव की बात करें तो यहाँ पर खुज्जी में पहुंचे सर्वे टीम। तालाब में नहाने की मनाही करने पर संक्रमित युवक से मिलने वालों को तालाब, अब देखिए खुज्जी में पहुंची सर्वे टीम। तालाब में नहाने की मनाही, संक्रमित युवक से मिलने वालों की तलाश कर रहे हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति संक्रमित था और उनसे जो लोग मिले हैं उनकी तलाश रिसर्च टीम के द्वारा की जा रही है। लॉकडाउन में बैंक खुला रखने की शिकायत की गई है। लॉकडाउन में बैंक तो खुले थे। 144 में जूडो ने तेज स्पीकर बजाकर की शराब पार्टी। 1 किलोमीटर तक गया शोर, पहुंची पुलिस। क्वारंटाइन सेंटर में जमकर पिया जा रहा है शराब। नशे में विवाद के कारण लहराया चाकू। तो सरपंच ने कहा बिचौलियों के माध्यम से पहुंच रही है क्वारंटाइन सेंटरों में शराब। पुलिस से शिकायत होने के बाद पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। रविवार को बंद रहेंगे बाजार, दुकानें 7 बजे तक खुल सकेंगी। द्रोणिका का असर, नौतपा के आखिरी दिन 15 मिलीमीटर की बारिश हुई है। तापमान में गिरावट आने से मिली राहत। मानसून सिस्टम सक्रिय होने से आगे रहकर बारिश हो सकती है। पंप हाउस में तोड़फोड़ कर अज्ञात लोगों ने जड़ा ताला। अब पानी के लिए तरस रहे हैं गांव वाले। जी हां, जंगल में जुआ खेलते पुलिस वालों ने लगभग 11 जुआड़ुओं को पकड़ा है। इसमें 2 लाख रुपए भी जब्त किया गया है। अस्थियों को प्रयागराज के लिए भेजा जाएगा। देखिए संक्रमण की वजह से नांदगांव में 3 व बालाउद में 16 लोगों की अस्थियां विसर्जन नहीं की गई हैं। अब उनको प्रयागराज भेजा जाएगा। इस प्रकार की खबरें सामने आई हैं। तो ये आप देख रहे थे ई पेपर के जरिए जो लोकल जो जिले हैं, जो वहाँ के क्षेत्रीय समाचार पेपर हैं, वहाँ पर किस प्रकार की खबरें छप रही हैं, इस बात को हम आपको बता रहे थे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको पेपर पढ़ने का उतना समय नहीं होता। इसलिए आप YouTube के माध्यम से, हमारे इस खबर के माध्यम से आप सभी प्रकार की खबरों पर एक सिलसिलेवार तरीके से आप क्या है अपनी नजरें जमा सकते हैं और खबरों से अवगत हो सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बने रहें आपके अपने टीवी चैनल आरजे रमझाझर के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए विदा। आप देखते रहें आरजे रमझाझर। नमस्कार। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार।
ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन, शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदिदेव प्रजापिता श्री बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती। मुख पर चंद्रमासी, चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। शिव बाबा पधारे, ओम ओम। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली,
पानी, रोड साइड पौधारोपण, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें सेलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। घरों में रहकर अपना और अपनों को साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को, हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं, बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। छह वर्षों से लगातार भाटापारा का गौरव बना आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल 2 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्रियों द्वारा एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित। नवोदय हेतु कोचिंग की व्यवस्था, सिंगल सीटिंग अरेंजमेंट के साथ स्वच्छ वातावरण में भविष्य निर्माण, फुल डक्टिंग एसी के साथ छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल फैसिलिटी विद न्यूट्रिशन फूड, पूरे जिले में बस सुविधा उपलब्ध, रेगुलर स्विमिंग क्लासेस के साथ स्मार्ट क्लास व नव निर्माण वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता। तो आज ही संपर्क करें अपने बच्चों के भविष्य को एक मजबूत आधार देने के लिए। आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल, ग्राम बीजाभाट, भाटापारा, बलौदा बाजार। वेलकम बैक टू DLS न्यूज। आइए बात करते हैं दोस्तों, आज 3 जून 2020 बुधवार हो चुका है और आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस वीडियो में जानेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों को, जिसमें कुछ प्रमुख हेडलाइंस न्यूज को जानेंगे दोस्तों। शराब के ऊपर दाम बढ़ चुके हैं, अमेरिका और भारत के बीच संबंधों को लेकर बड़ी खबर है, जहां डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फोन किया है। क्या बातें हुई आपको बताएंगे। और साथ ही पतंजलि के बाबा रामदेव ने दावा किया दोस्तों कि आखिर कैसे पतंजलि कंपनी आयुर्वेद के जरिए चीनी वायरस का इलाज करने जा रही है, आपको बताएंगे। साथ ही तूफान को लेकर भी बड़ा अपडेट है, कई राज्यों में आंधी भारी बारिश हो सकती है। एक एक करके सभी खबरों पर नजर डालेंगे, बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। 50 बड़ी खबरें जानते हैं फटाफट से। पहली बड़ी खबर कि दोस्तों बिना आधार कार्ड नहीं कटेंगे बाल। जी हाँ, तमिलनाडु सरकार ने इस तरह का आदेश जारी कर दिया। दरअसल दोस्तों चीनी वायरस के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु सरकार की ओर से एक खास नियम बनाया गया है। अब अगर आप नाई सैलून की दुकान पर जाकर के बाल कटवाना चाहते हैं ना, तो आपको आधार कार्ड दिखाना होगा, या यूं कहे तो सैलून मालिक हर कस्टमर का नाम, पता, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर दर्ज करेंगे। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तमिलनाडु सरकार इस तरह का नियम लागू करने जा रही है। चलिए अगली खबर है कि राजस्थान में फिर से शराब महंगी हुई है। एक बोतल के ऊपर 20 रुपए तक का सरचार्ज बढ़ा दिया गया। जी हाँ, राजस्थान राज्य के अंदर शराब महंगी हो चुकी है दोस्तों। सरकार द्वारा ये अधिसूचना जारी कर दी गई है। कौन कौन से शराब के ऊपर कितने रुपए तक की अधिकतम बढ़ोतरी है, तो आप देख सकते हैं। अंग्रेजी शराब के पौवे पर 5 रुपए बढ़े, अद्ध पौवे पर 5 और बोतल पर पूरे 10 रुपए। जी हाँ, बियर की बोतल के ऊपर 20 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, छोटी बियर पर 5 वगैरह वगैरह, है ना। अच्छा, शराब की बात हो रही तो मैं आपको दारू से संबंधित कुछ और खबरें भी बता देता हूँ। राजधानी दिल्ली के अंदर शराब की दुकानें अब सुबह 9 से लेकर रात 8 बजे तक खुलेगी। वहीं राजस्थान राज्य के अंदर भी शराब की दुकानें अब रात 8 बजे तक खुल सकेगी। इसके अलावा और एक अपडेट है दोस्तों कि राजस्थान के अंदर सभी दुकानों को 8:30 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी है। रात 9 से सुबह 5 बजे तक जीरो मोबाइलिटी रहेगी, यानी कि घर से बाहर आप नहीं निकल पाओगे। बाकी 8:30 तक अब दुकानें खुल सकेगी।
सकेगी। लॉकडाउन में ये राहत दी गई है राजस्थान राज्य में, है ना। चलिए अगली खबर है दोस्तों की 5 जून को लगेगा उपछाया चंद्र ग्रहण। 3 घंटे 18 मिनट तक इसका असर रहेगा। जहाँ खगोलीय घटनाओं में रुचि रखने वाले लोगों के लिए 5 जून को लगने वाला उपछाया चंद्र ग्रहण खास होगा। इस दौरान दोस्तों 3 घंटे तक पृथ्वी की उपछाया में चंद्रमा रहेगा और इस स्थिति में चांद पर धुंधली सी परत नजर आती है। और ऐसे में दोस्तों ग्रहण काल के दौरान कुछ बातों का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। अगर आप शास्त्रीय मान्यताओं को मानते हैं तो वैसे ग्रहण क्यों लगता है आपको पता है क्या? ये सब ग्रह एक दूसरे के चक्कर लगाते हैं और इस दौरान जब चंद्रमा धरती और सूर्य के बीच में आ जाता है तो चंद्र ग्रहण होता है। और एक कैलेंडर वर्ष में 6 से 7 ग्रहण लगते हैं। इसमें सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों शामिल होते हैं। लेकिन ये जो 5 जून को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है ना दोस्तों, इसमें आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। हालांकि राहत की बात यह है दोस्तों कि इस ग्रहण को आप अपनी खुली आंखों के द्वारा बिल्कुल देख सकते हैं बिना किसी चश्मे के। इसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं होता और साथ ही चंद्र ग्रहण के दौरान आप कुछ भी खा पी सकते हैं। इसमें भी किसी तरह की रोक टोक नहीं है। धर्म से जुड़े जानकारों का कहना है कि इस दौरान सिर्फ बच्चों, बुजुर्गों और पीड़ित व्यक्तियों को ही घर से बाहर निकलने की मनाही होती है। ग्रहण से जुड़ी मान्यताएं ये भी कहती हैं कि ग्रहण लगना अशुभ होता है और इस दौरान कई तरह के शुभ कार्यों को करना वर्जित माना गया। आप किसी नए काम की शुरुआत ना करें इस समय। और इसके अलावा ग्रहण समाप्ति के बाद ये ग्रहण का टाइम क्या रहेगा पता है? इस ग्रहण को पूरे भारत में देखा जा सकेगा और ग्रहण मध्य रात्रि 11:16 से रात 2:34 तक रहेगा 5 जून को, है ना। 5 जून को रात 11:16 पे शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो दूसरे दिन आप बिल्कुल ना तो करके एकदम से घर की साफ सफाई वगैरह फ्रेश कर लें सब कुछ, है ना। तो ये कुछ बेसिक बातें ग्रहण से संबंधित। और चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं अगली खबर में, जहां बड़ी खबर देख पा रहे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च किया एक एप्लीकेशन। बताएगा कि किस अस्पताल में कितने बेड खाली है और इस एप्लीकेशन का नाम भी चीनी वायरस के ऊपर ही रखा गया है। तो ये दिल्ली सरकार की एक नई पहल है टेक्नोलॉजी के साथ में इस बीमारी से लड़ने की। और चलिए अगली खबर है इनकम टैक्स को लेकर बड़ा अपडेट है। देख पा रहे कि अब नहीं छुपा पाएंगे प्रॉपर्टी और शेयर का लेन देन। इनकम टैक्स विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया। दरअसल आपको पता होगा हाल ही में आपने ये अपडेट भी देखे होंगे कि सीबीडीटी यानी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर रिटर्न प्रोसेसिंग और मूल्यांकन को सरल और प्रभावी बनाने की पहल के चलते फॉर्म 26AS को एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट के रूप में बदल दिया। यानी कि सीधी बात यह कि अब इसमें प्रॉपर्टी और शेयर की सभी खरीद फरोख्त की जानकारी को भी शामिल किया जाएगा। इनकम टैक्स का जो नया फॉर्म जारी किया गया ना, उसमें इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए ये सब कुछ जानकारी ब्यौरा देना जरूरी होगा कुल मिलाकर के, है ना। और चलिए अगली खबर है कि CII के प्रोग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा इकोनॉमी पर उन्होंने कहा कि ग्रोथ जरूर लौटेगी। मेड इन इंडिया और मेड फॉर फॉरेन अब देश की जरूरत है। जी हाँ, कितनी अच्छी बात कही है, देखिए जरा। पीएम मोदी जी ने मंगलवार को दोस्तों इंडस्ट्री एसोसिएशन CII के 125 साल पूरे होने के कार्यक्रम को संबोधित किया और इस दौरान प्रधानमंत्री ने इंडस्ट्री के लोगों से ज्यादातर इकोनॉमी पर ही बात की। और उन्होंने कहा दोस्तों कि भारत की ग्रोथ को लौटने के लिए अब हमें इस फंडे को अपनाना होगा जो कि मेड इन इंडिया और मेड फॉर फॉरेन, यानी कि चीजें अब भारत में बनेगी और दुनिया में एक्सपोर्ट होगी, सप्लाई होगी। भारत अब दूसरे देशों की चीजों का इस्तेमाल कम करेगा, आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए पीएम मोदी ने 5I का एक फॉर्मूला दिया। उनका मकसद और उनका लक्ष्य है कि अर्थव्यवस्था को अब मजबूत बनाना। 5I कौन कौन से हैं? जिसमें फर्स्ट I, सेकंड I का मतलब समझिए। इंटेंट यानी कि इरादा, इंक्लूजन यानी समावेशन, इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि बुनियादी ढांचा और इनोवेशन यानी कि नवीनीकरण, नवोन्मेष। इन 5I के द्वारा भारत को ग्रोथ को आगे बढ़ाना ये मोदी जी का लक्ष्य। इस तरह का संबोधन उन्होंने किया, अच्छी बात है। और साथ ही चलिए अगली खबर है कि टिकटॉक को टक्कर दे रहे मित्रों ऐप को गूगल ने प्ले स्टोर से हटा दिया। इसकी वजह के पीछे गूगल का कहना है कि ये बिल्कुल डिटो टिकटॉक के फीचर का इस्तेमाल कर रहा था और ऐसे डुप्लीकेसी के चलते इसको हटाया। चलिए अगली खबर है IBPS कैलेंडर 2020 को लेकर अपडेट है कि IBPS ने अपना नया कैलेंडर जारी कर दिया। कई परीक्षाओं के रिजल्ट भी घोषित हो चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी कि IBPS ने इस साल होने वाली परीक्षाओं के लिए संशोधित कैलेंडर जारी किया। IBPS RRB PO SO और क्लर्क परीक्षा की नई तारीखें भी घोषित कर दी गई हैं। तो आप ऑफिशियल वेब पोर्टल www.ibps.in पर जाकर के जरूर चेक कर सकते हैं अपडेट। और चलिए अगली खबर है, जरा ध्यान से समझिएगा कि पतंजलि ने बना ली चीनी वायरस की दवाई, वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ पेश करेंगे। बाबा रामदेव का ये बयान है। बाबा रामदेव ने दोस्तों अमर उजाला के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की और उसमें उन्होंने कहा कि चीनी वायरस गलत मानव व्यवहार का एक परिणाम है। योग और आयुर्वेद की मदद से बिल्कुल इसका 100% इलाज पॉसिबल है। और उनका तो ये भी कहना कि पतंजलि ने इसके लिए दवाई भी बना ली जिसका परीक्षण टेस्टिंग चल रही है और जल्द ही इसे वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ में लोगों के सामने पेश किया जाएगा। तो ये वाकई में अच्छी बात है दोस्तों कि आखिर आयुर्वेद से कैसे हम इस बीमारी को मात दे पाएंगे, ये जानना बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा। तो आखिर कब तक पतंजलि का परीक्षण टेस्ट पूरा होता है और ये दवाई वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ मार्केट में आती है, मैं आपको बताऊंगा जरूर DLS न्यूज के ऊपर अपडेट। फिलहाल अपन नजर डालें दोस्तों मौसम समाचार को लेकर बड़ी खबर देख पा रहे महाराष्ट्र और गुजरात में भेजी गई है NDRF की 26 टीमों को। प्रधानमंत्री बोले कि सावधानी बरतें लोग, क्योंकि आपको पता होगा कल ही मैंने आपको अलर्ट भी बताया था कि अब
अब आज से ही महाराष्ट्र और गुजरात इन दो राज्यों में निसर्ग तूफान प्रवेश करने जा रहा। मुंबई और इसके आसपास के जिलों के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से अगले 24 से 48 घंटों के दौरान चेतावनी दी गई है। मछुआरों को भी समुद्र न जाने की सलाह दी गई है। देख सकते हैं एक और अपडेट की चक्रवाती तूफान निसर्ग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्धव ठाकरे और विजय रूपाणी से बातचीत भी की है। गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों से बातचीत भी की है, अच्छी बात है। और साथ ही अपडेट है दोस्तों की केरल में मानसून की झमाझम बारिश शुरू हो चुकी है। आखिर कब पहुंचेगा मानसून दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ है। तो दरअसल मौसम विभाग ने कहा है कि इस बार मानसून की बारिश अच्छी होगी। वहीं दूसरी तरफ देश के कई राज्यों में जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, एनसीआर के अलावा अन्य राज्यों में भी प्री मानसून एक्टिविटीज शुरू हो चुकी है। सोमवार को भी कई राज्यों में हुई बारिश से माहौल ठंडा हो गया और ऐसे में दोस्तों मौसम विभाग का कहना है कि 15 से 20 जून के बीच दूसरे राज्यों में भी मानसून प्रवेश कर सकता है ना। और साथ ही अपडेट है कि मुंबई के पास यहाँ हो सकता है भूस्खलन। साइक्लोन निसर्ग को लेकर भूस्खलन का भी अलर्ट निकल कर आ रहा है मुंबई के आसपास के इलाकों में, इसीलिए लोगों को घरों में ही रहने की अपील की गई है। और एक अपडेट है दोस्तों के राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी दिखेगा चक्रवात तूफान निसर्ग का असर। भारी बारिश की चेतावनी यहाँ पर भी जारी की गई है। हालांकि सबसे ज्यादा गंभीर चेतावनी महाराष्ट्र और गुजरात को लेकर है, लेकिन इनके आसपास के राज्यों में भी इस तूफान का असर जरूर देखने को मिलेगा और इसके चलते तेज आंधी और भारी बारिश की घटनाएं देखने को मिल सकती हैं अगले 24 से 48 घंटों के दौरान। राजस्थान और मध्य प्रदेश के लोग भी सावधान रहें। मध्य प्रदेश के 45 जिलों में भयंकर अलर्ट जारी किया गया, बड़ी खबर देख सकते हैं आप। और चलिए अब बात करें दोस्तों संपूर्ण भारत के आज 3 जून 2020 के मौसम पूर्वानुमान की। तो अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश की संभावना है महाराष्ट्र के ऊपर तूफान की वजह से। इसके अलावा केरल, तटीय कर्नाटक और दक्षिण गुजरात में भी भारी बारिश हो सकती है। साथ ही मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। साथ ही पश्चिम हिमालय, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। ओके दोस्तों, तो ये रहे आज के ताजा मौसम समाचार, वेदर न्यूज अपडेट। और आइए अब नजर डालते हैं देश की कुछ और प्रमुख बड़ी खबरों और हेडलाइंस न्यूज पर। चलिए अगली खबर है दोस्तों चीनी वायरस को लेकर कुछ अपडेट आपको बताते हैं। ताजा आंकड़े जो अभी भारत में चल रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में दोस्तों अभी टोटल संक्रमित लोगों की संख्या 1,98,705 तक पहुंच चुकी है। हालांकि अभी जो आज दिन में नए डेटा आएंगे उसके अनुसार जाहिर से बात है 2 लाख के पार आंकड़ा पहुंचना। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में अनऑफिशियल डेटा जो है उसके अनुसार तो 2 लाख के पार पहुंच भी चुके आंकड़े। इसके साथ ही 97,000 लोगों का भी इलाज चल रहा है, 95,000 लोग ठीक हो चुके हैं, 5,598 लोग इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं भारत से। तो ये अपडेट चल रहा है चीनी वायरस के आंकड़ों को लेकर। और इसके साथ ही अपडेट देख सकते हैं कि मुंबई में आज 1109 नए मामले देखने को मिले हैं, 49 लोगों की जान जाने की खबर है। और एक अपडेट है दोस्तों की धरती पर चीनी वायरस का संकट है, जबकि अंतरिक्ष से 5.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से एक आफत आ रही है। दरअसल दोस्तों एक उल्कापिंड या एस्ट्रॉइड जो धरती की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। अंतरिक्ष एजेंसी नासा की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। करीब आधा किलोमीटर बड़ा एक धरती की तरफ तेजी से एस्ट्रॉइड आ रहा है। यह उल्कापिंड 6 जून को धरती की कक्षा में प्रवेश करेगा। इसका नाम है 16334820002NN4। हालांकि ज्यादा लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। उम्मीद है ये एस्ट्रॉइड बिल्कुल धरती के पास से गुजरेगा, लेकिन दूर ही निकलेगा, टकराएगा नहीं, इसलिए टेंशन ना ले, ठीक है ना। हम सभी की यही दुआएं हैं। और चलिए अगली खबर है कि आयुर्वेदिक काढ़े से हार रहा चीनी वायरस। 90 लोगों ने पिया और एक भी नहीं हुआ संक्रमित। देखिए जरा, ये एक प्रैक्टिकल किया गया दोस्तों आयुर्वेदिक काढ़े का, जो कि लौंग, काली मिर्च, तुलसी पत्तों वगैरह गुड़ के साथ में बनाया जाता है, आपको पता होगा। तो आप भी दोस्तों कुल मिलाकर के इम्यूनिटी बढ़ाने वाले उपाय घर बैठे ही करते रहिएगा, है ना, लॉकडाउन के दौरान, ताकि आपकी सेहत अच्छी बने रहे। और चलिए अगला अपडेट है, लाखों पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। ईपीएफओ ने जारी किए 868 करोड़ रुपए इन लोगों के खातों में आएगी रकम। जहां कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन फंड से आंशिक निकासी की सुविधा बहाल करने के फैसले को लागू करने के बाद अब ईपीएफओ ने 105 करोड़ रुपए के एरियर के साथ 868 करोड़ रुपए की पेंशन जारी की। इससे लाखों पेंशन धारकों को फायदा होगा और इस सुविधा को उन लोगों के लिए बहाल कर देगा जिन्होंने 25 सितंबर 2008 को या उससे पहले इस विकल्प को चुना था। ये उन सभी लोगों के लिए राहत की बात है। और चलिए अगली खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी जी को फोन किया और फोन करके कहा G7 समिट में आने का न्योता भी दिया। दोनों के बीच भारत चीन सीमा विवाद और अमेरिका में हिंसा पर भी चर्चा हुई। अमेरिका में आजकल आपको पता होगा वो मसला चल रहा है काले सफेद का, काले धोले का। इसके अलावा भारत और चीन के बीच सीमा विवाद का मसला चला, तो इन दोनों ही टॉपिक पर बातचीत हुई अमेरिकी राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री जी के बीच, है ना। चलिए अगली खबर है कि अस्पताल में भर्ती चीनी वायरस के मरीजों को रेमडेसिविर दवाई देगी बड़ी राहत। सरकार ने इसको मंजूरी भी दे दी है। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों इस दवाई को सरकार ने मंजूरी दे दी, जिस तरह से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवाई को दिया ना, उसी तरह से, ताकि अभी चीनी वायरस के इलाज में इसका इस्तेमाल किया जा सके, है ना। अच्छा अगली खबर है कि भीम ऐप के जो 72 लाख यूजर्स का डेटा लीक की खबरें आपने 1-2 दिन से मीडिया में देखी होगी, राइट। लेकिन वो खबरें बिल्कुल सरासर से गलत है दोस्तों। ऐसा कोई भी डेटा लीक नहीं हुआ। ये कहना है NPCI का, यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये क्लियरिफिकेशन बता दिया गया। किस तरह का कोई भी डेटा सार्वजनिक नहीं हुआ। जो भी खबरें चल रही है सारी बेतुकी है, फालतूबाजी।
बातें हैं, ध्यान ना दें आप, टेंशन ना लें, ठीक है। और चलिए अगली खबर है कि विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी जो है ना वो अब 1 जुलाई से पहले भी आपके एग्जाम कंडक्ट करवा सकती है, क्योंकि यूजीसी ने ये कुछ फैसला जो सब कुछ संस्थानों पर छोड़ दिया है। तो ऐसे में दोस्तों अब अलग अलग यूनिवर्सिटीज अपने हिसाब से तारीखें घोषित कर देगी और परीक्षाएं कंडक्ट करवा सकती हैं, ठीक है। अच्छा, अगला अपडेट है दिल्ली के भाजपा अध्यक्ष पद से हटा दिए गए मनोज तिवारी। छत्तीसगढ़ व मणिपुर में भी बदलाव किए गए हैं। दरअसल चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं को बदलना शुरू कर दिया और ये से कुछ राजनीतिक मसले, पॉलिटिक्स की चर्चाएं ज्यादा मैं नहीं करता हूँ, आपको पता है, तो ये कुछ बातें चल रही है ना। और इसी बीच अगली खबर है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक नई सुविधा है, रिटायरमेंट के बाद यहाँ दे सकते हैं सेवाएं, जानिए नियम व पात्रता। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक काम की खबर है, सरकार ने उनका भविष्य सुरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया, यानी कि सेवानिवृत्ति होने के बाद भी अब उन्हें सरकार की ओर से रोजगार का एक विकल्प मिलेगा। अब रिटायरमेंट के बाद भी वे सरकारी काम कर पाएंगे। कैसे? तो इसके बदले उन्हें एक निश्चित मानदेय की राशि का भुगतान किया जाएगा और इस संबंध में पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट ने आदेश भी जारी कर दिया। इसके लिए कुछ पात्रता वगैरह की जानकारी भी आप देख सकते हैं, क्या है रेड क्रॉस, तो ये कुछ ज्यादा जानकारी आप देख पा रहे है ना। और चलिए अगली खबर है कि महाराष्ट्र में नहीं होंगे फाइनल ईयर के एग्जाम, एग्रीगेट के जरिए होगी छात्रों के अंकों की गणना। तो ये महाराष्ट्र एजुकेशन बोर्ड की तरफ से फैसला लिया गया, जिसके तहत दोस्तों फाइनल ईयर की परीक्षाओं को रद्द कर दिया, यानी कि अब वो परीक्षाएं नहीं होगी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को ये बात की जानकारी दी है। और चलिए अगली खबर है कि रेलवे ने टीटीए वगैरह के लिए नए गाइडेंस बना दिए। यात्रा से पहले रेलवे से संबंधित इन नियमों को जान लीजिएगा। तो दरअसल नए दिशा निर्देश के मुताबिक सारे स्टाफ को पर्याप्त संख्या में फेस शील्ड, हैंड ग्लव्स, मास्क, हेड कवर्स, साबुन व सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा टीटीईज प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए भी जांच होगी। ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए कुछ जरूरी रूल्स भी हैं, जैसे कि मास्क पहनना जरूरी है, रेलवे स्टेशन पर स्क्रीनिंग करवाना अनिवार्य है, ट्रेन छूटने से 1.5 घंटे पहले आपको रेलवे स्टेशन पहुंचना भी जरूरी है, अपना खाना पीना, कंबल साथ में लाना भी आवश्यक है, क्योंकि रेलवे आजकल कंबल वगैरह नहीं दे रहा। तो ये कुछ बातों का ध्यान रखें रेल यात्रा करने से पहले। चलिए अगली खबर है दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक ने सेविंग अकाउंट पर ब्याज दरें घटाई है, यानी कि अब आपको बचत खाते पर कम ब्याज मिलेगा। हालांकि जून के महीने से ये नियम लागू हो चुका ऑलरेडी। पीएनबी ने लिंक्ड रेपो रेट में 0.40% की कटौती की है और ऐसे में पीएनबी का RLLR जो वो 7.05 से घटकर 6.65 हो गया। इसके अलावा पीएनबी ने सभी टर्म लोन के लिए MCLR में भी 0.15% तक की कटौती की है, यानी कि लोन भी सस्ता होगा और आपका सेविंग अकाउंट पर ब्याज भी घट जाएगा। एफडी और बचत खाते पर ब्याज घटा है, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। पहले जहां ब्याज आपको 3.75% मिल रहा था, उसमें 0.50% की कटौती कर दिया, यानी कि तकरीबन आधा % ब्याज कम कर दिया और अब आपको 3.25% ब्याज ही मिलेगा सेविंग अकाउंट पर, है ना। और चलिए अगली खबर है कि किसानों पर योगी सरकार मेहरबान है, अन्नदाताओं को हजारों करोड़ रुपए का भुगतान किया जा रहा। जहां चीनी वायरस के संकट को देखते हुए दोस्तों उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अन्नदाता यानी किसानों को राहत पहुंचाने के लिए उसकी ओर लगातार कदम उठाए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में किसानों को 3,890 करोड़ एवं गन्ना किसानों को इस सत्र 20,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया। तो ये किसानों के लिए अच्छी बात है। और साथ ही इसी कड़ी में दोस्तों ये आज की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो खत्म होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना जरूर कि आपकी क्या राय दोस्तों की, क्या भारत में टिकटॉक को बैन कर देना चाहिए या नहीं। आपकी राय मुझे नीचे कमेंट करके बताएगा, मैं भी अपनी राय आपको नीचे कमेंट करके बताऊंगा। देखिएगा अभी हाल ही में मसला चला था, आपको पता होगा, टिकटॉक वर्सेस यूट्यूबर, फिर केरी मिनाटी ने वीडियो डाला, वीडियो डिलीट हो गया, अभी और यालगार आने वाला है इसका। तो ऐसे में आपकी क्या राय इस बीच मुझे कमेंट में बताएगा और साथ ही दिल से इस वीडियो को लाइक करना ज्यादा से ज्यादा। अगर आप भी भारत को सपोर्ट करते हैं, इंडिया के भारतीय नागरिक होने के नाते ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और साथ ही वीडियो को शेयर भी करना दबा के अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, है ना। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डी गार्डन पर। आइए जान लेते हैं आने वाले 3-4 दिनों के मौसम का पूर्वानुमान कि देश के किन किन राज्यों पर किस तरह का मौसम देखा जा सकता है। तो दोस्तों मौसम का हाल जानने से पहले एक नजर डाल लेते हैं उपग्रह चित्र पर। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस समय अरब सागर पर एक चक्रवात बना हुआ है, जिसकी वजह से पिछले 2-3 दिनों के दौरान केरल और कर्नाटक के तटीय भागों में अच्छी भारी बारिश देखी जा रही है। और दोस्तों अगले आने वाले 24 घंटों के दौरान भी इन राज्यों के तटीय भागों में अच्छी भारी बारिश होने की संभावनाएं है। हालांकि दोस्तों अगले आने वाले 24 घंटों के बाद में केरल और कर्नाटक में बारिश में थोड़ी कमी आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों ये चक्रवात धीरे धीरे अगले आने वाले 24 घंटों के दौरान और भी अधिक शक्तिशाली होकर के महाराष्ट्र, मुंबई, कोंकण, गोवा के तटों के पास से होता हुआ गुजरात की ओर बढ़ेगा
और दोस्तों गुजरात के तटों पर ये लैंडफॉल करने के बाद में इसका जो ट्रैक होगा यानी कि आगे बढ़ने का जो रास्ता होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, यानी कि पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के ऊपर से होता हुआ ये आगे को निकल जाएगा। हालांकि दोस्तों इस चक्रवात की वजह से देश के किसी भी राज्य पर अधिक खतरे की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी देश के कई राज्यों पर आने वाले 3-4 दिनों के अंदर गरज चमक के साथ में तेज आंधी तूफान, दोस्तों तूफान की रफ्तार लगभग 50, 60, 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है और इसके अलावा देश के कई राज्यों पर अच्छी भारी बारिश होने की संभावनाएं है। तो आइए दोस्तों विस्तार से जान लेते हैं कि इस चक्रवात की वजह से आने वाले 3-4 दिनों के अंदर देश के किन किन राज्यों पर अच्छी भारी बारिश होने की संभावनाएं है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने वीडियो में पहले बताया कि अगले आने वाले 24 घंटों बाद यानी कि 2 जून में ये चक्रवात महाराष्ट्र के तटों के पास से गुजरेगा, जिसकी वजह से महाराष्ट्र के अधिकतर इलाकों में आने वाले 2-3 दिनों तक अच्छी बारिश होने की संभावना है। लेकिन दोस्तों जो महाराष्ट्र के तटीय इलाके हैं, तटीय भाग हैं, जैसे कोंकण, गोवा, मुंबई, पालघर, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, नासिक, सिंधु, दुर्ग, कोल्हापुर, सांगली, इन इलाकों में दोस्तों गरज चमक के साथ में तेज आंधी तूफान, दोस्तों तूफान की रफ्तार लगभग 60-70 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है और इसके अलावा इन इलाकों में आने वाले 2-3 दिनों तक अच्छी भारी बारिश होने की संभावनाएं है। और दोस्तों बात करें गुजरात की, तो दोस्तों गुजरात के तटों के पास में ये चक्रवात लगभग 3 जून में पहुंच जाएगा और दोस्तों 4 जून में गुजरात के तटों पर लैंडफॉल करने की संभावनाएं है, जिसकी वजह से दोस्तों गुजरात के अधिकतर इलाकों में या अधिकतर जिलों में 4 जून से और 6 जून के बीच में अधिकतर इलाकों में गरज चमक के साथ में तेज तूफान, दोस्तों तूफान की रफ्तार लगभग 60 किलोमीटर से और 100 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच में हो सकती है। इसके अलावा कई इलाकों में अच्छी भारी बारिश होने की संभावनाएं है। वैसे तो दोस्तों गुजरात के लगभग सभी जिलों में अच्छी बारिश देखी जा सकती है, लेकिन दोस्तों गुजरात के कुछ जिलों पर काफी अच्छी भारी बारिश होने की संभावनाएं है। और दोस्तों गुजरात के जिले हैं नसवाड़ी, बलसाड़, दंग, तापी, सूरत, नर्मदा, बड़ोदरा, भरूच, छोटा उदयपुर, आनंद, पंचमहल, दमोह, गांधीनगर, महिसागर, अरवली और साबरकंद। और दोस्तों इसके अलावा बात करें अन्य राज्यों की, तो दोस्तों जैसे ही ये चक्रवात 3 जून में गुजरात के तटों के समीप पहुंचेगा तो इसका असर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर भी दिखाई देना शुरू हो जाएगा, यानी कि इन राज्यों पर बादल छाने शुरू हो जाएंगे और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों 4 जून आते आते राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में बारिश की गतिविधियां बढ़नी शुरू हो जाएंगी। और दोस्तों 4 जून से और 6 जून के बीच में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, इन सभी राज्यों के काफी जिलों में गरज चमक के साथ में तेज हवाएं, हल्की से मध्यम बारिश या कुछ स्थान पर अच्छी भारी बारिश होने की संभावना है। और दोस्तों इन सभी राज्यों के किन किन जिलों पर 4 जून से और 6 जून के बीच में गरज के साथ में अच्छी भारी बारिश होने की संभावना है, इसके बारे में हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे। और दोस्तों इसके अलावा इस चक्रवात का हल्का सा असर हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली और उत्तराखंड के भी कुछ एक स्थानों पर देखा जा सकता है, यानी कि दोस्तों 4 जून से और 6 जून के बीच में इन राज्यों के भी कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश या हल्की बौछारें गिरने की संभावना है। और दोस्तों इसके अलावा बात करें देश के पहाड़ी राज्यों की, तो दोस्तों देश के पहाड़ी और मैदानी राज्यों पर एक PWD का हल्का सा असर आने वाले 3-4 दिनों तक बना रहेगा। लेकिन दोस्तों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के अधिकतर स्थानों पर आने वाले 3-4 दिनों तक मौसम साफ ही बना रहेगा। लेकिन दोस्तों इन राज्यों के किसी इक्का दुक्का स्थानों पर हल्के फुल्के आंशिक बादल देखे जा सकते हैं, जिसकी वजह से इन राज्यों के कुछ एक स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी या हल्की फुल्की बौछारें गिरने की संभावना है। और दोस्तों बात करें देश के मैदानी राज्यों की, तो दोस्तों पंजाब के अधिकतर स्थानों पर तो आने वाले 3-4 दिनों तक मौसम साफ ही बना रहेगा। लेकिन दोस्तों पंजाब के कुछ एक स्थानों पर आने वाले 3-4 दिनों तक हल्के फुल्के आंशिक बादल दिखाई दे सकते हैं, जिसकी वजह से इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी या हल्की फुल्की बौछारें गिरने की संभावनाएं है। और दोस्तों इसके अलावा हरियाणा, चंडीगढ़, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, तो दोस्तों इन सभी राज्यों में अगले आने वाले 24 से 48 घंटों के बीच में तो अधिकतर स्थानों पर मौसम साफ ही बना रहेगा, यानी कि 2 जून से और 3 जून के बीच में तो इन राज्यों के अधिकतर जिलों पर मौसम साफ है, खुश्की बना रहेगा। लेकिन इन राज्यों के किसी इक्का दुक्का स्थानों पर हल्के फुल्के आंशिक बादल छा सकते हैं, जिसकी वजह से इन राज्यों के किसी इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की फुल्की बौछारें या हल्की बारिश होने की संभावनाएं है। हालांकि दोस्तों 4 जून से और 6 जून के बीच में उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ एक स्थानों पर अच्छी बारिश होने की संभावनाएं हैं। और दोस्तों बात करें देश के पूर्वोत्तर राज्यों की, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा व अरुणाचल प्रदेश, तो दोस्तों इन राज्यों में आने वाले 3-4 दिनों तक
हल्की बारिश या कुछ एक स्थान पर हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा। और दोस्तों इसके अलावा बात करें झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों के अधिकतर स्थानों पर तो आने वाले 3-4 दिनों तक मौसम साफ ही बना रहेगा। लेकिन दोस्तों इन राज्यों के किसी इक्का दुक्का स्थानों पर हल्के आंशिक बादल दिखाई दे सकते हैं, जिसकी वजह से इन राज्यों के किसी इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी या हल्की बौछारें गिरने की संभावनाएं है। और दोस्तों इसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, दोस्तों इन राज्यों के कुछ एक स्थानों पर आने वाले 2-3 दिनों तक हल्की बारिश या हल्की से थोड़ी अधिक बारिश होने की संभावनाएं हैं। लेकिन दोस्तों 4 जून के बाद में इन राज्यों में बारिश में थोड़ी कमी आने की संभावनाएं हैं। तो दोस्तों ये था आने वाले 3-4 दिनों के मौसम का पूर्वानुमान। मौसम संबंधित एक नए अपडेट के साथ फिर मिलता है, तब तक के लिए नमस्कार। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति, ज्योतिष दिशा, सत्य की राह। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। आपके साथ मैं हूं आपका इष्ट फ्रेंड संतोष संतोषी। शुरुआत हो चुका है गाजियाबाद कार्यालय में मिलने की सिलसिले का, और काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों से मुखातिब होने के लिए हम इस तरह से बेचैन हैं, इस कदर बेचैन हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। हर पल मस्तिष्क में एक ही विचार कौंधता है कि इतनी जल्दी लॉकडाउन खुले और आप लोगों से मिलूं। आप कल्पना करिए कि जो व्यक्ति हर दिन सैकड़ों लोगों से मिलता हो वो एकदम से कैद हो जाए तो उसकी अफनाहट, हम लोग यहाँ अफनाना बोलते हैं अवध में, उसकी अफनाहट सहजता से पता चल सकती है। मित्रों, मुलाकात करने के लिए दिए गए नंबर्स पर आप लोग व्हाट्सएप, कॉल या टेक्स्ट मैसेज करके मिलने का समय सुनिश्चित कर सकते हैं। पूरे जून तक आप लोग यहाँ मिल सकते हैं। जुलाई में हम रीवा और सतना की यात्रा में भी आ सकते हैं। जुलाई महीने में इलाहाबाद भी हम मुलाकात कर सकते हैं। तो शहरों के नाम आप लोग पढ़ सकते हैं कार्यक्रम के ही दौरान, या हमारे एग्जीक्यूटिव्स से बात करके शहरों के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि किस शहर में किस तारीख में आप हमसे मुलाकात कर सकते हैं। आइए अब शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम ज्योतिष दिशा की। सबसे पहले आज का पंचांग। ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि है, सुबह 9:05 तक। इसके बाद त्रयोदशी तिथि का शुभारंभ होगा। योग रहेगा चंद्रमा आज तुला राशि में, नक्षत्र स्वाति। योग सुबह 6:20 तक वरियान, इसके बाद परिघ योग का आरंभ होगा। आज का दिन 3 जून बुधवार। मेरे छोटे भाई श्री विपुल उपाध्याय जी का आज शुभ जन्म दिवस है, और आप लोग भी उनको बधाई दीजिएगा और हमारी तरफ से भी उनको ढेर सारा शुभ आशीर्वाद और उनके उज्जवल भविष्य की सपरिवार कुशलता की हम मंगल कामना परमपिता परमेश्वर से करते हैं। साथ ही साथ हमारे उन समस्त दर्शकों का जिनका आज शुभ जन्मदिन है, उन सब को हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा दीर्घायु दें, उत्तम स्वास्थ्य दें, सपरिवार सदचरित्रता का वरदान दें। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अब आज की भविष्यवाणी। लेकिन पहले जान लेते हैं आज का राहु काल। दोपहर 12 बजे से 1:30 तक और गुलिक काल सुबह 10:30 से लेकर के 12 बजे तक। राहु काल में नए और शुभ काम नहीं किए जाते। राहु काल में नए और शुभ काम नहीं किए जाते, सदा याद रखिएगा। गुलिक काल में जो चाहें आप कर सकते हैं, प्रत्येक कार्य आपके बनते चले जाते हैं। शुरुआत अब आज के भविष्यवाणी की आइए करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। 3 जून बुधवार को मेष वालों के लिए उठापटक दिखाई देगा। पढ़ाई कम हो पाएगी, शिक्षा में बाधा अवरोध अचानक से आएगी, व्यापार अच्छा चलेगा, बिजनेस में दिक्कत नहीं है। प्राइवेट सेक्टर के लिए आज धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, शादी की बात हो सकती है। सरकारी क्षेत्र में कुछ उठापटक के साथ स्थितियां आपके पक्ष में हैं, लेकिन दाम्पत्य जीवन में आज बहुत सहज भाव रखिएगा। किसी बात को लेकर अकस्मात विवाद की स्थिति दिखाई देती है। आज का दिन लव लाइफ के लिए ऐतिहासिक है। लव लाइफ बहुत अच्छा रहेगा, चिंता कदापि न करिएगा। परेशानियों का अंत होगा। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। पेट की दिक्कत जो थी वो दूर हो जाएगी। आज खांसी जुकाम से भी मुक्ति मिलेगी। प्रयोग के तौर पर आज के दिन को बेहतर करने के लिए किसी पौधे में जल सींच दीजिएगा। क्या नहीं करना है,
आज बड़ों को पलट कर जवाब नहीं देना है। शुभ रंग आपके लिए हरा, भाग्य प्रतिशत 67। वृषभ राशि, दिनांक 3 जून दिन बुधवार। शिक्षा बढ़िया है, शिक्षा में किसी तरह के दुराव की स्थिति नहीं है, लेकिन व्यापार में नुकसान हो सकता है। प्राइवेट सेक्टर अच्छा रहेगा, प्राइवेट सेक्टर में तनाव दूर हो जाएगा। गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। सरकारी क्षेत्र को लेकर के आज सहज रहने की आवश्यकता है, विवाद मत करिएगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा है, पत्नी के साथ विचार विषम नहीं होगा, संतान का सुख मिलेगा। आज लव लाइफ में शादी की चर्चा कर सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य में आंख और बैक की प्रॉब्लम आज हिला देगी आपको। थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य को लेकर के संजीदा रहिएगा, गंभीर रहिएगा। प्रयोग के तौर पर आज उल्टे पांव पर हल्का सा सरसों का तेल गिरा लीजिएगा, 1 बूंद मस्टर्ड ऑयल। क्या नहीं करना है, आज का दिन स्त्री का अनादर नहीं करना है। शुभ रंग स्लेटी, भाग्य प्रतिशत 62। 62। मिथुन राशि, दिनांक 3 जून दिन बुधवार। पढ़ाई अच्छी करेंगे, दिव्य करेंगे, शुभ करेंगे। शिक्षा में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। व्यापार मुश्किल की घड़ी में है, बिजनेस आज मुश्किल है। व्यापार को आज प्रभावित होना है, रिस्क टाल दीजिएगा। प्राइवेट सेक्टर अच्छा है, किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। सरकारी क्षेत्र के लिए आज बड़ी सौगात मिल सकती है, धन का लाभ होगा। सरकारी क्षेत्र में कुछ मित्रों का सानिध्य मिलेगा। दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी के बीच कुछ टकराव की स्थिति दिखाई देती है। पति पत्नी के मध्य कोई अन्य प्रवेश कर सकता है। लव लाइफ उठापटक भरा रहेगा। आज प्रेमी जीवन को प्रभावित होने से कोई रोक नहीं सकता। बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के मामले में माइग्रेन, आंख और बैक की प्रॉब्लम हो सकती है। प्रयोग के तौर पर मिथुन राशि वालों को क्या करना चाहिए आज उल्टे हाथ से किसी ज़रूरतमंद को कुछ खाने की वस्तु दीजिएगा। क्या नहीं करना है, झूठी कसम नहीं खानी है। बैंगनी रंग शुभ है, 77% का भाग्य आपके साथ है। कर्क राशि, तनाव दूर, पढ़ाई अच्छी करेंगे। व्यापार रिस्क लेना शुभ होगा, धन का लाभ होगा। प्राइवेट सेक्टर कुछ मुश्किलें हैं जिन पर आपको अंकुश लगाना है। सरकारी क्षेत्र अच्छा रहेगा, धन का लाभ होगा। जमीन जायदाद में निवेश कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन, पत्नी के साथ रिश्ता मधुर होगा। किसी बड़े बुजुर्ग का हस्तक्षेप बहुत शुभ होगा। लव लाइफ टफ है, लव लाइफ की स्थिति अच्छी नहीं है। लव लाइफ को लेकर के आज विकराल रूप हो सकता है, सेपरेशन की स्थिति आ सकती है। लव लाइफ में किसी तरह की मुश्किल नहीं आएगी। स्वास्थ्य आपके लिए बेहतर होगा, स्वास्थ्य में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। स्वास्थ्य को लेकर के जो भी आपके लिए तनाव था वो दूर हो जाएगा। उपाय क्या करना चाहिए आज का दिन बेहतर करना चाहते हैं, आपकी राशि मिथुन है तो एक छोटा सा घास का टुकड़ा पीछे की तरफ फेंक दीजिए तोड़कर। क्या नहीं करना है, उधार नहीं देना है। शुभ रंग आपके लिए, कर्क वालों के लिए सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 71। सिंह राशि, गुस्से पर काबू रखें, अंकुश रखें। कुछ तनाव की स्थिति दिखाई देती है, पढ़ाई नहीं हो पाएगी। व्यापार अच्छा चलेगा, बिजनेस में धन का लाभ होगा। रुके व्यापार को गतिमान कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर के लिए अनुकूलता रहेगी। आज धन का लाभ बेहतर हो रहा है, बॉस के साथ रिश्ता मधुर रहेगा। आज का दिन सरकारी क्षेत्र वालों के लिए बड़ी मुश्किलों, लाइफ बेहतर है। लव लाइफ में तनाव खत्म हो रहा है, रिश्ता मधुर रहेगा, शादी की चर्चा कर सकते हैं। लेकिन स्वास्थ्य में आज ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों आपका फ्लक्चुएट करेगा। उपाय क्या करना चाहिए आज गुड़ और गेहूं या गेहूं का आटा गौ माता को खिलाना शुभ होगा। क्या नहीं करना है, आज किसी को कम मत आंकिएगा। शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 69। कन्या राशि, आर्थिक स्थिति मजबूत होने से पढ़ाई के मामले में आ रही बाधाएं दूर हो रही हैं। शिक्षा क्षेत्र में कुछ विशेष उन्नति की संभावनाएं हैं। शिक्षा क्षेत्र में तनाव खत्म होगा। व्यापार अच्छा रहेगा, बिजनेस में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। बिजनेस को आज बढ़ा सकते हैं। आज प्राइवेट सेक्टर के लिए मुश्किलें बनी हुई हैं। प्राइवेट सेक्टर में कुछ बड़ी स्थिति आपकी खराब हो सकती है। सरकारी क्षेत्र के लिए कुछ बहुत सकारात्मक रहेगा। गवर्नमेंट सेक्टर में लाभ के अवसर बनेंगे। सरकारी क्षेत्र को आज अपने स्तर पर आप उठा सकते हैं। लव लाइफ बेहतर रहेगा। दाम्पत्य जीवन में भी कुछ मुश्किलें थी, वो भी दूर हो जाएंगी। लव लाइफ में आज झुकने से आपका रिश्ता
संवर जाएगा। स्वास्थ्य आपका बेहतर है, स्वास्थ्य में चिंता कदापि ना करिएगा, लाभ के अवसर बनते चले जाएंगे। स्वास्थ्य में दवाओं का समय पर सेवन बड़ी बीमारियों से आपको निजात दिला देगा। उपाय क्या करना चाहिए आज के दिन को बेहतर करने के लिए? आज अगर आपको कहीं से भी कुछ बेहतर करने की उम्मीद जग रही है तो एक प्रयोग हमारा ले लीजिए। उल्टे हाथ से हल्दी घिसकर इंडेक्स फिंगर से राइट हैंड की नाभि को स्पर्श कर लीजिए। बस, क्या नहीं करना है? आज स्त्री का अनादर नहीं करना। शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 52। तुला राशि, दिनांक 3 जून, दिन बुधवार। शिक्षा क्षेत्र में लाभ के अवसर बनेंगे। शिक्षा क्षेत्र में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, पढ़ाई अच्छी करेंगे। व्यापार लाभ देगा, बिजनेस में किसी तरह का तनाव नहीं होगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से नुकसान से बाहर निकलेंगे। प्राइवेट सेक्टर के लिए अनुकूलता है, प्राइवेट सेक्टर में मुश्किलों से बाहर आएंगे। आज नई नौकरी की संभावना भी बनती है। सरकारी क्षेत्र वालों के लिए रुके धन की प्राप्ति होगी। शादी की बात फाइनल हो सकती है। मकान की चिंता दूर हो रही है। दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी के मध्य टकराव की स्थिति बच्चों की वजह से बन सकती है। ससुराल का हस्तक्षेप एक्सेप्ट ना करें तो बेहतर है। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, लेकिन लव लाइफ की स्थिति थोड़ी सी डामाडोल हो सकती थी। दोपहर तक संभाल लेंगे तो शाम बेहतर बीतेगा। स्वास्थ्य में घुटना, माइग्रेन, बैक की प्रॉब्लम हो सकती है। प्रयोग के तौर पर गायत्री मंत्र का जाप आज आपके लिए शुभ होगा। क्या नहीं करना है? आज ब्लैक कलर नहीं पहनना है। बादामी रंग शुभ है। 61% का भाग्य आपके साथ है। वृश्चिक राशि, दिनांक 3 जून, दिन बुधवार। अद्भुत आनंद है। बड़े तनाव अपने आप दूर हो जाएंगे। कुछ स्थितियां आपके बहुत करीब आ रही हैं। मुश्किलों से बाहर निकलेंगे। आप पर लोगों का भरोसा बढ़ेगा। हर हाल में पढ़ाई अच्छी करेंगे। व्यापार बेहतर होगा। बिजनेस में बड़े रिस्क लिए जा सकते हैं। व्यापारिक नुकसान से बाहर आएंगे। प्राइवेट सेक्टर के लिए अनुकूलता रहेगी। प्राइवेट सेक्टर में मुश्किलों का कोई दौर नहीं है। सरकारी क्षेत्र की स्थिति गड़बड़ हो सकती है। गवर्नमेंट सेक्टर में अकस्मात तनाव की स्थिति आ रही है। दाम्पत्य जीवन सकारात्मक है। दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। लव लाइफ थोड़ा सा टफ हो सकता है। लव लाइफ को लेकर के बहुत सामान्य रहने की आवश्यकता है। लव लाइफ पर किसी न किसी रूप का प्रभाव पड़ रहा है। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में दिक्कत नहीं आएगी। माइग्रेन की समस्या दूर हो रही है और बड़े तनाव से आप बाहर निकलेंगे। बड़े तनाव से बाहर निकलेंगे। स्वास्थ्य आपका आज बहुत अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना चाहिए? उल्टे हाथ में जल लेकर के अपने उल्टे पांव पर छिड़क लीजिएगा। क्या नहीं करना है? आज झूठी कस्में नहीं खानी है। शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 58। धनु राशि, दिनांक 3 जून, दिन बुधवार। पढ़ाई बहुत अच्छी करेंगे आज। दोस्त भी आप पर गर्व करेंगे। कोई पुराने रूठे यार को आज मना सकते हैं। पढ़ाई का माहौल बना रहेगा। आज व्यापार प्रभावित होगा। बिजनेस में कुछ बड़ी बाधाएं दिखाई देती हैं। सरकारी मशीनरी से कुछ जांच वगैरह में भी उलझ सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर थोड़ा सा टफ रहेगा। लव लाइफ को लेकर के बहुत सहज रहने की आवश्यकता है। लव लाइफ कहीं से भी ठीक नहीं है। स्वास्थ्य आपका आज बेहतर रहेगा। हेल्थ वाइज बहुत बैलेंस रहेंगे। किसी तरह की मुश्किल नहीं आएगी। स्वास्थ्य में जो भी दिक्कतें थीं वो दूर हो रही हैं। प्रयोग क्या करना चाहिए आपको बेहतर जीवन यापन के लिए, आज के दिन को बेहतर करने के लिए? अगर आपकी राशि धनु है तो आज ब्लैक कलर धारण कर लीजिएगा। क्या नहीं करना है? आज बड़बोलापन नहीं दिखाना है। काला रंग शुभ है। 55% का भाग्य आपके साथ है। 3 जून, बुधवार, मकर राशि। पढ़ाई में आ रही बाधा दूर हो रही। शिक्षा क्षेत्र में उन्नति होगी। शिक्षा क्षेत्र में आज आपका बम बम जय जयकार है। व्यापार अच्छा चलेगा। बाहर से खुशखबरी मिलेगी। रुके धन की प्राप्ति होगी। अकस्मात कोई ऑर्डर मिल सकता है। प्राइवेट सेक्टर के लिए अनुकूलता रहेगी। भारी समस्याओं से बाहर निकलेंगे। प्राइवेट सेक्टर में अद्भुत आनंद आएगा। गवर्नमेंट सेक्टर में धन का लाभ होगा। शादी की चर्चा हो सकती है। बॉस प्रसन्न रहेंगे। दाम्पत्य जीवन अच्छा है। रिश्ता मधुर रहेगा। पत्नी आज झुक जाएंगी। आज रिश्ते को संजोने का प्रयास सफल होगा। लव लाइफ में टफ सिचुएशन आपके अपनी ससुराल वाले पैदा कर रहे हैं। भाई बहन, ननद नंदोई आदि से आज एक दूरी बना कर रखें तो बेहतर है। लव लाइफ की स्थिति अच्छी है। शादी की चर्चा बम बम। अवसर आज
अच्छे मिलेंगे। आज क्वालिटी टाइम स्पेंड होगा। स्वास्थ्य के मामले में पाँव में तकलीफ और बैक की प्रॉब्लम हो सकती है। प्रयोग के तौर पर आज ज़रूरतमंद को कुछ धन दे दीजिएगा। क्या नहीं करना है, आज ज़बरदस्ती अपने आप को किसी के सामने नहीं परोसना है। शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 61। कुंभ राशि, दिनांक 3 जून, दिन बुधवार। मन लगेगा पढ़ने में, शिक्षा में किसी तरह की दिक्कत नहीं है। कुछ बड़े प्रोजेक्ट आज आपके हाथ से संपन्न होंगे। व्यापार अच्छा चलेगा, बिजनेस में बड़ी बाधाएं दूर हो जाएंगी, व्यापारिक नुकसान से बाहर निकलेंगे। प्राइवेट सेक्टर अच्छा रहेगा, तनाव खत्म होगा, लाभ के अवसर बनेंगे। सरकारी क्षेत्र में दिक्कतें आ रही हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ बड़े तनाव की स्थिति बन सकती है। सरकारी क्षेत्र में आप पर ही बोझा पड़ेगा। कोई हस्ताक्षर किया हुआ पेपर बाहर आ जाएगा, सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जांच में उलझ सकते हैं। दाम्पत्य जीवन अच्छा है, पति पत्नी के मध्य बहुत सकारात्मक ऊर्जा रहेगी आज, लेकिन लव लाइफ प्रभावित हो रहा है, वहाँ पर तनाव गंभीर हो सकता है। लव लाइफ को लेकर के मुश्किलें दिखाई देती हैं। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य में किसी तरह की दिक्कत नहीं है। आज बड़े तरोताज़ा महसूस करेंगे। क्या उपाय करना चाहिए आज के दिन को बेहतर करने के लिए? आज किसी छोटे बच्चे को टॉफ़ी, चॉकलेट आदि दे सकते हैं, घर में भी चलेगा। क्या नहीं करना है, आज झूठी कसम नहीं खानी है। शुभ रंग ब्राउन, भाग्य प्रतिशत 50। अंतिम राशि मीन, 3 जून, दिन बुधवार। पढ़ाई में मन लगेगा, शिक्षा में उन्नति होगी, टीचर्स प्रसन्न रहेंगे, बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बहुत अनुकूल रहेगा। आज व्यापार में कुछ ज़्यादा ही उछाल आएगा। प्राइवेट सेक्टर के लिए मुश्किलें आ रही हैं, रिस्क लेना भारी पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर को लेकर के बहुत सहज रहने की आवश्यकता है। गवर्नमेंट सेक्टर आपका अच्छा रहेगा, सरकारी क्षेत्र में लाभ के अवसर बनेंगे। सरकारी क्षेत्र में कोई दोस्त बहुत करीब से मददगार साबित होगा, धन का लाभ भी दिखाई देता है। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, पति पत्नी के बीच ठेलम ठेला बंद हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को समझने के प्रयास में सफल होंगे। स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा, मुश्किलों से बाहर आ जाएंगे। स्वास्थ्य की स्थिति अद्भुत रहेगी, जो आपके लिए बहुत सहज कर रही है। उपाय क्या करना चाहिए आज के दिन को बेहतर करने के लिए? छोटे बच्चों को दूध का दान कर दीजिएगा। क्या नहीं करना है, आज अपने आप को कम नहीं आंकना है। शुभ रंग आसमानी, भाग्य प्रतिशत 56। आसमानी माने स्काई ब्लू, 56 56 का भाग्य है। तो भैया आप गाजियाबाद कार्यालय में मिलने के लिए समय लीजिए। साथ ही साथ अगर आप मुलाकात करना चाहते हैं तो बहुत जल्द हम सतना और रीवा का टूर, इलाहाबाद का टूर, ये 3 टूर हम लगाने वाले हैं। आपको अपॉइंटमेंट लेने की आवश्यकता है। दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आप मुलाकात कर सकते हैं। मित्रों, ज़िंदगी को रोकना नहीं है, बस चौकन्ना हो जाना है। जितना रोकना था हम सब ने रोका है, इसलिए अब लॉकडाउन ओपन हो रहा है और अब ओपन होकर के सावधानी बरतने की बात की जा रही है। लाइफ मस्ट गो ऑन, बस ये ध्यान देना है। तो मुलाकात करने के लिए दिए गए नंबर्स पर आप लोग व्हाट्सएप करिए और मुलाकात करने का समय सुनिश्चित करिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज का भाग्याक्षर। मेष, फाक्षर वृषभ हा, मिथुन राक्षर कर्क आ, सिंह धाक्षर कन्या डा, तुला जाक्षर वृश्चिक टा, धनु चाक्षर मकर ता, कुंभ काक्षर मीन पा। यही आपका अपना शुभ भाग्याक्षर है। सादे चौकोर कागज पर लाल रंग की इंक से लिखना होता है और अपने पास रख लेना होता है। मित्रों, बढ़ते हैं आगे और आज की सक्सेस की जान लेते हैं। किसी पौधे में आज जल सींच दीजिएगा, छोटा सा प्रयोग, दिव्य लाभ। तो भैया ये तो रहा
राशियों का हाल, सक्सेस की और भाग्याक्षर, पंचांग, सारी जानकारी आप तक पहुंच गई है। एक और जानकारी बता देते हैं, ठीक 11 बजे हमारा एक कार्यक्रम प्रसारित होता है, दिन में 11 बजे, ज्योतिष जरा हटके, जिसमें आजकल लव सीरीज चल रही है। आज हम बताएंगे कि किन योगों के आधार पर कोई व्यक्ति या महिला, लड़का या लड़की किसी शादीशुदा से आकर्षित हो जाता है या प्यार कर बैठता है। एक बड़ी बहुत ज्वलंत समस्या का रूप ये अख्तियार कर लेता है, क्योंकि इस घटना से 3 परिवार के नष्ट होने की संभावना प्रबल हो जाती है। तो बस थोड़ा सा इंतज़ार करिएगा, ठीक 11 बजे, दिन में 11 बजे हमारा एक कार्यक्रम देखिएगा और रात 11 बजे लाइव हमारे फेसबुक पेज आचार्य संतोष संतोषी पर जुड़ना ना भूलिएगा। नमस्कार, श्री राधे। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन, शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदिदेव प्रजापिता श्री बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती। मुख पर चंद्रमासी, चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। शिव बाबा पधारे, ओम ओम। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई,
पे आई, एक तार में बंध के सारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। शैलराज फ्रेंड्स वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें शैलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। घरों में रहकर अपना और अपनों को साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट बिना शराब बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को, हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं, बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। वर्षों से लगातार भाटापारा का गौरव बना आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल 2 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्रियों द्वारा एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित। नवोदय हेतु कोचिंग की व्यवस्था, सिंगल सिटिंग अरेंजमेंट के साथ स्वच्छ वातावरण में भविष्य निर्माण, फुल डक्टिंग एसी के साथ छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल फैसिलिटी विद न्यूट्रिशन फूड, पूरे जिले में बस सुविधा उपलब्ध, रेगुलर स्विमिंग क्लासेस के साथ स्मार्ट क्लास व नव निर्माण वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता। तो आज ही संपर्क करें अपने बच्चों के भविष्य को एक मजबूत आधार देने के लिए। आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल, ग्राम बीजाभाट, भाटापारा, बलौदा बाजार। वेलकम बैक टू DLS न्यूज। आइए बात करते हैं दोस्तों, आज 3 जून 2020 बुधवार हो चुका है और आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस वीडियो में जानेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों को, जिसमें कुछ प्रमुख हेडलाइंस न्यूज को जानेंगे दोस्तों। शराब के ऊपर दाम बढ़ चुके हैं। अमेरिका और भारत के बीच संबंधों को लेकर बड़ी खबर है, जहां डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फोन किया है। क्या बातें हुई आपको बताएंगे। और साथ ही पतंजलि के बाबा रामदेव ने दावा किया दोस्तों कि आखिर कैसे पतंजलि कंपनी आयुर्वेद के जरिए
चीनी वायरस का इलाज करने जा रही है, आपको बताएंगे। साथ ही तूफान को लेकर भी बड़ा अपडेट है, कई राज्यों में आंधी भारी बारिश हो सकती है। एक एक करके सभी खबरों पर नजर डालेंगे, बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। 50 बड़ी खबरें जानते हैं फटाफट से। पहली बड़ी खबर कि दोस्तों बिना आधार कार्ड नहीं कटेंगे बाल। जी हाँ, तमिलनाडु सरकार ने इस तरह का आदेश जारी कर दिया। दरअसल दोस्तों चीनी वायरस के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु सरकार की ओर से एक खास नियम बनाया गया है। अब अगर आप नाई सैलून की दुकान पर जाकर के बाल कटवाना चाहते हैं ना, तो आपको आधार कार्ड दिखाना होगा, या यूं कहे तो सैलून मालिक हर कस्टमर का नाम, पता, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर दर्ज करेंगे। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तमिलनाडु सरकार इस तरह का नियम लागू करने जा रही है। चलिए अगली खबर है कि राजस्थान में फिर से शराब महंगी हुई है। एक बोतल के ऊपर 20 रुपए तक का सरचार्ज बढ़ा दिया गया। जी हाँ, राजस्थान राज्य के अंदर शराब महंगी हो चुकी है दोस्तों। सरकार द्वारा ये अधिसूचना जारी कर दी गई है। कौन कौन से शराब के ऊपर कितने रुपए तक की अधिकतम बढ़ोतरी है, तो आप देख सकते हैं। अंग्रेजी शराब के पौवे पर 5 रुपए बढ़े, अद्ध पौवे पर 5 और बोतल पर पूरे 10 रुपए। जी हाँ, बियर की बोतल के ऊपर 20 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, छोटी बियर पर 5 वगैरह वगैरह, है ना। अच्छा, शराब की बात हो रही तो मैं आपको दारू से संबंधित कुछ और खबरें भी बता देता हूँ। राजधानी दिल्ली के अंदर शराब की दुकानें अब सुबह 9 से लेकर रात 8 बजे तक खुलेगी। वहीं राजस्थान राज्य के अंदर भी शराब की दुकानें अब रात 8 बजे तक खुल सकेगी। इसके अलावा और एक अपडेट है दोस्तों कि राजस्थान के अंदर सभी दुकानों को 8:30 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी है। रात 9 से सुबह 5 बजे तक जीरो मोबिलिटी रहेगी, यानी कि घर से बाहर आप नहीं निकल पाओगे। बाकी 8:30 तक अब दुकानें खुल सकेगी। लॉकडाउन में ये राहत दी गई है राजस्थान राज्य में, है ना। चलिए अगली खबर है दोस्तों की 5 जून को लगेगा उपछाया चंद्र ग्रहण। 3 घंटे 18 मिनट तक इसका असर रहेगा। जी हाँ, खगोलीय घटनाओं में रुचि रखने वाले लोगों के लिए 5 जून को लगने वाला उपछाया चंद्रग्रहण खास होगा। इस दौरान दोस्तों 3 घंटे तक पृथ्वी की उपछाया में चंद्रमा रहेगा और इस स्थिति में चांद पर धुंधली सी परत नजर आती है। और ऐसे में दोस्तों ग्रहण काल के दौरान कुछ बातों का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। अगर आप शास्त्रीय मान्यताओं को मानते हैं तो वैसे ग्रहण क्यों लगता है आपको पता है क्या? ये सब ग्रह एक दूसरे के चक्कर लगाते हैं और इस दौरान जब चंद्रमा धरती और सूर्य के बीच में आ जाता है तो चंद्र ग्रहण होता है। और एक कैलेंडर वर्ष में 6 से 7 ग्रहण लगते हैं। इसमें सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों शामिल होते हैं। लेकिन ये जो 5 जून को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है ना दोस्तों, इसमें आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। हालांकि राहत की बात यह है दोस्तों कि इस ग्रहण को आप अपनी खुली आंखों के द्वारा बिल्कुल देख सकते हैं बिना किसी चश्मे के। इसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं होता और साथ ही चंद्र ग्रहण के दौरान आप कुछ भी खा पी सकते हैं, इसमें भी किसी तरह की रोक टोक नहीं है। धर्म से जुड़े जानकारों का कहना कि इस दौरान सिर्फ बच्चों, बुजुर्गों और पीड़ित व्यक्तियों को ही घर से बाहर निकलने की मनाही होती है। ग्रहण से जुड़ी मान्यताएं ये भी कहती हैं कि ग्रहण लगना अशुभ होता है और इस दौरान कई तरह के शुभ कार्यों को करना वर्जित माना गया। आप किसी नए काम की शुरुआत ना करें इस समय। और इसके अलावा ग्रहण समाप्ति के बाद ये ग्रहण का टाइम क्या रहेगा पता है? इस ग्रहण को पूरे भारत में देखा जा सकेगा और ग्रहण मध्य रात्रि 11:16 से रात 2:34 तक रहेगा 5 जून को, है ना। 5 जून को रात 11:16 पे शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो दूसरे दिन आप बिल्कुल ना तो करके एकदम से घर की साफ सफाई वगैरह फ्रेश कर लें सब कुछ, है ना। तो ये कुछ बेसिक बातें ग्रहण से संबंधित। और चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं अगली खबर में, जहां बड़ी खबर देख पा रहे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च किया एक एप्लीकेशन, बताएगा कि किस अस्पताल में कितने बेड खाली है। और इस एप्लीकेशन का नाम भी चीनी वायरस के ऊपर ही रखा गया है। तो ये दिल्ली सरकार की एक नई पहल है टेक्नोलॉजी के साथ में इस बीमारी से लड़ने की। और चलिए अगली खबर है इनकम टैक्स को लेकर बड़ा अपडेट है, देख पा रहे कि अब नहीं छुपा पाएंगे प्रॉपर्टी और शेयर का लेन देन। इनकम टैक्स विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया। दरअसल आपको पता होगा हाल ही में आपने ये अपडेट भी देखे होंगे कि सीबीडीटी यानी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर रिटर्न प्रोसेसिंग और मूल्यांकन को सरल और प्रभावी बनाने की पहल के चलते फॉर्म 26AS को एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट के रूप में बदल दिया। यानी कि सीधी बात यह कि अब इसमें प्रॉपर्टी और शेयर की सभी खरीद फरोख्त की जानकारी को भी शामिल किया जाएगा। इनकम टैक्स का जो नया फॉर्म जारी किया गया ना, उसमें इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए ये सब कुछ जानकारी ब्यौरा देना जरूरी होगा कुल मिलाकर के, है ना। और चलिए अगली खबर है कि CII के प्रोग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा इकोनॉमी पर उन्होंने कहा कि ग्रोथ जरूर लौटेगी, मेड इन इंडिया और मेड फॉर फॉरेन अब देश की जरूरत है। जी हाँ, कितनी अच्छी बात कही है, देखिए जरा। पीएम मोदी जी ने मंगलवार को दोस्तों इंडस्ट्री एसोसिएशन CII के 125 साल पूरे होने के कार्यक्रम को संबोधित किया और इस दौरान प्रधानमंत्री ने इंडस्ट्री के लोगों से ज्यादातर इकोनॉमी पर ही बात की। और उन्होंने कहा दोस्तों कि भारत की ग्रोथ को लौटने के लिए अब हमें इस फंडे को अपनाना होगा जो कि मेड इन इंडिया और मेड फॉर फॉरेन, यानी कि चीजें अब भारत में बनेगी और दुनिया में एक्सपोर्ट होगी, सप्लाई होगी। भारत अब दूसरे देशों की चीजों का इस्तेमाल कम करेगा, आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए पीएम मोदी ने 5 I का एक फॉर्मूला दिया। उनका मकसद और उनका लक्ष्य है कि अर्थव्यवस्था को अब मजबूत बनाना। 5 I कौन कौन से हैं, जिसमें फर्स्ट I, सेकंड I का मतलब समझिए। इंटेंट यानी कि इरादा, इंक्लूजन यानी समावेशन, इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि बुनियादी ढांचा और इनोवेशन यानी कि नवीनीकरण, नवोन्मेष। इन 5 I के द्वारा भारत को ग्रोथ को आगे बढ़ाना ये मोदी जी का लक्ष्य है। इस तरह का संबोधन उन्होंने किया, अच्छी बात है। और साथ ही चलिए अगली खबर है कि
टिकटॉक को टक्कर दे रहे मित्रों ऐप को गूगल ने प्ले स्टोर से हटा दिया। इसकी वजह के पीछे गूगल का कहना है कि ये बिल्कुल डिटो टिकटॉक के फीचर का इस्तेमाल कर रहा था और ऐसे डुप्लीकेसी के चलते इसको हटाया। चलिए अगली खबर है IBPS कैलेंडर 2020 को लेकर अपडेट है कि IBPS ने अपना नया कैलेंडर जारी कर दिया। कई परीक्षाओं के रिजल्ट भी घोषित हो चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी कि IBPS ने इस साल होने वाली परीक्षाओं के लिए संशोधित कैलेंडर जारी किया। IBPS RRB PO SO और क्लर्क परीक्षा की नई तारीखें भी घोषित कर दी गई हैं। तो आप ऑफिशियल वेब पोर्टल www.ibps.in पर जाकर के जरूर चेक कर सकते हैं अपडेट। और चलिए अगली खबर है, जरा ध्यान से समझिएगा कि पतंजलि ने बना ली चीनी वायरस की दवाई, वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ पेश करेंगे। बाबा रामदेव का ये बयान है। बाबा रामदेव ने दोस्तों अमर उजाला के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की और उसमें उन्होंने कहा कि चीनी वायरस गलत मानव व्यवहार का एक परिणाम है। योग और आयुर्वेद की मदद से बिल्कुल इसका 100% इलाज पॉसिबल है। और उनका तो ये भी कहना कि पतंजलि ने इसके लिए दवाई भी बना ली जिसका परीक्षण टेस्टिंग चल रही है और जल्द ही इसे वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ में लोगों के सामने पेश किया जाएगा। तो ये वाकई में अच्छी बात है दोस्तों कि आखिर आयुर्वेद से कैसे हम इस बीमारी को मात दे पाएंगे, ये जानना बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा। तो आखिर कब तक पतंजलि का परीक्षण टेस्ट पूरा होता है और ये दवाई वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ मार्केट में आती है, मैं आपको बताऊंगा जरूर DLS न्यूज के ऊपर अपडेट। फिलहाल अपन नजर डालें दोस्तों मौसम समाचार को लेकर बड़ी खबर देख पा रहे महाराष्ट्र और गुजरात में भेजी गई है NDRF की 26 टीमों को। प्रधानमंत्री बोले कि सावधानी बरतें लोग, क्योंकि आपको पता होगा कल ही मैंने आपको अलर्ट भी बताया था कि अब आज से ही महाराष्ट्र और गुजरात इन दो राज्यों में निसर्ग तूफान प्रवेश करने जा रहा। मुंबई और इसके आसपास के जिलों के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से अगले 24 से 48 घंटों के दौरान चेतावनी दी गई है। मछुआरों को भी समुद्र न जाने की सलाह दी गई है। देख सकते हैं एक और अपडेट की चक्रवाती तूफान निसर्ग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्धव ठाकरे और विजय रूपाणी से बातचीत भी की है। गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों से बातचीत भी की है, अच्छी बात है। और साथ ही अपडेट है दोस्तों की केरल में मानसून की झमाझम बारिश शुरू हो चुकी है। आखिर कब पहुंचेगा मानसून दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ है। तो दरअसल मौसम विभाग ने कहा है कि इस बार मानसून की बारिश अच्छी होगी। वहीं दूसरी तरफ देश के कई राज्यों में जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, NCR के अलावा अन्य राज्यों में भी प्री मानसून एक्टिविटीज शुरू हो चुकी है। सोमवार को भी कई राज्यों में हुई बारिश से माहौल ठंडा हो गया और ऐसे में दोस्तों मौसम विभाग का कहना है कि 15 से 20 जून के बीच दूसरे राज्यों में भी मानसून प्रवेश कर सकता है ना। और साथ ही अपडेट है कि मुंबई के पास यहाँ हो सकता है भूस्खलन। साइक्लोन निसर्ग को लेकर भूस्खलन का भी अलर्ट निकल कर आ रहा है मुंबई के आसपास के इलाकों में, इसीलिए लोगों को घरों में ही रहने की अपील की गई है। और एक अपडेट है दोस्तों के राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी दिखेगा चक्रवात तूफान निसर्ग का असर। भारी बारिश की चेतावनी यहाँ पर भी जारी की गई है। हालांकि सबसे ज्यादा गंभीर चेतावनी महाराष्ट्र और गुजरात को लेकर है, लेकिन इनके आसपास के राज्यों में भी इस तूफान का असर जरूर देखने को मिलेगा और इसके चलते तेज आंधी और भारी बारिश की घटनाएं देखने को मिल सकती हैं अगले 24 से 48 घंटों के दौरान। राजस्थान और मध्य प्रदेश के लोग भी सावधान रहें। मध्य प्रदेश के 45 जिलों में भयंकर अलर्ट जारी किया गया, बड़ी खबर देख सकते हैं आप। और चलिए अब बात करें दोस्तों संपूर्ण भारत के आज 3 जून 2020 के मौसम पूर्वानुमान की। तो अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश की संभावना है महाराष्ट्र के ऊपर तूफान की वजह से। इसके अलावा केरल, तटीय कर्नाटक और दक्षिण गुजरात में भी भारी बारिश हो सकती है। साथ ही मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। साथ ही पश्चिम हिमालय, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। ओके दोस्तों, तो ये रहे आज के ताजा मौसम समाचार, वेदर न्यूज अपडेट। और आइए अब नजर डालते हैं देश की कुछ और प्रमुख बड़ी खबरों और हेडलाइंस न्यूज पर। चलिए अगली खबर है दोस्तों चीनी वायरस को लेकर कुछ अपडेट आपको बता दें। ताजा आंकड़े जो अभी भारत में चल रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में दोस्तों अभी टोटल संक्रमित लोगों की संख्या 1,98,705 तक पहुंच चुकी है। हालांकि अभी जो आज दिन में नए डेटा आएंगे उसके अनुसार जाहिर से बात है 2 लाख के पार आंकड़ा पहुंचना। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में अनऑफिशियल डेटा जो है उसके अनुसार तो 2 लाख के पार पहुंच भी चुके हैं आंकड़े। इसके साथ ही 97,000 लोगों का भी इलाज चल रहा है, 95,000 लोग ठीक हो चुके हैं, 5,598 लोग इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं भारत से। तो ये अपडेट चल रहा है चीनी वायरस के आंकड़ों को लेकर। और इसके साथ ही अपडेट देख सकते हैं कि मुंबई में आज 1109 नए मामले देखने को मिले, 49 लोगों की जान जाने की खबर है। और एक अपडेट है दोस्तों की धरती पर चीनी वायरस का संकट है, जबकि अंतरिक्ष से 5.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से एक आफत आ रही है। दरअसल दोस्तों एक उल्कापिंड या एस्ट्रॉइड जो धरती की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। अंतरिक्ष एजेंसी नासा की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। करीब आधा किलोमीटर बड़ा एक धरती की तरफ तेजी से एस्ट्रॉइड आ रहा है। यह उल्कापिंड 6 जून को धरती की कक्षा में प्रवेश करेगा। इसका नाम है 16334A2002NN4। हालांकि ज्यादा लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, उम्मीद है ये एस्ट्रॉइड बिल्कुल धरती के पास से गुजरेगा, लेकिन दूर ही निकलेगा, टकराएगा नहीं, इसलिए टेंशन ना ले, ठीक है ना। हम सभी की यही दुआएं हैं। और चलिए अगली खबर है कि आयुर्वेदिक काढ़े से हार रहा चीनी वायरस। 90 लोगों ने पिया और एक भी नहीं हुआ संक्रमित। देखिए जरा, ये एक प्रैक्टिकल किया गया दोस्तों आयुर्वेदिक काढ़े का, जो कि लौंग, काली मिर्च, तुलसी पत्तों वगैरह गुड़ के साथ में बनाया जाता है, आपको पता होगा। तो आप भी दोस्तों कुल मिलाकर के इम्यूनिटी बढ़ाने वाले उपाय घर बैठे ही करते रहिएगा,
ना लॉकडाउन के दौरान, ताकि आपकी सेहत अच्छी बने रहे। और चलिए अगला अपडेट है, लाखों पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। ईपीएफओ ने जारी किए 868 करोड़ रुपए, इन लोगों के खातों में आएगी रकम। जहां कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन फंड से आंशिक निकासी की सुविधा बहाल करने के फैसले को लागू करने के बाद अब ईपीएफओ ने 105 करोड़ रुपए के एरियर के साथ 868 करोड़ रुपए की पेंशन जारी की। इससे लाखों पेंशन धारकों को फायदा होगा और इस सुविधा को उन लोगों के लिए बहाल कर दिया गया जिन्होंने 25 सितंबर 2008 को या उससे पहले इस विकल्प को चुना था। ये उन सभी लोगों के लिए राहत की बात है। और चलिए अगली खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी जी को फोन किया और फोन करके कहा G7 समिट में आने का न्योता भी दिया। दोनों के बीच भारत चीन सीमा विवाद और अमेरिका में हिंसा पर भी चर्चा हुई। अमेरिका में आजकल आपको पता होगा वो मसला चल रहा है, काले सफेद का, काले धोले का। इसके अलावा भारत और चीन के बीच सीमा विवाद का मसला चला, तो इन दोनों ही टॉपिक पर बातचीत हुई अमेरिकी राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री जी के बीच, है ना। चलिए अगली खबर है कि अस्पताल में भर्ती चीनी वायरस के मरीजों को रेमडेसिविर दवाई देगी बड़ी राहत, सरकार ने इसको मंजूरी भी दे दी है। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों इस दवाई को सरकार ने मंजूरी दे दी, जिस तरह से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवाई को दिया ना, उसी तरह से, ताकि अभी चीनी वायरस के इलाज में इसका इस्तेमाल किया जा सके, है ना। अच्छा अगली खबर है कि भीम ऐप के जो 72 लाख यूजर्स का डेटा लीक की खबरें आपने 1-2 दिन से मीडिया में देखी होगी, राइट। लेकिन वो खबरें बिल्कुल सरासर से गलत है दोस्तों, ऐसा कोई भी डेटा लीक नहीं हुआ। ये कहना है एनपीसीआई का, यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये क्लियरिफिकेशन बता दिया गया कि इस तरह का कोई भी डेटा सार्वजनिक नहीं हुआ। जो भी खबरें चल रही हैं सारी बेतुकी हैं, फालतू बातें हैं, ध्यान ना दें आप, टेंशन ना लें, ठीक है। और चलिए अगली खबर है कि विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी जो है ना, वो अब 1 जुलाई से पहले भी आपके एग्जाम कंडक्ट करवा सकती हैं, क्योंकि यूजीसी ने ये कुछ फैसला जो सब कुछ संस्थानों पर छोड़ दिया। तो ऐसे में दोस्तों अब अलग अलग यूनिवर्सिटीज अपने हिसाब से तारीखें घोषित कर देगी और परीक्षाएं कंडक्ट करवा सकती हैं, ठीक है। अच्छा अगला अपडेट है, दिल्ली के भाजपा अध्यक्ष पद से हटा दिए गए मनोज तिवारी। छत्तीसगढ़ व मणिपुर में भी बदलाव किए गए हैं। दरअसल चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं को बदलना शुरू कर दिया और ये से कुछ राजनीतिक मसले, पॉलिटिक्स की चर्चाएं ज्यादा मैं नहीं करता हूं, आपको पता है, तो ये कुछ बातें चल रही है ना। और इसी बीच अगली खबर है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक नई सुविधा है, रिटायरमेंट के बाद यहाँ दे सकते हैं सेवाएं, जानिए नियम व पात्रता। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक काम की खबर है, सरकार ने उनका भविष्य सुरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया, यानी कि सेवानिवृत्ति होने के बाद भी अब उन्हें सरकार की ओर से रोजगार का एक विकल्प मिलेगा। अब रिटायरमेंट के बाद भी वे सरकारी काम कर पाएंगे। कैसे? तो इसके बदले उन्हें एक निश्चित मानदेय की राशि का भुगतान किया जाएगा और इस संबंध में पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट ने आदेश भी जारी कर दिया। इसके लिए कुछ पात्रता वगैरह की जानकारी भी आप देख सकते हैं, क्या है रेड क्रॉस, तो ये कुछ ज्यादा जानकारी आप देख पा रहे, है ना। और चलिए अगली खबर है कि महाराष्ट्र में नहीं होंगे फाइनल ईयर के एग्जाम, एग्रीगेट के जरिए होगी छात्रों के अंकों की गणना। तो ये महाराष्ट्र एजुकेशन बोर्ड की तरफ से फैसला लिया गया, जिसके तहत दोस्तों फाइनल ईयर की परीक्षाओं को रद्द कर दिया, यानी कि अब वो परीक्षाएं नहीं होगी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को ये बात की जानकारी दी है। और चलिए अगली खबर है कि रेलवे ने टीटीए वगैरह के लिए नए गाइडेंस बना दिए। यात्रा से पहले रेलवे से संबंधित इन नियमों को जान लीजिएगा। तो दरअसल नए दिशा निर्देश के मुताबिक सारे स्टाफ को पर्याप्त संख्या में फेस शील्ड, हैंड ग्लव्स, मास्क, हेड कवर्स, साबुन व सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा टीटीई प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए भी जांच होगी। ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए कुछ जरूरी रूल्स भी हैं, जैसे कि मास्क पहनना जरूरी है, रेलवे स्टेशन पर स्क्रीनिंग करवाना अनिवार्य है, ट्रेन छूटने से 1.5 घंटे पहले आपको रेलवे स्टेशन पहुंचना भी जरूरी है, अपना खाना पीना, कंबल साथ में लाना भी आवश्यक है, क्योंकि रेलवे आजकल कंबल वगैरह नहीं दे रहा। तो ये कुछ बातों का ध्यान रखें रेल यात्रा करने से पहले। चलिए अगली खबर है दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक ने सेविंग अकाउंट पर ब्याज दरें घटाई है, यानी कि अब आपको बचत खाते पर कम ब्याज मिलेगा। हालांकि जून के महीने से ये नियम लागू हो चुका ऑलरेडी। पीएनबी ने लिंक्ड रेपो रेट में 0.40% की कटौती की है और ऐसे में पीएनबी का RLLR जो 7.05 से घटकर 6.65 हो गया। इसके अलावा पीएनबी ने सभी टर्म लोन के लिए MCLR में भी 0.15% तक की कटौती की है, यानी कि लोन भी सस्ता होगा और आपका सेविंग अकाउंट पर ब्याज भी घट जाएगा। एफडी और बचत खाते पर ब्याज घटाया, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। पहले जहां ब्याज आपको 3.75% मिल रहा था, उसमें 0.50% की कटौती कर दिया, यानी कि तकरीबन आधा % ब्याज कम कर दिया और अब आपको 3.25% ब्याज ही मिलेगा सेविंग अकाउंट पर, है ना। और चलिए अगली खबर है कि किसानों पर योगी सरकार मेहरबान है, अन्नदाताओं को हजारों करोड़ रुपए का भुगतान किया जा रहा। जहां चीनी वायरस के संकट को देखते हुए दोस्तों उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अन्नदाता यानी किसानों को राहत पहुंचाने के लिए उसकी ओर लगातार कदम उठाए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में किसानों को 3,890 करोड़ एवं गन्ना किसानों को इस सत्र 20,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। तो ये किसानों के लिए अच्छी बात है। और साथ ही इसी कड़ी में दोस्तों ये आज की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो खत्म होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना जरूर कि आपकी क्या राय दोस्तों की, क्या भारत में टिकटॉक को बैन कर देना चाहिए या नहीं। आपकी राय मुझे नीचे कमेंट करके बताएगा, मैं भी अपनी राय आपको नीचे कमेंट करके बताऊंगा। देखिएगा अभी हाल ही में मसला चला था, आपको पता होगा, टिकटॉक वर्सेस यूट्यूबर, फिर केरी मिनाटी ने वीडियो डाला, वीडियो डिलीट हो गया, अभी और यालगार आने वाला है इसका। तो ऐसे में आपकी क्या राय इस बीच मुझे कमेंट में बताएगा और साथ ही दिल से इस वीडियो को लाइक करना ज्यादा से ज्यादा। अगर आप भी
भारत को सपोर्ट करते हैं, इंडिया के भारतीय नागरिक होने के नाते ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और साथ ही वीडियो को शेयर भी करना दबा के अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, है ना। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डी गार्डन पर। आइए जान लेते हैं आने वाले 3-4 दिनों के मौसम का पूर्वानुमान कि देश के किन किन राज्यों पर किस तरह का मौसम देखा जा सकता है। तो दोस्तों मौसम का हाल जानने से पहले एक नजर डाल लेते हैं उपग्रह चित्र पर। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस समय अरब सागर पर एक चक्रवात बना हुआ है, जिसकी वजह से पिछले 2-3 दिनों के दौरान केरल और कर्नाटक के तटीय भागों में अच्छी भारी बारिश देखी जा रही है। और दोस्तों अगले आने वाले 24 घंटों के दौरान भी इन राज्यों के तटीय भागों में अच्छी भारी बारिश होने की संभावनाएं है। हालांकि दोस्तों अगले आने वाले 24 घंटों के बाद में केरल और कर्नाटक में बारिश में थोड़ी कमी आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों ये चक्रवात धीरे धीरे अगले आने वाले 24 घंटों के दौरान और भी अधिक शक्तिशाली होकर के महाराष्ट्र, मुंबई, कोंकण, गोवा के तटों के पास से होता हुआ गुजरात की ओर बढ़ेगा। और दोस्तों गुजरात के तटों पर ये लैंडफॉल करने के बाद में इसका जो ट्रैक होगा, यानी कि आगे बढ़ने का जो रास्ता होगा, वो कुछ इस तरीके से होगा, यानी कि पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के ऊपर से होता हुआ ये आगे को निकल जाएगा। हालांकि दोस्तों इस चक्रवात की वजह से देश के किसी भी राज्य पर अधिक खतरे की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी देश के कई राज्यों पर आने वाले 3-4 दिनों के अंदर गरज चमक के साथ में तेज आंधी तूफान, दोस्तों तूफान की रफ्तार लगभग 50, 60, 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। और इसके अलावा देश के कई राज्यों पर अच्छी भारी बारिश होने की संभावनाएं है। तो आइए दोस्तों विस्तार से जान लेते हैं कि इस चक्रवात की वजह से आने वाले 3-4 दिनों के अंदर देश के किन किन राज्यों पर अच्छी भारी बारिश होने की संभावनाएं है। तो दोस्तों जैसा कि छत्तीसगढ़ शासन ने कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के तहत संपत्ति कर और विवरणी जमा करने की तिथि में एक बार फिर दी विशेष छूट। अब 7 जून तक संपत्ति कर और विवरणी जमा की जा सकेगी। इस संबंध में नगरीय प्रशासन विकास विभाग ने जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना राजीव गांधी किसान न्याय योजना से मिली राशि का उपयोग जसपुर जिले के किसान अपनी खेती बाड़ी के दिनों में खाद बीज खरीदने के साथ ही अन्य जरूरी चीजें खरीदने में कर रहे हैं। इसी कड़ी में फरसाबहार ग्राम महुआडी के किसान श्री धनेश्वर साय को 21 मई को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत उनके खाते में 35,000 रुपए की राशि प्राप्त हुई। किसान श्री धनेश्वर ने इस राशि के लिए छत्तीसगढ़ शासन और मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि खेतीबाड़ी के सही समय में शासन ने मदद की है। साथ ही उन्होंने कहा कि मिली राशि का उपयोग बैंक से लोन लिए हुए ट्रैक्टर की किश्त जमा करने के लिए करेंगे और साथ ही हाइब्रिड खाद बीज खरीदेंगे। तो सरकार मोके 35,000 अभी दी से, तो 35,000 में मोर बहुत कुछ हो जाही, डीजल हो जाही, मोर हाइब्रिड भी धान आ जाही, आरू समस्या रही तो बहुत मोर हो जाही। तो मैं सरकार ला धन्यवाद देता हूँ, छत्तीसगढ़ सरकार ला। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए सभी एहतियाती कदम उठाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्य सचिव श्री RP मंडल ने उच्च अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों सहित जिला अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव श्री RP मंडल ने कहा कि जिन जिलों में कोविड अस्पताल तैयार नहीं हुए हैं, उन जिलों में आगामी 10 दिनों में सभी तैयारी पूर्ण कर ली जाए। अन्य राज्यों से आए श्रमिकों और अन्य लोगों के लिए क्वारंटाइन सेंटरों में सैंपल टेस्टिंग की व्यवस्था की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि सामुदायिक संक्रमण को रोकने सभी एहतियाती कदम उठाएं और सभी रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों और श्रमिकों का अनिवार्य रूप से पंजीयन किया जाए। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने विश्व बाल सुरक्षा दिवस के अवसर पर बच्चों के स्वस्थ और खुशहाल जीवन की कामना करते हुए कहा कि बाल सुरक्षा दिवस वह अवसर है जब हम बच्चों के लिए अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराते हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों को स्वस्थ, सुपोषित और सुरक्षित जीवन देना हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। साथ ही उन्होंने बच्चों को ढेर सारा प्यार देते हुए ईश्वर से अपनी कृपा बच्चों पर बनाए रखने की प्रार्थना की। राजीव गांधी किसान न्याय योजना से लाभान्वित जांजगीर जिला के किसानों ने कोरोना से लड़ने हेतु मुख्यमंत्री सहायता कोष में 2,93,101 रुपए की राशि प्रदान की है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इस सहयोग हेतु श्री चौलेश्वर चंद्राकर सहित सभी किसान भाइयों को धन्यवाद दिया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने वित्त विभाग के अपर संचालक श्री अंजनी कुमार सिन्हा के आकस्मिक निधन पर गहरा दुख प्रकट किया है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने स्वर्गीय श्री अंजनी कुमार सिन्हा के परिवारजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करते हुए ईश्वर से शोकाकुल
परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है। छत्तीसगढ़ कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने कोरोना संकट में जरूरतमंदों की मदद के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष में 12,40,404 रुपए की सहयोग राशि प्रदान की है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इस सहयोग के लिए सभी को धन्यवाद दिया है। वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर की अध्यक्षता में वनोपज राजकीय व्यापार अंतर विभागीय समिति की बैठक में सफल निविदाकार खरीदार को ई क्रेता करारनामा के माध्यम से वनोपज के निष्पादन व विक्रय का निर्णय लिया गया है। ये निर्णय कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के मद्देनजर लिया गया है। इसका उद्देश्य सफल निविदाकार व क्रेता को सहूलियत प्रदान करने के साथ ही समय अवधि में वनोपज का बेहतर मूल्य पर विक्रय सुनिश्चित किया जाना है। छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार आज 1 जून को छत्तीसगढ़ में कोविड-19 की स्थिति। छत्तीसगढ़ में अब तक कुल 539 केस पाए गए हैं, जिनमें से 121 ठीक हो चुके हैं और 417 कोरोना पॉजिटिव हैं। देश जीतेगा, कोरोना हारेगा। काटाकुटी तू म्हणती ती मग सरते एकच थोडं दिलं अजय स्कूल के पास ला नाम दिखा। हाँ पूछेली कैसे करते स्कूल के नाम ला थोड़ा दिखा पास ला के है ना। हाँ चल अब एक ही आ जा ए पेड़ मार। हाँ चिल्ला मोर पर देखिए दोस्तों, हम लोग कुछेली से हैं और हम लोग वैसे तो इस हायर सेकेंडरी स्कूल से निकल चुके हैं, लेकिन हम लोग हमारी एक टीम है ग्राम कुछेली के कुछ बच्चों की और हमारे साथ गांव के एक बुजुर्ग भी हैं, वो हम इस काम में सहयोग करते हैं। हम लोग की ये सोच है कि हमारे जाने के बाद जो हमारे छोटे भाई बहन हैं वो उनको छाया मिल सके, छाया का लाभ उठा सके। तो इसी उद्देश्य से हम लोग स्कूल में लगभग 10 पेड़ तैयार किए हैं, तो उन्हीं के साफ सफाई हम लोग रोज़ करते रहते हैं। तो चलिए आज को हम दिखाते हैं। ये देखिए ये एक पेड़ है और आइए भाई इस पेड़ को दिखाएगा में पानी डाला इस पेड़ के हम ये नीम का पेड़ है, इसकी सुरक्षा हम लोग कैसे किए हैं। और इस बड़े वाला पेड़ को देखिए, ये जो बड़ा पेड़ है इसको पथरिया के जो कुमार सिंह लहरे जी सीओ सर हैं वो लगाए हैं अपने हाथों से। तो देखिए उसको हम लोग कितना बड़ा किए हैं। चलिए इधर आइए आ गए इस पेड़ को देखिए इसमें अभी पानी डाला है, पास में पानी दिखा। अभी हम लोग इस कांटों को निकाल दिए हैं क्योंकि अभी गर्मी का सीज़न है, तो अभी तरह सुरक्षा की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। पानी की जो मूलभूत आवश्यकता है उसकी आवश्यकता ज़्यादा है। और इधर देखिए, इधर पूरा हरियाली छाया हुआ है। इसका जो यहाँ आसपास छोटे मोटे पेड़ दिख रहे हैं उसकी भी सुरक्षा हम लोग करते ही रहते हैं। इधर डालना तो मन डाला वो मन डाल दे सब अजय मोर को तो ये देखिए ये हाँ ले हाँ ये देखिए पेड़ भी कितना बड़ा हो चुका है। इसका जो डालियाँ हैं वो भी एकदम मजबूत हो चुकी हैं। तो इसमें अभी भी आप देखें कि पानी डाले हैं भाई योगेश्वर जायसवाल जी। आइए इधर पूरा सालाना ले भाई लिख के भेज दो चला। ये देखिए ये पेड़ भी लगभग पूरा तैयार हो ही चुका है। इसको लगभग और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रामझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद।
नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। मैं हूं राजकुमार यादव। बलौदाबाजार जिला पंचायत के नए सीईओ डॉक्टर फरिया आलम सिद्दीकी ने संभाला कामकाज। 21 नए ग्राम पंचायत भवनों का निर्माण कार्य स्वीकृत कर किया काम आरंभ। देखिए रिपोर्ट। बलौदाबाजार जिला पंचायत के नए सीईओ डॉक्टर फरिया आलम सिद्दीकी ने संभाला आज कार्यभार। डॉक्टर फरिया ने आज यहां दोपहर जिला पंचायत में अधिकारियों की मौजूदगी में कामकाज संभाल लिया। डॉक्टर फरिया आलम सिद्दीकी इससे पहले भी मुंगेली एवं बिलासपुर जिला पंचायत के सीईओ रह चुके हैं। जिला पंचायत कार्यालय में जिले के तमाम बड़े अफसरों ने सीईओ से सौजन्य मुलाकात कर उनका स्वागत किया। सीईओ डॉक्टर फरिया ने अधिकारियों से चर्चा कर जिले में पंचायत के विकास कार्यों की प्रगति, मनरेगा, एसबीएम, एनआर, गौठान, नरवा कार्यों की स्थिति का जायजा लिया। साथ ही क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था, कोरोना वायरस संक्रमण के ताजा हालात की जानकारी ली और निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुरूप तमाम व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। संबंधित अधिकारियों ने शुरुआती मुलाकात में परिचय के साथ ही राज्य सरकार की योजनाओं में प्रगति से सीईओ को अवगत करवाया। इस दौरान उन्होंने जिला पंचायत कार्यालय भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को कार्यालयीन रिकॉर्डों के व्यवस्थित रख रखाव और नियमित रूप से कार्यालयों की साफ सफाई के निर्देश दिए। उन्होंने आज पहले दिन ही जिले के नवगठित ग्राम पंचायतों के लिए 21 ग्राम पंचायत भवनों के निर्माण हेतु कार्य स्वीकृत किया, जिसके लिए कुल 14,45,000 स्वीकृति की गई, जिसके अंतर्गत महात्मा गांधी नरेगा के 11,45,000 एवं 3 लाख RGSA प्राप्त किया जाएगा। इन सभी भवनों को आगामी 2 अक्टूबर 2020 तक पूर्ण कराने के निर्देश कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को निर्देशित किया गया है। इस अवसर पर जिला पंचायत अतिरिक्त सीईओ हरिशंकर चौहान, परियोजना अधिकारी ML महादेवा एवं समस्त जनपद सीईओ भी उपस्थित रहे। बलौदाबाजार से मनहर बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। मैं हूं राजकुमार यादव। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री श्री प्रमोद अजीत कुमार जोगी के निधन पर जगह जगह पर श्रद्धांजलि अर्पित किया जा रहा है। देखिए यह रिपोर्ट। बिलासपुर जिला के बिल्हा ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत उड़गन के जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीणों द्वारा अजीत प्रमोद जोगी की देहांत होने पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। इसके साथ ही उनके जन्म से लेकर उनके मृत्यु तक के जो कार्य रहे, उनके कार्यों को सराहनीय कार्य बताया। इस बीच उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण भी किया गया। हमारे ग्राम पंचायत उड़गन के सभी अधिकारी माननीय श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी जी के निधन के यहाँ सभी उपस्थित लोग मौजूद हैं। अजीत जोगी जी हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री रहे और उसके श्रद्धांजलि के लिए यहाँ जुड़े हुए हैं। अजीत जोगी जी के हमारे छत्तीसगढ़ के सर्वप्रथम पहली बार मुख्यमंत्री के ओकर हार्दिक दिल से अभिनंदन करत हूँ और अपन कार्यकाल में बहुत से अच्छा से रचना कार्य, जैसे एक एक व्यक्ति गरीब ला काम दिस और ओकर कार्यकाल में बहुत से अच्छा आज तक ओकर नाम रहीस और 74 वर्ष के आयु के पूरा करते हुए आज ओकर मृत्यु हो गए और मैं श्रद्धांजलि देता हूँ और हमारे ग्राम पंचायत की ओर से, हमारे क्वारंटाइन सेंटर की ओर से मैं बोला हार्दिक श्रद्धांजलि देता हूँ। मैं महेंद्र कुमार घोसले, ग्राम उड़गन, ग्राम पंचायत उड़गन, तहसील बिल्हा, जिला बिलासपुर से हूँ। आज बड़े दुखद घटना हुई से हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री श्रीमान अजीत प्रमोद कुमार जोगी जी के निधन हुई से 74 वर्ष की उम्र में एक बार हम सब ग्राम पंचायत के उड़गन के और ये क्वारंटाइन के जब निगरानी समिति मन शोक व्यक्त करत हन और ये शोक के साथ 2 मिनट के मौन धारण करके ओकर पवित्र आत्मा के शांति करे बर प्रयास करत हन। मैं संत कुमार सुंडरे, ग्राम पंचायत उड़गन से, और मतलब ये कांग्रेस के बहुत बड़े नेता रही से, कलेक्टर रही से, अफसर रही से, और बाद छत्तीसगढ़ के हमारे प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी प्रमोद जोगी के आज बहुत बड़े मतलब उनका निधन हो गए 74 साल के वर्ष में, और ओकर लिए बहुत दुख के समस्या हुई समझला कि एकर लिए हमन मौन धारण करत हन, एकर लिए हमन क्षमा चाहत हन। बिला से मनहर बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।
और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। मैं हूं राजकुमार यादव। बिलासपुर जिला के मिनी बस्ती जराभाटा में दो सगे भाइयों के बीच जबरदस्त विवाद के बाद इलाज दौरान बड़े भाई की हुई मृत्यु। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए सिविल लाइन पुलिस ने तत्काल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले दोनों भाइयों ने थाने में एक दूसरे के खिलाफ मारपीट का रिपोर्ट लिखवाया था। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खबर में। सिविल लाइन पुलिस ने जानकारी के बाद तत्काल मृतक को इलाज के लिए भर्ती कराया था। पत्नी को मारपीट गाली गलौज करना विवाद का कारण था। इसी कारण आरोपी ने बेसबॉल बैट से मृतक के पेट में वार किया था। आरोपी आदतन बदमाश है, जिसके विरुद्ध सिविल लाइन में कई अपराध दर्ज है। पेट में अंदरूनी चोट से मृतक का जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मिली जानकारी के अनुसार 29-30 मई 2020 की दरमियानी रात मिनी बस्ती जराभाटा में दो भाइयों धर्मेंद्र टंडन एवं जितेंद्र टंडन के बीच घर में पत्नी के साथ नशे में मारपीट गाली गलौज करने की बात को लेकर आपस में विवाद होने के परिणाम स्वरूप दोनों भाइयों में मारपीट हुआ, जिसके बाद जितेंद्र टंडन के द्वारा रात में ही आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया। लेकिन धर्मेंद्र टंडन के द्वारा रात में थाना नहीं आ सकने के कारण दूसरे दिन रिपोर्ट दर्ज कराया गया। तत्काल सिविल लाइन पुलिस ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज दौरान दिनांक 30/5/2020 की शाम को पेट में अंदरूनी चोट के कारण धर्मेंद्र टंडन की मृत्यु हो गई। तत्काल सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को सिविल लाइन पुलिस के द्वारा दे दी गई एवं उनके निर्देश पर तत्काल आरोपी जितेंद्र टंडन की विधिवत गिरफ्तारी कर ली गई। कार्यवाही में थाना प्रभारी सिविल लाइन परिवेश तिवारी के अलावा उप निरीक्षक श्यामलाल गढ़वाल, प्रहार 280 चंद्रकांत डाहिरे, आरक्षक जय साहू व संजीव जांगड़े, रवि कोमल का सराहनीय योगदान रहा। बिलासपुर से मनहरन बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। मैं हूं राजकुमार यादव। मुंगेली कलेक्टर पीएस एल्मा ने ग्राम देवगांव, संगवा कापा, जमकोर, कंतेली के क्वारंटाइन सेंटर का किया आकस्मिक निरीक्षण। क्वारंटाइन सेंटरों में भोजन, पानी, बिजली, स्वास्थ्य आदि की जानकारी देखिए यह रिपोर्ट। नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी पदम सिंह एल्मा बीते दिनों देर शाम तक अधिकारियों के साथ विकासखंड मुंगेली के ग्राम देवगांव, संगवा कापा, जमकोर, कंतेली, बोधापारा तथा लोरमी विकासखंड के ग्राम चंदली, चेक पोस्ट कंचनपुर व कंटेनमेंट जोन के ग्राम कुदुरताल व लोरमी नगरी क्षेत्र के विभिन्न क्वारंटाइन सेंटर का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने वहां प्रवासी मजदूरों को दी जा रही भोजन, पेयजल तथा अन्य सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त किया। ग्राम जमकोर के आईटीआई क्वारंटाइन सेंटर में 103 प्रवासी मजदूर, ग्राम बंधवापारा के प्राथमिक शाला क्वारंटाइन सेंटर में 24 प्रवासी मजदूर, ग्राम कंतेली के क्वारंटाइन सेंटर में 23 और ग्राम संगवा कापा के क्वारंटाइन सेंटर में 35 प्रवासी मजदूर ठहरे थे। वहां मजदूरों से आत्मीय चर्चा भी की गई। इसके साथ ही सेंटर प्रभारियों को क्वारंटाइन सेंटर में सभी आवश्यक जरूरी सुविधाओं का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कंटेनमेंट जोन में सभी दुकानें एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान को आगामी आदेश पर्यंत बंद रखने आदेशित किया। कंटेनमेंट जोन में प्रभारी अधिकारी द्वारा घर पहुंच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तु की आपूर्ति उचित दरों पर करने तथा सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित करने और मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किसी भी कारणों से लोगों को घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के मानकों के अनुरूप व्यवस्था हेतु पुलिस विभाग को लगातार पेट्रोलिंग करने के निर्देशित किया है। कलेक्टर ने वहां बाहर से ही क्वारंटाइन सेंटर में ठहरे प्रवासी व्यक्तियों से चर्चा कर उनका हालचाल जाना। इसी बीच कलेक्टर श्री एल्मा ने प्रवासी श्रमिकों से कहा कि वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें तथा मास्क का उपयोग करें, हाथ को बार बार साबुन से धोएं। उन्होंने प्रवासी व्यक्तियों से कहा कि किसी तरह की परेशानी होने पर उन्हें अवगत कराएं। इस अवसर पर मुंगेली अनुभाग के अनुभागीय अधिकारी राजस्व श्री चित्रकांत चारली ठाकुर, लोरमी अनुविभाग के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री नवीन कुमार भगत, मुंगेली के तहसीलदार सहित जनपद पंचायत लोरमी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री प्रीति पवार सहित स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।
गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर उभर आएगा। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना रात काली है, भयावह है, गहराई है। लोग दरवाजों पे रस्तों पे रुके बैठे हैं, लोग दरवाजों पे रस्तों पे रुके बैठे हैं। कई घबराए हैं, सहमे हैं, छिपे बैठे हैं। मगर यकीन रख, मगर यकीन रख, ये बस लम्हा है, 2 पल में बिखर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर असर लाएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। बाजार खाली, सड़कें सूनी, मोहल्ले वीरान हैं। बाजार खाली, सड़कें सूनी, मोहल्ले वीरान हैं। खौफ बरपा है, हर तरफ लोग हैरान हैं। ये वो कहर है जो दुनिया को डराने आया, ये वो कहर है जो दुनिया को डराने आया। मगर नासमझ है जो इंसान को हराने आया। इतिहास गवाह है, ये मसला भी सुलझ जाएगा। इतिहास गवाह है, ये मसला भी सुलझ जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है गुम हुआ है, टूटा नहीं। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है गुम हुआ है, टूटा नहीं। यही जज्बा फिर असर लाएगा, फिर उभर आएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है। गुजर जाए। जब अगर मैं देने की बात करूं तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा देने वाला कौन है? क्योंकि हमें किसी से एग्जाम्पल तो लेना पड़ेगा। यस, कुदरत तो है लेकिन हमें आसपास का एग्जाम्पल चाहिए। तो अगर मैं कहूं तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा देने वाला है वो है आपके पेरेंट्स। उन्होंने जितना दिया है जिंदगी भर बड़े होने के बाद कितनी भी दौलत कमा लो वो नहीं दे सकते आप उन्हें जो उन्होंने आपको दिया है। रात रात भर जागे और आपको सुलाने के लिए उन्होंने अपने रातों की नींद खराब की। ये कोई नहीं दे सकता, पैसे से तोल नहीं सकते, उसका मोल नहीं चुका सकते। माँ ने आपको 9 महीने अपने गर्भ में रखा और उन्होंने जो तकलीफ सहन की है उस तकलीफ का आप कोई मोल नहीं लगा सकते। अरे वो तो आपसे उसी वक्त से प्यार करने लगे थे कि जब आपको उन्होंने देखा भी नहीं था। यस, प्यार अंधा होता है क्योंकि उनको आपको बिना देखे ही वो आपसे प्यार करने लगे थे। तो गिविंग की अगर हम बात करें तो पेरेंट्स, पिता दिन भर बाहर मेहनत कर रहा है, पसीने में मेहनत करने के बाद आपकी पढ़ाई के लिए, आपके आगे बढ़ने के लिए पैसे कमा रहा है और ये सिर्फ कर सकता है एक पिता या माँ। तो उससे ज्यादा देने वाला कोई नहीं। तो हम इतना तो कर सकते हैं कि वो उन्होंने जितना दिया हम तो नहीं दे सकते, लेकिन हाँ कुछ चीजें हम दे सकते हैं। क्या? एक स्माइल, रेस्पेक्ट, प्यार। उनको हक करके एवरीडे कह सकते हैं मम्मी आई लव यू, पापा आई लव यू, यू आर द बेस्ट। बस उनके लिए काफी है। वो आप पर इतनी मेहनत इसलिए नहीं कर रहे कि भाई आप धीरू भाई अंबानी बन जाए और कल चल के वो नोट छापे, बल्कि वो इसलिए कर रहे हैं कि बस आपकी स्माइल देख ले, आपका भविष्य अच्छा हो, थोड़ी सी रेस्पेक्ट और थोड़ा सा प्यार, सहारा आपसे मिल जाए, बस इतनी आशा होती है। तो उतना तो हम दे सकते हैं। हो सके तो रोज सुबह अपने माँ बाप के पैर छुइए। आप देखिएगा आप जो भी काम के लिए जा रहे हैं सफलता मिलेगी। बिजनेस नहीं चल रहा है, बिजनेस चलेगा, बिकॉज कुदरत ने आपको उनके माध्यम से भेजा है। सर्किट है, एक वायर है, जैसे ही वायर, अगर वायर को बीच में से काट दूं तो क्या ऊपर वाला जो आपको देना चाहता है आप तक पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। तो जिस व्यक्ति की अपने माँ बाप से नहीं पटती, जो माँ बाप के रेस्पेक्ट नहीं करता, गालियां देता है या उनके बारे में
बिल्कुल बुरा बोलता है, उनके मुंह पर जवाब देता है, उसने डायरेक्टली अपना वायर काट दिया है। ऊपर से वो माँ बाप अगर खुश नहीं है, आपको आशीर्वाद नहीं दे रहे, आप उनके पैर नहीं छू रहे, तो वो चीज आप तक नहीं पहुंच रही, वो आशीर्वाद नहीं पहुंच रही, तो क्या करेंगे, वो सर्किट को क्रिएट करेंगे अपने माँ बाप के, फिर से पैर छूना शुरू करेंगे। और पैर जब आप छूते हैं ना, तो आपको एनर्जी मिलता है, उनका एक्सपीरियंस मिलता है। कैसे? हमारे शरीर में 3 ओपन एनर्जी सेंटर्स होते हैं। एक होता है माथे में, हाथों में और पैरों के तलवों में, ये 3 सेंटर्स है। तो आप देखिए कि आशीर्वाद लेने का जो प्रोसेस है, साइंटिफिक प्रोसेस है, क्योंकि आप सामने वाले के क्या छूते हैं? पैर, जहां पर ओपन नाड़ीज है, एनर्जी सेंटर है, ओपन नाड़ी है। पैर छूते हैं किससे? हाथों से, ओपन नाड़ी टच हो रही है। और वो आशीर्वाद कहां से देते हैं? हाथों से। और कहां रखते हैं? सर पर। यानी ये एक्चुअली एनर्जी सर्किट क्रिएट हो रहा है, वो आशीर्वाद एक्चुअली आपको मिल रहा है। तो आज से अगर कुछ देना चाहते हैं तो अपने माँ बाप को रेस्पेक्ट, प्यार, पैर छूना शुरू करें, उनसे प्यार करना शुरू करें, कहे उनको आई लव यू। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। मैं हूं राजकुमार यादव। मुंगेली जिले में घोषित कंटेनमेंट जोन से आवश्यक खाद्यान्न सामग्री की उपलब्धता की समीक्षा तथा आपूर्ति करने के लिए खाद्य विभाग के अधिकारियों को कलेक्टर ने किया निर्देश। देखिए रिपोर्ट। मुंगेली कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी पीएस एल्मा ने बताया कि वर्तमान में वैश्विक स्तर पर फैले कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। जिले के संदिग्ध मरीजों के स्पेशल जांच हेतु प्रेषित किया जा रहा है। जांच रिपोर्ट में पॉजिटिव पाए जाने के कारण विकासखंड मुंगेली के ग्राम पंचायत रामपुर, पेंडारा कापा, बाघामुड़ा, संबलपुर, उदका, संगवा कापा, धर्मपुरा, ठकुरी कापा, फुलवारी, प्रतापपुर, टेढ़ाधौरा, छाता, विकासखंड लोरमी के ग्राम कुदुरताल, मोहनडाट तथा विकासखंड पथरिया के ग्राम खैरी के 3 किलोमीटर परिधि के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उन्होंने घोषित कंटेनमेंट जोन में आवश्यक खाद्यान्न सामग्री तथा चावल, दाल, आलू, सब्जी, तेल इत्यादि की उपलब्धता का नियमित रूप से समीक्षा तथा आपूर्ति करे जाने के लिए खाद्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है। इस संबंध में उन्होंने दैनिक प्रतिवेदन जिला कार्यालय को उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। रायगढ़ जिले में कोरोना के 15 पॉजिटिव मरीज स्वास्थ्य विभाग कर रहा है इनके नियमित निरीक्षण। देखिए यह रिपोर्ट। रायगढ़ जिले में मई माह में अन्य राज्य से कुल 11,231 यात्री आए हैं, जिसमें से 4,620 यात्रियों का होम आइसोलेशन में रखा गया है एवं सतत निगरानी की जा रही है। जिले में कुल 3,346 व्यक्तियों का स्पेशल संग्रहण कर RT-PCR से जांच हेतु भेजा गया है, जिसमें से 2,800 व्यक्तियों का रिपोर्ट नेगेटिव एवं 13 व्यक्तियों का रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुआ है। शेष 533 का रिपोर्ट अप्राप्त है। अन्य राज्य से आए क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूर बरमकेला में 539, सारंगगढ़ में 3,885, पुसौर में 196, रायगढ़ लोइंग 112, खरसिया में 623, तमनार 88, गरगोड़ा में 39, लैलुंगा में 470 एवं धर्मजयगढ़ में 701, मतलब कुल मिलाकर 6,653 हैं। सभी का स्क्रीनिंग कर 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखा गया है एवं सतत निगरानी की जा रही है। जिले में 7 व्यक्तियों को आइसोलेशन सेंटर में एवं 127 व्यक्तियों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। उनकी नियमित जांच एवं निगरानी की जा रही है। समस्त विकास खंडों को निर्देशित किया गया है कि सभी गर्भवती महिलाओं के लिए पृथक से क्वारंटाइन सेंटर चिन्हांकित कर रखा जाए एवं प्रसव केंद्र का भी चिन्हांकन किया जाए। इसके साथ ही विशेष रूप से गर्भवती एवं बच्चों की देखभाल की व्यवस्था की जाए। क्वारंटाइन सेंटर में रखे जा रहे बच्चों की जानकारी भी पृथक से संधारित किया जाए। वर्तमान में जिले में 100 बिस्तरी मात्र एवं
एवं शिशु अस्पताल रायगढ़ यानी कोविड-19 अस्पताल में रायगढ़ जिले से 13 एवं जसपुर से 14 कोरोना पीड़ित कुल 27 सक्रिय मरीज हैं, जिनका उपचार कोविड-19 अस्पताल में किया जा रहा है। सीएमएचओ डॉक्टर एसएन केसरी ने जिले के सभी निवासियों से अपील की है कि यदि किसी को सर्दी, खांसी, बुखार एवं सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी शासकीय निजी चिकित्सालय में अपनी जांच करावें एवं कोरोना के निःशुल्क जांच के लिए भी सहयोग करें। जिले में यदि ऐसे किसी भी संदिग्ध प्रवासी की जानकारी उन्हें प्राप्त होती है तो टोल फ्री नंबर 104 पर एवं अंतर्विभागीय समन्वय हेतु दोनों नंबर 9589356700 तथा 9981811582 पर जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को तत्काल सूचना दे सकते हैं। शासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए कोरोना संक्रमण के विरुद्ध लड़ाई में प्रशासन का सहयोग करें और अफवाहों से दूर रहें। रायगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। पंचायत के भरोसा में आपके जितने छत्तीसगढ़ के 200-500 जो क्वारंटाइन सेंटर आपने सरपंच के ऊपर छोड़ दिया, इससे नहीं चलने वाला है। आप वहाँ पे थोड़ी व्यवस्था को टाइट करिए, वहाँ पे बेहतर जो क्वारंटाइन की व्यवस्था करिए और उनको कुछ फंड भी दीजिए ताकि वो बेहतर तरीके से काम कर सकें। इसलिए ये कोई बात पक्ष और विपक्ष का नहीं है, डॉक्टर रमन या भूपेश का नहीं है। सवाल उन 1,60,000 मजदूरों को शांतिपूर्वक बेहतर तरीके से लाने की व्यवस्था बनाना है। कोरोना की इस लड़ाई में डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस फोर्स के साथ साथ पत्रकार योद्धाओं की भी बड़ी अहम भूमिका रही है। इस डर के माहौल में, इस कोरोना से लिप्त हुए वातावरण के बीच में सड़कों पर जाना, न्यूज कवर करना, ये किसी योद्धा से कम नहीं है। पत्रिका, अखबार इसमें बहुत ही अहम भूमिका निभा रहा है, अच्छी भूमिका निभा रहा है। मैं उन्हें शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि इसी तरह से सच्ची खबरें, इस डर के माहौल में भी सच्ची खबरें आप लोगों तक पहुंचाइए। यही मेरा आपसे अनुरोध भी है और आशीर्वाद भी है कि सच्ची खबरें लोगों तक पहुंचाएं। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। मैं हूं राजकुमार यादव। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के फैलते प्रकोप को रोकने के लिए कलेक्टर ने 7 जून तक जिले के समस्त रेस्टोरेंट, होटल एवं बार को बंद करने का दिया निर्देश। देखिए रिपोर्ट। नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं आम जनमानस को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर यानी आबकारी विभाग के आदेशानुसार रायगढ़ कलेक्टर भीम सिंह ने 1 जून से 7 जून 2020 तक जिले के समस्त रेस्टोरेंट एवं होटल बार को पूर्ण रूप से बंद रखे जाने हेतु शुष्क अवधि घोषित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। मैं हूं राजकुमार यादव। केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर 1 जून से अंतर्राज्यीय स्पेशल ट्रेन होगी शुरू। रेलवे स्टेशन पर चिन्हांकित वाहन टैक्सी को यात्री परिवहन के लिए मिलेगी अनुमति। देखिए रिपोर्ट। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के अंतर्गत यात्रियों को अपने राज्य एवं उनके गंतव्य स्थानों तक ले जाने के प्रायोजन से भारत सरकार द्वारा अंतर्राज्यीय स्पेशल ट्रेन संचालित किया गया है। रेलवे बोर्ड के अनुसार 1 जून 2020 से स्पेशल ट्रेन संचालित होंगी, जिसका ठहराव बिलासपुर रेल मंडल के परिक्षेत्र अंतर्गत
अंतर्गत रायगढ़ स्टेशन पर है। रायगढ़ कलेक्टर भीम सिंह के आदेशानुसार रेलवे स्टेशन पर चिन्हांकित वाहन टैक्सी को यात्री परिवहन हेतु अनुमति प्रदान किया जाना है। इच्छुक ऑटो टैक्सी चालक अपना आवेदन जिला परिवहन कार्यालय रायगढ़ में 31 मई तथा 1 जून 2020 को कार्यालयीन समय में समस्त दस्तावेज, पंजीयन पुस्तिका, बीमा प्रमाण पत्र, फिटनेस प्रमाण पत्र, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस एवं प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत कर सकते हैं। रायगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। बलौदाबाजार कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने जिला मुख्यालय बलौदाबाजार स्थित जिला स्तरीय कोविड-19 अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए बनाई गई व्यवस्थाओं का बारीकी से अवलोकन किया और तैयारियों पर संतुष्टि जाहिर की। देखिए रिपोर्ट। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिला अस्पताल से सटे हुए एमसीएच अस्पताल को 100 सीटर कोविड अस्पताल घोषित किया गया है। कोविड प्रोटोकॉल के अनुरूप इलाज के लिए वहां तमाम सुविधाएं विकसित की गई हैं। उन्होंने मरीजों के अस्पताल में इलाज से जुड़ी तमाम जानकारियां ली और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। सीएमएचओ डॉक्टर खेमराज सोनवानी ने अस्पताल के संभावित कामकाज की पूरी प्रक्रिया से कलेक्टर को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि अस्पताल में मरीजों और डॉक्टरों के प्रवेश और निकास की अलग अलग व्यवस्था है। संक्रमण रोकने के लिए अस्पताल में पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर अभय सिंह परिहार ने जिला अस्पताल में उपलब्ध डॉक्टर एवं मरीजों को मिल रही सुविधा के बारे में बताया। कलेक्टर श्री जैन ने जानकारी लेने के बाद कहा कि जिला अस्पताल में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की सुविधा होनी चाहिए। उन्होंने सिविल सर्जन से लेप्रोस्कोपी सुविधा के लिए प्रस्ताव देने को कहा है। उन्होंने कहा कि यथासंभव डीएमएफ मद से यह सुविधा जिले की जनता को जिला अस्पताल के जरिए मुहैया करवाई जाएगी। इस अवसर पर एडीएम जोगेंद्र नायक, जिला पंचायत की सीईओ डॉक्टर फरिया आलम सिद्दीकी, संयुक्त कलेक्टर एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रभारी इंदिरा देवहारी, एसडीएम लवीना पांडे, जिला सर्विलेंस अधिकारी डॉक्टर राकेश कुमार प्रेमी, जिला अस्पताल की कंसल्टेंट स्वाति यदु, डीपीएम सृष्टि मिश्रा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी राजेश्वरी पटेल आदि उपस्थित रहे। बलौदाबाजार से मनन बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। विभिन्न राज्यों से स्वराज लौटे प्रवासी मजदूरों की तकलीफों को तो आपने बखूबी सुना होगा, जिन्हें खाना पीना, रहना और बसने की सुविधा सरपंच द्वारा नहीं दी जा रही, परंतु प्रवासी मजदूरों के लिए मांस मच्छी की व्यवस्था कर अपनी जिम्मेदारी की डींगे हाँकता नजर आ रहा है। देखिए यह रिपोर्ट। स्कूलों में क्वारंटाइन पर रह रहे प्रवासी मजदूरों को कभी गर्मी, भूख प्यास तो कभी जहरीले सांप सरीख ने परेशान कर रखा है। यह सब कुछ ऐसा है मानो नर्क का द्वार किसी ने खोल दिया है। परंतु ऐसी विकट पने अपनी गलती छिपाने और अधिकारियों के सामने अपनी नाक ऊंची करने की जद्दोजहद में ग्रामवासियों की बातों को अनसुना कर अपनी अलग ही राग अलापे जा रहा है। खबर है मुंगेली जिला के पथरिया ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत सोनपुरी का, जहां पर कुछ दिनों पहले ग्रामीणों द्वारा ग्राम पंचायत के अधीन आने वाले नदी में मछली मारने की कवायद शुरू की गई थी, जिसे सरपंच के द्वारा कोरोना महामारी और तमाम प्रकार की बातों को रखते हुए मना कर दिया था, जिस पर ग्रामीणों ने सरपंच की बात को मानते हुए मछली मारना बंद कर दिया। परंतु कुछ दिन बीत जाने के बाद सरपंच पति राम कुमार गंधर्व के द्वारा खुद ही अधिकारियों को खुश करने के नाम से उसी नदी में दूसरे गांव से मछुआरे बुलाकर मछली मारना शुरू कर दिया, जिस पर ऑब्जेक्शन उठाते हुए ग्रामीणों ने सरपंच को मना किया और उसकी पुरानी बातें उन्हें याद दिलाई। सरपंच के द्वारा ग्राम सोनपुरी सरपंच पति सरपंच है कावेरी
लेकिन उसके पति द्वारा आतंकवादी फैलाया जा रहा है, मनमानी किया जा रहा है। और इसमें कार्यालय में खुलेआम डेली एक दिन नहीं 8 दिन जाता, मीटिंग होते रहता है। दारू मुर्गा अधिकारी लोग भी आते हैं और वहाँ दारू मुर्गा का मीटिंग होते रहता है और जनता यहाँ प्रताड़ित है। किसी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, जैसे आज मछली खेले थे, हाँ, पंचायत भवन पंचायत भवन के द्वारा मुनादी किया गया था कि मछली नदी में नहीं मारना है और स्वयं अधिकारियों को खिलाने के लिए मछली मारा गया। हाँ, मैडम लोग आते हैं, उनके लिए मछली की व्यवस्था करना, ये चोरी के मतलब तरीके से नदी के मछली को मारा जा रहा है। और प्रतिबंधित गाँव वाले के लिए किया गया है 5000 रुपया दंड के लिए। ये सरपंच पति के द्वारा ये आतंकवादी फैलाया जा रहा है और ऐसे सरपंच का पूर्ण इस्तीफा होना चाहिए। तो कुछ भी काम करे, जो भी कुछ करना है, सरपंच पति जो है आज के बाद जो है किसी भी प्रकार के कोई भी काम में जो है विघ्न बाधा ना डाले। न ग्राम पंचायत में आए, न ग्राम पंचायत में किसी प्रकार का कोई व्यवधान डाले। इस तरह से हमारी मांग है। और अगर ये मांग नहीं होगा तो हम लोग धरना में जाएंगे, सीओ के पास जाएंगे, वीडियो के पास जाएंगे, तहसील में जाएंगे, न्यायालय में जाएंगे, जहां जाना होगा हम लोग कलेक्टर के पास भी जाएंगे। यही हमारी मांग है। या नहीं हो सकता तो सरपंच इस्तीफा दे। इस्तीफा दे, सिर्फ इस्तीफा चाहिए। बताएंगे, परिचय बताएंगे। मेरा नाम भागवत प्रसाद पांडे है जी। मैं ग्राम पंचायत सोनपुरी का रहने वाला हूँ। ग्राम पंचायत सोनपुरी में रहता हूँ जी जी, मूल निवासी हूँ जी। आज सरपंच जो है, आज आपके गांव में हमारे रमझाझर की टीम आए हुए हैं, गांव के सभी आप लोग इकट्ठित हुए हैं, क्या समस्या है बताइए। बता रहे हैं सर, ग्राम पंचायत में जब से कोरोना का ये संक्रमण जो मतलब लागू हुआ है, इसमें ग्राम पंचायत में सूचना दिया गया है कि मछली नहीं मारना है, मछली नहीं मारना है। हम गांव का सब पालन कर रहे हैं। गांव के एक व्यक्ति मजदूर से लेकर के जो भी किसान है सब पालन कर रहे हैं। और इसके बाद सरपंच जो भागा डालवाए तो हम गांव के आदमी बिल्कुल बाइकाट बंद कर दिए। उसके बाद सरपंच 3 बार 4 बार मछली मार करके स्वयं खा रहे हैं और खवा रहे हैं। गाँव को किसी को नहीं मारने देते, अपने लोग खाते हैं। आज रात को जैसे उन लोग कल रात पुलिस को सूचना दिए थे, पुलिस लोग यहाँ आए थे, इन लोग सूचना फर्जी दिए हैं और यहाँ आ करके पुलिस वाले खैर कुछ नहीं किए हैं, है ना। आए हैं, देखे हैं और बच्चे तो थे, हम लोग तो नहीं थे, है ना। अभी हमको बुलाए हैं गाँव ज्ञान मान करके। पूरा आपका गांव इसका विरोध कर रहा है ना जी, पूरा गांव का विरोध है ना। गाँव वालों को न दिए बाहर के आदमी को बुलाकर मछली मारा जा रहा है। सरपंच को विरोध है यही जो कि अभी ग्राम पंचायत में इतना हुड़दंगी मचाया गया है। किसके द्वारा मचाया गया? सरपंच के द्वारा। सरपंच क्या हुड़दंगी मचाया गया? अभी बाहर में जो रोड टूटा है, तो रोड टूटा है ना, सरपंच कौन है? राम कुमार गंधर्व। पत्नी है, पत्नी कहीं भी नहीं गया। राम कुमार गंधर्व कहीं भी नहीं गया है, कहीं भी नहीं गया है, वही वो आता है। नहीं तो सरपंच तो कावेरी भाई है। हाँ, कावेरी भाई, लेकिन कावेरी कोई हाथ नहीं है इसमें। कहीं भी कुछ पंचायत के काम कराओ, सील लगाओ, दस्तखत लगाओ, अभी तक ग्रामीणों का जैसे अभी रोजगार गारंटी काम चल रहे थे, वहाँ से हम 8 दिन के अंदर में डिमांड भरते हैं। वो डिमांड अपना कौरी अली के होना चाहिए, तो आप राम कुमार ही साइन करके देता है ना। वहाँ उसका कोई ताल्लुक नहीं है ना। तो अपना डिमांड लेकर, अपना फार्म लेकर, पावती लेकर जाते हैं। इन सब का आप लोग सीओ साहब के पास शिकायत किए थे कि नहीं? अभी तक के कहीं नहीं है, पहले बार है सर। 4 महीना ये पहली बार अभी हुआ है ना। ये पहले बार में क्या है, अपना अभी बन गए हैं तो थोड़ा बहुत की जनता से कुछ ही में से चलेंगे। ऐसे कोई आदमी आपसी बोलता है लेकिन करता नहीं है। और एक अचानक मछली का नाम लिखे हुआ है, इसीलिए ये दंगा फसाद हो रहा है कि पूरा इकट्ठा जनता हाहाकार मतार इसी के लिए
हो रहे हैं। जैसे अपना रोड है, रोड जहाँ है तो रोड कई जगह का रोड ऐसे बना है, जहाँ नहीं बनना है वहाँ बना है कानून से बेकानून। जैसे अपना मकान कोटवार के राधे श्याम कोटवार के घर मेरा काम मकाम है, वहाँ मैं 5-6 ट्रैक्टर माटी डाला था। वहाँ जीसीपी चला रहे थे सरपंच, वहाँ जाकर मैं बोला कि माटी क्यों खना रहे थे, बस एक शब्द बोला हूँ। उसके बाद जो पंच रहा वो बोला कि सरपंच से लगाया फोन, अरे सुना सर थोड़ा 2 मिनट, और वहाँ से तत्काल सरपंच फोन किया तो मैं कि फोन नहीं, यहाँ मौका गणित में आकाओ। वहाँ से मैं आज यहाँ पूरा पंच सरपंच पूरा मेरे को अंदर करने के लिए पूरा यहाँ माहौल बना दिया। अच्छा, सभी शराब भी पीते क्या? अब वो शराब का तो वो समय पता नहीं है सर, अपने दूल्हे में बैठे थे, है ना भाई, वो बीच में शराब के बीच में नहीं था, है ना। रिपोर्ट लिखाने की धमकी दे रहे थे क्या? हाँ, पूरा रिपोर्ट मेरा बन गया था, पूरा रिपोर्ट तैयार हो गया था कि नहीं कहे उसके तत्काल में डंका बना अंदर करे को मोर समय आगे नहीं। राम जी, ऐसी स्थिति में आप क्या चाहते हैं? ऐसी स्थिति में गांव के जो नगरीय के जो है ना, तो यहाँ सरपंच और पंच का पूरा इस्तीफा होना चाहिए और नया चुनाव होना चाहिए। परंतु इस पर सरपंच पति के न मानने पर ग्रामीणों ने कड़ा विरोध जताया, जिस पर सरपंच पति राम कुमार गंधर्व ने त्वरित रूप से पुलिसिया कार्रवाई करवाते हुए ग्रामीणों पर मारपीट व गाली गलौज कर अपनी बात को सही साबित करने पर तुला रहा। ये पुलिस बुलाया सर और सीधा मारने लगा उतर कर। क्यों बुलाया था पुलिस? पता नहीं सर, चिल्ला रहे हो कि बुलाया और धमकी दे रहा था, वो कर दूंगा, हम जान नहीं निकालेंगे, ऐसा बोल रहा था। कहाँ पर मारा है? यहाँ पर। कौन मारा इसको? पुलिस वाले ने मारा, इसीलिए हम लोग कोटवार भी है, मेरे को भेज कर धरने लगा। गर्दन मछली नहीं मारना है ऐसा करके पूरा पहले मुनादी हुआ था नदी में, और ये जो है जबरदस्ती अपना पूरा आदमी बुला करके यहाँ गांव वाले को छोड़कर दूसरे गांव वाले को बुला करके यहाँ जाल डलवा दिया। इसी के नाम से रात को जो है बैठक हुआ था, जिसमें इन लोग पुलिस बुला करके 2-4 बच्चे को मारवाए, पिटवाए, गाली गलौज करवाए। इस पर कुछ समझदार ग्रामीणों ने मीडिया को जानकारी देकर त्वरित रूप से घटना स्थल पर बुलाया, जिस पर देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में लॉकडाउन की स्थिति में भी ग्रामीण इकट्ठा हो गए और सरपंच पति राम कुमार गंधर्व का विरोध करने लगे। आपको बता दें कि ग्रामीणों का सरपंच पति के ऊपर आरोप है कि वह आए दिन पंचायत भवन में शराबखोरी, मांस मच्छी का भक्षण करता रहता है, जिसका ग्रामीण लगातार विरोध करते हैं। परंतु अब तक सरपंच पति अपने ऐशो आराम और छोटे मोटे अधिकारियों के साथ बैठकर गुलछर्रे उड़ाने में मशगूल रहता है। आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़ के ब्यूरो प्रमुख मुगेली ईश्वर साहू द्वारा सरपंच पति राम कुमार गंधर्व से ग्रामीणों द्वारा लगाए गए आरोपों के विषय में पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ आरोप को खारिज करते हुए क्वारंटाइन में रह रहे मजदूरों को उचित व्यवस्था देने की बात कही और इसीलिए मछली मारना स्वीकार किया। परंतु यहाँ पर सोचने वाली बात भी है कि क्वारंटाइन में रह रहे मजदूरों को कहीं खाना तो कहीं बिजली तो कहीं पानी नसीब नहीं हो रहा और इस ग्राम पंचायत में प्रवासी मजदूरों को सरपंच द्वारा मछली मारकर खिलाया जा रहा है। कल तो शराबखोरी भी सरपंच द्वारा यही बात कहते हुए पंचायत भवन में कराया जा सकता है। मैं हूं राम कुमार गंधर्व, सरपंच पति। जैसे कि हमको सूचना मिली कि यहाँ मछली के लिए प्रतिबंध लगा हुआ है 5,000 रुपया करके, उसके बावजूद भी ग्रामवासियों के बिना पूछे आपने मिनट खुलवाया करके और पूरे ग्राम पंचायत के ग्रामवासी आपके सामने अभी इकट्ठे हुए हैं और आपका विरोध भी कर रहे हैं। क्या बताना चाहिए? इसका कारण ये है, हमने प्रतिबंध लगाया है खुद भी जी। मैं ही लगवाया था प्रतिबंध पंचायत की सहमति से, पंचायत बॉडी की सहमति से जी। और उसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण ये था कि ये घाट घाटे सबको मछली मारने वाले लोग बहुत गंदा करते हैं जी। कभी भी किसी भी समय जाकर के वहाँ गंदगी फैला हम सब साफ सफाई के मद्देनजर हमने प्रतिबंध लगाया। लेकिन अभी कोरोना की इस टाइम जैसे क्लोरोटाइन सेंटर है जी, यहाँ क्या हो रहा है, जितने प्रवासी भाई आए लगभग हमारे यहाँ 140 प्रवासी आए, तो ये प्रोसेस मेरा 8 दिन से चल रहा था क्योंकि हमारे पास अभी शासकीय बजट मुझे मिला नहीं।
कोई भी पेमेंट नहीं आया और कहीं से कोई सहयोग भी नहीं मिल रहा है। तो हमने ये देखा जहाँ तक के हमसे हुआ, हम अपने पंचायत में पंचायत बाटी से लेकर के चंदा किए हैं आपस में, कोई 1 कुंटल चावल दिया, कोई दाल दिया, कोई सब्जी दिया। उसके बाद भी जो क्वारंटाइन सेंटर में हमारे प्रवासी भाई हैं, इनका डिमांड कभी कोई मुर्गा बोले, कभी कोई मछली बोले, है ना, कभी कोई दाल चावल सब्जी में नहीं खाएंगे, कभी कोई बैगन की सब्जी नहीं खाएंगे। इस तरह से हमको बहुत ज़्यादा हम लोग प्रेशर में थे। हमने सोचा पंचायत बाटी में हमने निर्णय लिया, क्यों ना यार, हमारा नदी है ना, और पंचायत के अंतर्गत आता है, इसलिए हम पंचायत की सहमति से, ग्रामीणों को हमने नहीं पूछा है ये मैं मानता हूँ, लेकिन हमने पंचायत की सहमति से आज ये गेनेट लगवाए हैं, जबकि मछली अभी निकाले नहीं। और हमारा मानना ये था कि क्वारंटाइन सेंटर में जो भी हमारा भाई है उनको हमें खिलाएं। एक बात, दूसरी बात अभी ये है कि उनके डिमांड को पूरा करना ये प्रमुखता नहीं है। उनको जो भी बन रहा है चावल दाल सब्जी ये देना है, ना कि उनको मुर्गा दारू और मछली ये देना उचित नहीं है। अभी पूरे छत्तीसगढ़ में सभी जगह है, अगर ऐसा डिमांड को पूर्ति करते रहेंगे तो आपके गांव में तभी प्रतिबंध लगा हुआ है। आपको कम से कम ग्रामवासियों को भी पूछ लेना चाहिए था। जी मैं नहीं पूछे हैं, इसलिए ग्रामवासी सब क्रोधित हैं। इसीलिए ये लोग कल भी आए थे, तो हमने सोचा पंचायत स्तर पे हम इसका निर्णय ले लेते हैं, है ना। अगर मैं गलती किया हूँ तो पंचायत में जो नियम है जो सबके लिए हो मेरे लिए जी, है ना, मैं उनके विरुद्ध तो नहीं हूँ। लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं कुछ लोग, जैसे चौक चौराहा वगैरह वगैरह, हमने अभी क्या किया, सारे रोड को चौड़ी कर दिए हैं। अतिक्रमण वाले जो भाई थे पंचायत की सहमति से हम हटा दिए, तो कुछ लोग उसको हवा दे करके, है ना, पब्लिक को भड़का रही है और कुछ नहीं। अच्छा, अभी सुनने में ये आया है कि यहाँ कोई अधिकारी आते हैं तो उसको आप मछली निकलवा के खिलवाते हैं करके, और यहाँ शराब और आपका बाटल मिलता है करके। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो देखिए क्या होता है, लोगों का किसी के ऊपर आरोप लगाना बहुत आसान बात है, और जो पद में रहता है आरोप उसी के ऊपर लगता है। हाँ, लोगों के पूछे जाने पर ये भी बताया गया कि यही मुर्गा बनता है पंचायत भवन में, यही सब पंच बैठ करके शराब पीते हैं करके। इसके बारे में क्या बोलेंगे? हमारे यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है ना, जो यहाँ शराब पीता हो या मुर्गा खाता हो। हाँ, चाय जरूर बनाते हैं, है ना। और अगर मान लो जैसे आप सुबह से आए हैं तो हम चावल सब्जी की भी व्यवस्था रखे हैं, है ना। नाश्ता ना करा के मान लो आपका लंच टाइम हो गया तो हम अपने इस तरह से वो भी व्यवस्था रखें। अभी गांव वाले आपका विरोध कर रहे हैं कि नेट को निकालने के लिए मछली, अभी आप क्या करेंगे? अभी गांव की जो सहमति होगी, मैं गांव के विरुद्ध नहीं हूँ, गांव की जो सहमति होगी लेकिन वो भी शांतिपूर्वक। कल ऐसे ही हुआ, इतना हुड़दंग किए हैं ये लोग, इनका एक वीडियो मैं रखा हूँ, इतना हुड़दंग किए गली गली। अभी भी आप देख सकते हैं धारा 144 का उल्लंघन किया जा रहा है। मैं अभी बोला ये फैसला अभी आप लोग छोड़ दो, आप लोग जो कहोगे मैं करूँगा, लेकिन आप धारा 144 का पालन करें। और खास करके कोरोना का टाइम चल रहा है, डिस्टेंस बना के रखें। फिर भी लोग मेरे बात नहीं सुन रहे थे। तो धारा 144 का बात किए, डिस्टेंस की बात किए, तो आप वो सरपंच पति हैं और अभी आप मास्क नहीं लगाए हैं, इसके बारे में क्या बताएं? सर ऐसा है, देखिए मैं अभी पसीने से लथपथ हूँ, आप देख रहे हैं, है ना। मैं अभी मास्क लगा के गया था, लेकिन जैसे ही अभी ये लोग गए मेरे पास कि आप चलिए वहाँ पंचायत का ताला खोलिए, ताला खोलिए, मैं ताला खोलने आ गया हूँ, है ना। नहीं, ये मास्क एकदम जरूरी है, क्योंकि आप जी सर, आपके जनप्रतिनिधि हैं जी, और सरपंच पति हैं जी। इन लोग भले मत लगाए, इनके ऊपर आप कार्रवाई करवा सकते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल लगाना। मैं मानता हूँ सर, मीडिया टीम भी यहाँ पहुँची है, इसके सामने पूरा छत्तीसगढ़ आपको देखेगा जी। और मास्क आप खुद नहीं लगाए हैं जी। मास्क के बारे में मेरा यही कहना है, मास्क मैं लगाया था, लेकिन ये पसीने हो गया तो वहीं पर छोड़ दिया हूँ। जहाँ अभी बैठक थी उसी जगह मैं छोड़ दिया हूँ। मास्क लगा हुआ है, मैं अभी उसको लगा दूँ। अभी क्या करेंगे, गिनेट को निकालेंगे, कैसे करेंगे? जैसा हमारा सहमति बने ग्रामीण भाई और हमारा पंचायत। बहरहाल ग्राम पंचायत सोनपुरी के सरपंच पति के ऊपर ग्रामीणों ने आरोपों की झड़ी लगा दी है, और कई जगह आवेदन प्रतिवेदन सुपुर्द करने के बाद भी अब तक किसी भी प्रकार की कोई प्रशासनिक कार्रवाई सरपंच या सरपंच पति के ऊपर नहीं की गई है, जिस बात को लेकर ग्रामीणों में खासा आक्रोश देखा जा सकता है। सरपंच हटाओ गांव बचाओ के नारे के साथ कोरोना महामारी और लोग उनकी विकट परिस्थिति में भी बिना मास्क, बिना सैनिटाइजर और बिना किसी बीच बचाव के सरपंच द्वारा ग्रामीणों की बातों की अवहेलना करते हुए गांव और गांव की नदी में देखा गया। अब आगामी दिनों में यह देखने वाली बात होगी खबर के प्रसारण उपरांत किस प्रकार से जिम्मेदारों के द्वारा इस आवश्यकता से ज्यादा जिम्मेदार सरपंच के ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई किया जाता है। पथरिया से ईश्वर साहू की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।
और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। रायगढ़ जिले के विकासखंड पुसौर में पढ़ाई तुहर दुआर योजना से घर बैठे बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई। पुसौर क्षेत्र के स्कूलों के 270 कक्षाओं में 9171 विद्यार्थी हो रहे लाभान्वित। देखिए रिपोर्ट। रायगढ़ जिले के विकासखंड पुसौर में पढ़ाई तुहर दुआर योजना के अंतर्गत 200 शिक्षक प्राथमिक, मिडिल, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। शिक्षक न केवल अपने विद्यालय के छात्रों को वरन समूचे विकासखंड के विद्यार्थियों तक पढ़ाई को उनके द्वार तक ले जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन की इस योजना से शिक्षक, छात्र एवं अभिभावक भी रुचि लेते हुए वेबसाइट ऐप के माध्यम से घर में रहकर पढ़ाई करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। शिक्षक घर में ही व्हाइट बोर्ड स्क्रीन शेयर कर छात्रों को सभी विषयों को समझाने का पुरजोर प्रयत्न कर रहे हैं। दिनांक 6 से 8 मई तक की स्थिति में 60 प्राथमिक, 89 मिडिल, 46 हाई और 85 हायर सेकेंडरी स्कूल के कुल 270 कक्षाओं में 9171 छात्र लाभान्वित हुए हैं। विकासखंड शिक्षा अधिकारी श्री दिनेश पटेल द्वारा लगातार प्राचार्यों के साथ मीटिंग लेते हुए इस कार्यक्रम को और सफल बनाने के लिए 1 जून से संकुल स्तर और जोन बनाकर कक्षाएं संचालित करने पर जोर दिया है। सीआरसी, सीएससी एवं संकुल नोडल अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है। समय सारणी, विषयवार, शिक्षकों की ड्यूटी, रोटेशन पद्धति के अनुरूप 1 हफ्ते का शेड्यूल तैयार कर शीर्ष अधिकारियों तक प्रेरित करना होगा ताकि अधिक से अधिक छात्र लाभान्वित हो सकें। इस योजना को सफल बनाने में विकासखंड शिक्षा अधिकारी दिनेश पटेल, सभी प्राचार्य, सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, कांता तिवारी, बी पटेल, नैमिष पाणिग्रही, मोहन नायक, उमा शंकर गुप्ता, मिडिल प्रभारी नरेंद्र चौहान, एस सारथी, पुष्पांजलि दासे का विशेष योगदान रहा। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। नगर पंचायत कार्यालय में छजका नेता एवं छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत प्रमोद जोगी जी के निधन पर लॉकडाउन की स्थिति में भी नियमों का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग में रहकर श्रद्धांजलि सुपुर्द की गई। देखिए रिपोर्ट। नगर पंचायत अध्यक्ष ग्वालदास अनंत ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि अजीत जोगी जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहते हुए अपने कर्तव्य के प्रति जिम्मेदार थे। जोगी जी राज्य भक्ति, सादगी व ईमानदारी के प्रतीक थे। जोगी जी छत्तीसगढ़ के प्रथम ऐसे नेता हैं जो लगातार 17 वर्षों तक कलेक्टर रहे। नगर पंचायत सभापति संपत जायसवाल ने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि हम सभी को माननीय अजीत जोगी के सिद्धांतों, सादगी व ईमानदारी, सहज जीवन शैली को अपनी जीवन में ढालना चाहिए एवं उनकी कार्यशैली पर चलते हुए अपने प्रदेश के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। यही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। श्रद्धांजलि सभा में पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष जायसवाल सिंह छाबड़ा, जसपाल सिंह छाबड़ा, जयप्रकाश लोधी, ओमू दीवान, अभिषेक सिंह यादव, रवि राठौर, तुलसी सोनवानी, अनिल साहू, कमल डरसेना, गुलशन साहू, मोन्टू जायसवाल उपस्थित रहे। आज हम सब के लिए बहुत ही दुखद ये क्षण है, न केवल व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए, जो हम लोग के एक नज़दीकी पारिवारिक मित्र भी रहे, राजनीति के क्षेत्र में काफ़ी लंबा अनुभव माननीय जोगी जी के साथ काम करने का अवसर आया। कई रूप में देखा उन्हें, कलेक्टर के रूप में देखा, बाद में सांसद के रूप में राज्यसभा में गए, इस रूप में देखा, संगठन के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी के रूप में देखा, बाद में 2000 से मुख्यमंत्री के रूप में पहले मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के बने। हर रूप में उनको देखा और निश्चित रूप से एक बात तो स्पष्ट है कि अद्भुत जीवटता के साथ उन्होंने अपने राजनीतिक क्षेत्र में काम किया, सामाजिक क्षेत्र में काम किया और छत्तीसगढ़ के एक लोकप्रियता की हासिल की, जो बहुत ही बिरला हो सकता है। गरीब हो, अमीर हो, समाज के सभी वर्गों में समान रूप से जोगी जी की एक विशिष्ट पहचान बना के उन्होंने रखी थी। और आज जब वो
जीवन और मौत से आदमी कैसे लड़ सकता है। 20 दिनों तक ब्रेन डेड होने के बाद भी ये संघर्ष करते रहे और डॉक्टर विज्ञान भी इस बात के लिए चमत्कृत हो गया कि इतने समय तक ब्रेन डेड होने के बाद भी कोई व्यक्ति जीवित रह सकता है। ये उनकी अद्भुत जीवन जीने की शक्ति और इच्छा शक्ति बताता है। तो हर क्षेत्र में हमने उनको बहुत नज़दीक से देखा। विधानसभा के अंदर उनकी विद्वतापूर्ण भाषण सुना, आक्रमण भी उतने ही तेज़ी से करते थे और जैसे ही विधानसभा के हाल से बाहर आते थे फिर ठाके लगा के मुस्कुरा के मिलना, उनकी ये तरीका अपने आप में अद्भुत था। बहुत नज़दीक से हम लोगों ने काफ़ी क्षण बिताए। आज मैं अपनी ओर से उनके परिवार के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मृतात्मा को शांति मिले, ईश्वर उन्हें स्थान दे और परिवार को इस कठिन शोक को सहने की क्षमता दे, यही ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। पथरिया से राजकुमार बघेल की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। राजनांदगांव के छुई खदान ब्लॉक के वनांचल क्षेत्र साल्हेवारा में एक अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाने में थाना साल्हेवारा को बड़ी सफलता मिली है। देखिए क्या है पूरा मामला। पुरानी रंजिश को लेकर वह मृतक की करतूतों से परेशान होकर मोहल्ले वासियों ने दिया था वारदात को अंजाम। मृतक का मोहल्ले में घुसकर चोरी करना, डराना धमकाना एवं बच्चों को मारने की धमकी से गाँव वाले थे परेशान। मामले में सभी 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। सभी आरोपियों को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। छुईखदान ब्लॉक के वनांचल क्षेत्र साल्हेवारा में एक अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में थाना साल्हेवारा को बड़ी सफलता मिली है। आरोपीगण परमानंद जम्मारे पिता रूपऊ जम्मारे 40 वर्ष, लोकेश पिता परमानंद जम्मारे 24 वर्ष, नोहतलाल ठाकरे पिता रामावतार ठाकरे 22 वर्ष, मोहन उर्फ कोमल पांचे पिता गुहरी 48 वर्ष, बजारू पांचे पिता गुहरी पांचे 45 वर्ष, नरसिंह पांचे पिता लिमतरिहा पांचे 37 वर्ष, नंद कुमार पांचे पिता स्वर्गीय सुखुराम पांचे 40 वर्ष, कुलेश्वर ठाकरे पिता गौतरिहा 24 वर्ष और जलचंद पिता मोहन पांचे 20 वर्ष सभी ग्राम पंचायत मायापारा, गोंगले थाना साल्हेवारा, जिला राजनांदगांव के निवासी हैं। गौरतलब हो कि 25 मई को ग्राम गोंगले निवासी नारद पिता फेकूराम पांचे उम्र 30 वर्ष की गुमशुदगी का सूचना पंचू पिता बैसाखू पांचे ने दी थी, जिस पर थाना साल्हेवारा ने गुम इंसान क्रमांक 04/2020 दर्ज कर पतासाजी किया जा रहा था। 23 मई को गुम इंसान नारद पांचे का शव ग्राम कंसिंगा के खेत में रूपलाल यादव के खेत में कुआं में होने की सूचना होने पर मौके पर मर्ग क्रमांक 06/2020 धारा 174 कायम कर पंचनामा की कार्रवाई किया गया। घटना स्थल अवलोकन एवं प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के आधार पर मामले का खुलासा हुआ कि 7 मई को परमानंद जम्मारे के लड़के को मृतक नारद पांचे द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई थी। उसी दिन रात्रि लगभग 10:30 बजे ग्राम गोंगले के परमानंद जम्मारे के घर के समीप सभी आरोपी खाना खाने के बाद बाहर बैठे हुए थे। उसी समय मृतक सोलर पंप में पानी पीने आने के दौरान लोगों को देखकर उपवास करने लगे। मृतक के उपहास को सुनकर सभी आरोपियों ने एक मत होकर मृतक के ऊपर पत्थर लाठी डंडे से मारकर अधमरा कर दिया, जिसे बाद में आरोपियों ने बांधा तालाब गोंगले उठाकर पुनः मारपीट करने पर मृतक ने दम तोड़ दिया। मृतक के दम टूटने पर शव को छुपाने के लिए ग्राम कंसिंगा खार के कुआं में फेंक दिया था, जिस पर थाना साल्हेवारा ने अपराध क्रमांक 25/2020 धारा 302, 201, 34 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया था। पुलिस हिरासत में पूछताछ करने पर सभी आरोपियों ने अपनी गुनाह कबूल लिया है। आरोपियों ने मृतक की हरकतों से तंग आकर घटना को अंजाम दिया था। मामले में आरोपियों का कृत्य अपराध धारा सदर का घटित करना पाए जाने पर आज गिरफ्तार कर जुडिशियल रिमांड पर
पर जेल भेज दिया गया है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी व्यास नारायण चुरेंद्र सालेवारा, उप निरीक्षक अजीत सिंह राजपूत, शेष नारायण कश्यप, आरक्षक मनोज हरमुख, बसंत राठिया, प्यारेलाल धुर्वे, दौलत मरकाम, भुवन पोरते, आनंद देवाले एवं ईश्वर मरकाम का सराहनीय योगदान रहा। राजनांदगांव से चंद्र कुमार कोसरे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। राजनांदगांव के छुईखदान ब्लॉक के गंडई नगर में गत दिवस राजीव गांधी न्याय योजना के संबंध में कांग्रेसियों ने प्रेस वार्ता ली। देखिए यह रिपोर्ट। गंडई के जमींदार व पूर्व मंडी अध्यक्ष लाल टाकेश्वर शाह खुसरो ने राजीव गांधी न्याय योजना को छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए वरदान कहा है। श्री खुसरो ने प्रेस वार्ता में कहा कि छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार किसान पुत्र हैं, जिसने किसानों की पीड़ा को महसूस करते हुए धान की अंतर राशि को राजीव गांधी न्याय योजना के रूप में दिया है। अंतर की राशि 4 किस्तों में देने से किसानों को जरूरत के समय में काम आने की बात उन्होंने कहा। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोविड-19 को देखते हुए केंद्र सरकार से कृषि कार्य को मनरेगा में जोड़ने की बात कही है, जिससे अन्य शहरों में पलायन करने वाले मजदूरों में कमी आएगी और उन्हें उचित मूल्य भी मिलेगा। साथ ही केंद्र सरकार से प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 10-10 हजार रुपए डालने की बात कही है, जिसके चलते कोरोना के मार झेल रहे लोगों को राहत मिल सकेगी। वार्ता में राजमहंत व वरिष्ठ नेता महेश दास रात्रे ने राज्य सरकार द्वारा अंतर की राशि को 4 किस्तों में दिए जाने का मजाक बनाते हुए विपक्ष पार्टी को करारा जवाब देते हुए कहा कि केंद्र सरकार किसानों को जब प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत मिलने वाली राशि को साल में 3 किस्तों में दे रही है, तो राज्य सरकार अंतर की राशि 4 किस्तों में देना कहां तक गलत है। आज की जो बैठक आज आयोजित की गई है ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा, प्रदेश के कांग्रेस कमेटी ने निर्देशित किया था कि राजीव जी के शहादत दिवस के दिन किसान के लिए जो महत्वपूर्ण योजना लागू की गई है, राजीव गांधी न्याय योजना, जिसको पूरे प्रदेश में किसानों के हित में चुनाव संपन्न होने के पूर्व जो हमारी सरकार ने, भूपेश जी की सरकार ने जो किसानों को वायदा किया था, वायदा के अनुरूप प्रति कुंटल धान की खरीदी में जो भावांतर की राशि थी, उस राशि का प्रथम किस्त किसानों को दिया गया है। इस संबंध में हमने ये बैठक आयोजित किया था ताकि किसानों को हम बता सकें कि किसान सरकार जो है किसानों के साथ है। आगे की योजना क्या है सरकार की किसानों के लिए? किसानों के हित में सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, जिसमें किसानों की धान खरीदी है, किसानों को केसीसी ऋण प्रदान करना है, और किसानों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण योजना ये है कि मनरेगा से किसानों का जोड़ा जाए। ये जो राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को अनुरोध किया है कि जिस प्रकार से कोविड के चलते, कोरोना के चलते पूरे विश्व में महामारी का जो प्रकोप है और जिस तरीके से अपने अपने प्रदेशों से मजदूर जो है पलायन करते हैं, इस पलायन को रोकने के लिए मनरेगा ही एक ऐसा सशक्त माध्यम होगा और इस मनरेगा से किसानों को भी बहुत लाभ होगा और मजदूरों को काम मिलेगा। आज तो अगर आप कोरोना वाली बात कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में तो बहुत तेज़ी से फैलने लगा, इससे पहले कंट्रोल था, उसकी खास वजह क्या हो सकती है? अब उसकी वजह यह है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने जल्दबाजी में जो निर्णय लिया, उस निर्णय के चलते लॉकडाउन किया गया और लॉकडाउन के बाद आम व्यक्ति को ये बीमारी नहीं थी, ये खास लोगों के द्वारा ये बीमारी जो है अपने देश के अंदर में प्रवेश किया, जिसकी वजह से आज पूरा विश्व में और पूरे भारतवर्ष में, खास करके हम भारतवर्ष की बात करते हैं, मजदूर तबके के जो लोग थे, जो अन्य प्रदेशों में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, झारखंड में और
पूरे भारतवर्ष में अलग अलग प्रदेशों के लोग जिस तरीके से जिस भीड़ में काम कर रहे थे और एकाएक सारी यात्रा स्थगित हो गई, ट्रेन बंद हो गया, हवाई यात्रा बंद हो गई, बसेस बंद हो गया, अंतर्राज्यीय संसाधन सारे सुविधा जो है आवागमन की बंद कर दी गई, जिसकी वजह से ये परिस्थिति निर्मित हुई है। जो लोग संक्रमित नहीं थे वो लोग भी इस संक्रमण के चपेट में आ गए और आज हर व्यक्ति के लिए ये महामारी जो है भयावह हो गई है। अब तो केवल एक ही चीज़ इस बीमारी को रोकने में कामयाब कर सकती है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग। इसी को अपनी सजगता का परिचय आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से ये बीमारी है उस बीमारी से निजात पाने का एक प्रमुख संसाधन यही है। राजनांदगांव से चंद्र कुमार कोसरे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। एक मिनट पहले तो थोड़ा ज़्यादा डालो ना, बहुत तेज कार्बन आ गया। नमस्ते सर, हम लोग छत्तीसगढ़ से हैं। मैं संजय सोनी। हम लोग DDU-JKY एक प्रोजेक्ट है जिसमें रायगढ़ OPJCC में हम लोग ट्रेनिंग करके यहाँ हम लोगों का प्लेसमेंट दिल्ली में कराया गया था, दिल्ली रोहिणी सेक्टर 23 में। और हम लोग यहाँ पे आए 4 महीना हो गया है। 4 महीना में हम लोग 2 महीना काम किए थे, उसके बाद फिर लॉकडाउन चालू हो गया। लॉकडाउन चालू होने के बाद काम बंद था, हम लोग काम नहीं मिल रहा था और लॉकडाउन है बोल के हमारा जो मालिक था यहाँ का वो हम लोगों को सैलरी नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, खाने पीने का कुछ नहीं दिया, राशन वासन कुछ भी। तो हम लोगों के पास जितना पैसा था उस सब से हम अपना खा रहे थे और लास्ट में अब हम लोगों के पास पैसा नहीं है और हमारा रूम मालिक हम लोगों को रूम के किराया देने के लिए बोल रहा है और नहीं दे रहे हो तो फिर बाहर जाओ करके हम लोगों को बाहर भगा रहा है। हम लोग बहुत समस्या में हैं और घर जाना चाह रहे हैं, पैसा नहीं है, खाने पीने के लिए कुछ सामान नहीं है, लेकिन हम लोग घर नहीं जा पा रहे हैं और घर जाने के लिए हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं, हर तरह का कोशिश, फिर भी हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम घर जा सकें। हमारा फैमिली हम लोगों के लिए बहुत परेशान है, सब रो रहे हैं, हम लोग यहाँ भूखा मर रहे हैं सब लोग एकदम से। आज 3 दिन हो गया हम लोग कोई खाना नहीं खाए हैं। हमारा जो कॉलेज के सर हैं और यहाँ का जो मालिक है कोई हमारा हेल्प नहीं कर रहा है, एक फ़ोन तक नहीं कर रहे कोई कि कैसे हो, क्या कर रहे हो बोल के। और बाहर जाने में डर लग रहा है, बाहर बीमारी है, पूरा मर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, हमारी ज़िंदगी नरक जैसे हो गया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें घर जाने में मदद करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। यहाँ के इतना तो बहुत तकलीफ मिल रहा है हम लोग को कैसे भी करके हम लोग को बस घर जाना है, एक बार हम लोग को घर पहुँचा दीजिए। बहुत तकलीफ से जी रहे हैं हम लोग, तो प्लीज़ इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए। खाना पीना नहीं मिल रहा है, 2-3 दिन से खाना नहीं है हम लोग, प्लीज़ हम लोग को घर जाना है, कैसे करके बस घर पहुँचा दीजिए। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों, ब्रह्म मुख से
मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन, प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदि देव प्रजापिता श्री बोलते ध्वनियों, मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। सोहनी सूरत मोहनी मूरत ज्ञान के मोती, भव्य मुख पर चंद्रमासी चमकती ज्योति, दिव्य दर्शन दिव्य वाणी बोलते ध्वनियों, मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे बोलते ध्वनियों, मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, से शिव बाबा पधारे। या फिर 7693940333 पर। घरों में रहकर अपना और अपनों को साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को, हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं, बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर।
6 वर्षों से लगातार भाटापारा का गौरव बना आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल 2 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्रियों द्वारा एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित। नवोदय हेतु कोचिंग की व्यवस्था, सिंगल सीटिंग अरेंजमेंट के साथ स्वच्छ वातावरण में भविष्य निर्माण, फुल डक्टिंग एसी के साथ छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल फैसिलिटी विद न्यूट्रिशन फूड, पूरे जिले में बस सुविधा उपलब्ध, रेगुलर स्विमिंग क्लासेस के साथ स्मार्ट क्लास व नव निर्माण वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता। तो आज ही संपर्क करें अपने बच्चों के भविष्य को एक मजबूत आधार देने के लिए। आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल, ग्राम बीजाभाट, भाटापारा, बलौदा बाजार। वेलकम बैक टू DLS न्यूज। आइए बात करते हैं दोस्तों, आज 3 जून 2020 बुधवार हो चुका है और आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस वीडियो में जानेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों को, जिसमें कुछ प्रमुख हेडलाइंस न्यूज को जानेंगे दोस्तों। शराब के ऊपर दाम बढ़ चुके हैं। अमेरिका और भारत के बीच संबंधों को लेकर बड़ी खबर है, जहां डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फोन किया है। क्या बातें हुई आपको बताएंगे। और साथ ही पतंजलि के बाबा रामदेव ने दावा किया दोस्तों की आखिर कैसे पतंजलि कंपनी आयुर्वेद के जरिए चीनी वायरस का इलाज करने जा रही है, आपको बताएंगे। साथ ही तूफान को लेकर भी बड़ा अपडेट है, कई राज्यों में आंधी भारी बारिश हो सकती है। एक एक करके सभी खबरों पर नजर डालेंगे, बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। 50 बड़ी खबरें जानते हैं फटाफट से। पहली बड़ी खबर कि दोस्तों बिना आधार कार्ड नहीं कटेंगे बाल। जी हाँ, तमिलनाडु सरकार ने इस तरह का आदेश जारी कर दिया। दरअसल दोस्तों चीनी वायरस के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु सरकार की ओर से एक खास नियम बनाया गया है। अब अगर आप नाई सैलून की दुकान पर जाकर के बाल कटवाना चाहते हैं ना, तो आपको आधार कार्ड दिखाना होगा, या यूं कहे तो सैलून मालिक हर कस्टमर का नाम, पता, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर दर्ज करेंगे। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तमिलनाडु सरकार इस तरह का नियम लागू करने जा रही है। चलिए अगली खबर है कि राजस्थान में फिर से शराब महंगी हुई है। एक बोतल के ऊपर 20 रुपए तक का सरचार्ज बढ़ा दिया गया। जी हाँ, राजस्थान राज्य के अंदर शराब महंगी हो चुकी है दोस्तों। सरकार द्वारा ये अधिसूचना जारी कर दी गई है। कौन कौन से शराब के ऊपर कितने रुपए तक की अधिकतम बढ़ोतरी है, तो आप देख सकते हैं। अंग्रेजी शराब के पौवे पर 5 रुपए बढ़े, अद्ध पौवे पर 5 और बोतल पर पूरा 10 रुपए। जी हाँ, बियर की बोतल के ऊपर 20 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, छोटी बियर पर 5 वगैरह वगैरह, है ना। अच्छा, शराब की बात हो रही तो मैं आपको दारू से संबंधित कुछ और खबरें भी बता देता हूँ। राजधानी दिल्ली के अंदर शराब की दुकानें अब सुबह 9 से लेकर रात 8 बजे तक खुलेगी। वहीं राजस्थान राज्य के अंदर भी शराब की दुकानें अब रात 8 बजे तक खुल सकेगी। इसके अलावा और एक अपडेट है दोस्तों कि राजस्थान के अंदर सभी दुकानों को 8:30 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी है। रात 9 से सुबह 5 बजे तक जीरो मोबिलिटी रहेगी, यानी कि घर से बाहर आप नहीं निकल पाओगे। बाकी 8:30 तक अब दुकानें खुल सकेगी। लॉकडाउन में ये राहत दी गई है राजस्थान राज्य में, है ना। चलिए अगली खबर है दोस्तों कि 5 जून को लगेगा उपछाया चंद्र ग्रहण। 3 घंटे 18 मिनट तक इसका असर रहेगा। जी हाँ, खगोलीय घटनाओं में रुचि रखने वाले लोगों के लिए 5 जून को लगने वाला उपछाया चंद्र ग्रहण खास होगा। इस दौरान दोस्तों 3 घंटे तक पृथ्वी की उपछाया में चंद्रमा रहेगा और इस स्थिति में चांद पर धुंधली सी परत नजर आती है। और ऐसे में दोस्तों ग्रहण काल के दौरान कुछ बातों का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। अगर आप शास्त्रीय मान्यताओं को मानते हैं तो वैसे ग्रहण क्यों लगता है आपको पता है क्या? ये सब ग्रह एक दूसरे के चक्कर लगाते हैं और इस दौरान जब चंद्रमा धरती और सूर्य के बीच में आ जाता है तो चंद्र ग्रहण होता है। और एक कैलेंडर वर्ष में 6 से 7 ग्रहण लगते हैं। इसमें सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों शामिल होते हैं। लेकिन ये जो 5 जून को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है ना दोस्तों, इसमें आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। हालांकि राहत की बात यह है दोस्तों कि इस ग्रहण को आप अपनी खुली आंखों के द्वारा बिल्कुल देख सकते हैं बिना किसी चश्मे के। इसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं होता और साथ ही चंद्र ग्रहण के दौरान आप कुछ भी खा पी सकते हैं, इसमें भी किसी तरह की रोक टोक नहीं है। धर्म से जुड़े जानकारों का कहना कि इस दौरान सिर्फ बच्चों, बुजुर्गों और पीड़ित व्यक्तियों को ही घर से बाहर निकलने की मनाही होती है। ग्रहण से जुड़ी मान्यताएं ये भी कहती हैं कि ग्रहण लगना अशुभ होता है और इस दौरान कई तरह के शुभ कार्यों को करना वर्जित माना गया। आप किसी नए काम की शुरुआत ना करें इस समय। और इसके अलावा ग्रहण समाप्ति के बाद ये ग्रहण का टाइम क्या रहेगा पता है? इस ग्रहण को पूरे भारत में देखा जा सकेगा और ग्रहण मध्य रात्रि 11:16 से रात 2:34 तक रहेगा 5 जून को, है ना। 5 जून को रात 11:16 पे शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो दूसरे दिन आप बिल्कुल ना तो करके एकदम से घर की साफ सफाई वगैरह फ्रेश कर लें सब कुछ, है ना। तो ये कुछ बेसिक बातें ग्रहण से संबंधित। और चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं अगली खबर में, जहां बड़ी खबर देख पा रहे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च किया एक एप्लीकेशन, बताएगा कि किस अस्पताल में कितने बेड खाली हैं और इस एप्लीकेशन का नाम भी चीनी वायरस के ऊपर ही रखा गया है। तो ये दिल्ली सरकार की एक नई पहल है टेक्नोलॉजी के साथ में इस बीमारी से लड़ने की। और चलिए अगली खबर है इनकम टैक्स को लेकर बड़ा अपडेट है, देख पा रहे कि अब नहीं छुपा पाएंगे प्रॉपर्टी और शेयर का लेन देन। इनकम टैक्स विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया। दरअसल आपको पता होगा हाल ही में आपने ये अपडेट भी देखे होंगे कि CBDT यानी कि
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर रिटर्न प्रोसेसिंग और मूल्यांकन को सरल और प्रभावी बनाने की पहल के चलते फॉर्म 26AS को एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट के रूप में बदल दिया। यानी कि सीधी बात यह कि अब इसमें प्रॉपर्टी और शेयर की सभी खरीद फरोख्त की जानकारी को भी शामिल किया जाएगा। इनकम टैक्स का जो नया फॉर्म जारी किया गया ना, उसमें इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए ये सब कुछ जानकारी ब्यौरा देना जरूरी होगा कुल मिलाकर के, है ना। और चलिए अगली खबर है कि CII के प्रोग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा इकोनॉमी पर उन्होंने कहा कि ग्रोथ जरूर लौटेगी, मेड इन इंडिया और मेड फॉर फॉरेन अब देश की जरूरत है। जी हाँ, कितनी अच्छी बात कही है, देखिए जरा। पीएम मोदी जी ने मंगलवार को दोस्तों इंडस्ट्री एसोसिएशन CII के 125 साल पूरे होने के कार्यक्रम को संबोधित किया और इस दौरान प्रधानमंत्री ने इंडस्ट्री के लोगों से ज्यादातर इकोनॉमी पर ही बात की और उन्होंने कहा दोस्तों कि भारत के ग्रोथ को लौटने के लिए अब हमें इस फंडे को अपनाना होगा जो कि मेड इन इंडिया और मेड फॉर फॉरेन, यानी कि चीजें अब भारत में बनेगी और दुनिया में एक्सपोर्ट होगी, सप्लाई होगी। भारत अब दूसरे देशों की चीजों का इस्तेमाल कम करेगा, आत्मनिर्भर बनने जा रहा। इसके अलावा दोस्तों आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए पीएम मोदी ने 5 I का एक फॉर्मूला दिया। उनका मकसद और उनका लक्ष्य है कि अर्थव्यवस्था को अब मजबूत बनाना। 5 I कौन कौन से हैं, जिसमें फर्स्ट I, सेकंड I का मतलब समझिए, इंटेंट यानी कि इरादा, इंक्लूजन यानी समावेशन, इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि बुनियादी ढांचा और इनोवेशन यानी कि नवीनीकरण, नवोन्मेष। इन 5 I के द्वारा भारत को ग्रोथ को आगे बढ़ाना ये मोदी जी का लक्ष्य। इस तरह का संबोधन उन्होंने किया, अच्छी बात है। और साथ ही चलिए अगली खबर है कि टिकटॉक को टक्कर दे रहे मित्रों ऐप को गूगल ने प्ले स्टोर से हटा दिया। इसकी वजह के पीछे गूगल का कहना है कि ये बिल्कुल टिकटॉक के फीचर का इस्तेमाल कर रहा था और ऐसे डुप्लीकेसी के चलते इसको हटाया। चलिए अगली खबर है IBPS कैलेंडर 2020 को लेकर अपडेट है कि IBPS ने अपना नया कैलेंडर जारी कर दिया। कई परीक्षाओं के रिजल्ट भी घोषित हो चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी कि IBPS ने इस साल होने वाली परीक्षाओं के लिए संशोधित कैलेंडर जारी किया। IBPS RRB PO SO और क्लर्क परीक्षा की नई तारीखें भी घोषित कर दी गई हैं। तो आप ऑफिशियल वेब पोर्टल www.ibps.in पर जाकर के जरूर चेक कर सकते हैं अपडेट। और चलिए अगली खबर है, जरा ध्यान से समझिएगा कि पतंजलि ने बना ली चीनी वायरस की दवाई, वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ पेश करेंगे। बाबा रामदेव का ये बयान है। बाबा रामदेव ने दोस्तों अमर उजाला के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की और उसमें उन्होंने कहा कि चीनी वायरस गलत मानव व्यवहार का एक परिणाम है। योग और आयुर्वेद की मदद से बिल्कुल इसका 100% इलाज पॉसिबल है। और उनका तो ये भी कहना कि पतंजलि ने इसके लिए दवाई भी बना ली जिसका परीक्षण टेस्टिंग चल रही है और जल्द ही इसे वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ में लोगों के सामने पेश किया जाएगा। तो ये वाकई में अच्छी बात है दोस्तों कि आखिर आयुर्वेद से कैसे हम इस बीमारी को मात दे पाएंगे, ये जानना बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा। तो आखिर कब तक पतंजलि का परीक्षण टेस्ट पूरा होता है और ये दवाई वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ मार्केट में आती है, मैं आपको बताऊंगा जरूर DLS न्यूज के ऊपर अपडेट। फिलहाल अपन नजर डालें दोस्तों मौसम समाचार को लेकर बड़ी खबर देख पा रहे। महाराष्ट्र और गुजरात में भेजी गई है NDRF की 26 टीमों को। प्रधानमंत्री बोले कि सावधानी बरतें लोग, क्योंकि आपको पता होगा कल ही मैंने आपको अलर्ट भी बताया था कि अब आज से ही महाराष्ट्र और गुजरात इन 2 राज्यों में निसर्ग तूफान प्रवेश करने जा रहा। मुंबई और इसके आसपास के जिलों के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से अगले 24 से 48 घंटों के दौरान चेतावनी दी गई है। मछुआरों को भी समुद्र न जाने की सलाह दी गई है। देख सकते हैं एक और अपडेट की चक्रवाती तूफान निसर्ग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्धव ठाकरे और विजय रूपाणी से बातचीत भी की है। गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों से बातचीत भी की है, अच्छी बात है। और साथ ही अपडेट है दोस्तों की केरल में मानसून की झमाझम बारिश शुरू हो चुकी है। आखिर कब पहुंचेगा मानसून दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ है। तो दरअसल मौसम विभाग ने कहा है कि इस बार मानसून की बारिश अच्छी होगी। वहीं दूसरी तरफ देश के कई राज्यों में जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, NCR के अलावा अन्य राज्यों में भी प्री मानसून एक्टिविटीज शुरू हो चुकी है। सोमवार को भी कई राज्यों में हुई बारिश से माहौल ठंडा हो गया और ऐसे में दोस्तों मौसम विभाग का कहना है कि 15 से 20 जून के बीच दूसरे राज्यों में भी मानसून प्रवेश कर सकता है ना। और साथ ही अपडेट है कि मुंबई के पास यहाँ हो सकता है भूस्खलन। साइक्लोन निसर्ग को लेकर भूस्खलन का भी अलर्ट निकल कर आ रहा है मुंबई के आसपास के इलाकों में, इसीलिए लोगों को घरों में ही रहने की अपील की गई है। और एक अपडेट है दोस्तों के राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी दिखेगा चक्रवात तूफान निसर्ग का असर। भारी बारिश की चेतावनी यहाँ पर भी जारी की गई है। हालांकि सबसे ज्यादा गंभीर चेतावनी महाराष्ट्र और गुजरात को लेकर है, लेकिन इनके आसपास के राज्यों में भी इस तूफान का असर जरूर देखने को मिलेगा और इसके चलते तेज आंधी और भारी बारिश की घटनाएं देखने को मिल सकती हैं अगले 24 से 48 घंटों के दौरान। राजस्थान और मध्य प्रदेश के लोग भी सावधान रहें। मध्य प्रदेश के 45 जिलों में भयंकर अलर्ट जारी किया गया, बड़ी खबर देख सकते हैं आप। और चलिए अब बात करें दोस्तों संपूर्ण भारत के आज 3 जून 2020 के मौसम पूर्वानुमान की। तो अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश की संभावना है महाराष्ट्र के ऊपर तूफान की वजह से। इसके अलावा केरल, तटीय कर्नाटक और दक्षिण गुजरात में भी भारी बारिश हो सकती है। साथ ही मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। साथ ही पश्चिम हिमालय, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। ओके दोस्तों, तो ये रहे आज के ताजा मौसम समाचार, वेदर न्यूज अपडेट। और आइए अब नजर
डालते हैं देश की कुछ और प्रमुख बड़ी खबरों और हेडलाइंस न्यूज पर। चलिए अगली खबर है दोस्तों, चीनी वायरस को लेकर कुछ अपडेट आपको बताते हैं। ताजा आंकड़े जो अभी भारत में चल रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में दोस्तों अभी टोटल संक्रमित लोगों की संख्या 1,98,705 तक पहुंच चुकी है। हालांकि अभी जो आज दिन में नए डेटा आएंगे उसके अनुसार जाहिर से बात है 2 लाख के पार आंकड़ा पहुंचना। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में अनऑफिशियल डेटा जो है उसके अनुसार तो 2 लाख के पार पहुंच भी चुके आंकड़े। इसके साथ ही 97,000 लोगों का भी इलाज चल रहा है, 95,000 लोग ठीक हो चुके हैं, 5,598 लोग इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं भारत से। तो ये अपडेट चल रहा है चीनी वायरस के आंकड़ों को लेकर। और इसके साथ ही अपडेट देख सकते हैं कि मुंबई में आज 1109 नए मामले देखने को मिले हैं, 49 लोगों की जान जाने की खबर है। और एक अपडेट है दोस्तों की धरती पर चीनी वायरस का संकट है, जबकि अंतरिक्ष से 5.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से एक आफत आ रही है। दरअसल दोस्तों एक उल्का पिंड या एस्ट्रॉइड जो धरती की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। अंतरिक्ष एजेंसी नासा की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। करीब आधा किलोमीटर बड़ा एक धरती की तरफ तेजी से एस्ट्रॉइड आ रहा है। यह उल्का पिंड 6 जून को धरती की कक्षा में प्रवेश करेगा। इसका नाम है 163348202NN4। हालांकि ज्यादा लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। उम्मीद है एस्ट्रॉइड बिल्कुल धरती के पास से गुजरेगा, लेकिन दूर ही निकलेगा, टकराएगा नहीं, इसलिए टेंशन ना ले, ठीक है ना। हम सभी की यही दुआएं हैं। और चलिए अगली खबर है कि आयुर्वेदिक काढ़े से हार रहा चीनी वायरस। 90 लोगों ने पिया और एक भी नहीं हुआ संक्रमित। देखिए जरा, ये एक प्रैक्टिकल किया गया दोस्तों आयुर्वेदिक काढ़े का, जो कि लौंग, काली मिर्च, तुलसी पत्तों वगैरह गुड़ के साथ में बनाया जाता है, आपको पता होगा। तो आप भी दोस्तों कुल मिलाकर के इम्यूनिटी बढ़ाने वाले उपाय घर बैठे ही करते रहिएगा, है ना, लॉकडाउन के दौरान, ताकि आपकी सेहत अच्छी बने रहे। और चलिए अगला अपडेट है, लाखों पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। ईपीएफओ ने जारी किए 868 करोड़ रुपए इन लोगों के खातों में आएगी रकम। जहां कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन फंड से आंशिक निकासी की सुविधा बहाल करने के फैसले को लागू करने के बाद अब ईपीएफओ ने 105 करोड़ रुपए के एरियर के साथ 868 करोड़ रुपए की पेंशन जारी की। इससे लाखों पेंशन धारकों को फायदा होगा और इस सुविधा को उन लोगों के लिए बहाल कर देगा जिन्होंने 25 सितंबर 2008 को या उससे पहले इस विकल्प को चुना था। ये उन सभी लोगों के लिए राहत की बात है। और चलिए अगली खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी जी को फोन किया और फोन करके कहा G7 समिट में आने का न्योता भी दिया। दोनों के बीच भारत चीन सीमा विवाद और अमेरिका में हिंसा पर भी चर्चा हुई। अमेरिका में आजकल आपको पता होगा वो मसला चल रहा है काले सफेद का, काले धोले का। इसके अलावा भारत और चीन के बीच सीमा विवाद का मसला चला, तो इन दोनों ही टॉपिक पर बातचीत हुई अमेरिकी राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री जी के बीच, है ना। चलिए अगली खबर है कि अस्पताल में भर्ती चीनी वायरस के मरीजों को रेमडेसिविर दवाई देगी बड़ी राहत। सरकार ने इसको मंजूरी भी दे दी है। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों इस दवाई को सरकार ने मंजूरी दे दी, जिस तरह से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवाई को दिया ना, उसी तरह से, ताकि अभी चीनी वायरस के इलाज में इसका इस्तेमाल किया जा सके, है ना। अच्छा अगली खबर है कि भीम ऐप के जो 72 लाख यूजर्स का डेटा लीक की खबरें आपने 1-2 दिन से मीडिया में देखी होगी, राइट। लेकिन वो खबरें बिल्कुल सरासर से गलत है दोस्तों। ऐसा कोई भी डेटा लीक नहीं हुआ। ये कहना है एनपीसीआई का, यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये क्लियरिफिकेशन बता दिया गया कि इस तरह का कोई भी डेटा सार्वजनिक नहीं हुआ। जो भी खबरें चल रही है सारी बेतुकी है, फालतू बातें हैं, ध्यान ना दें आप, टेंशन ना लें, ठीक है। और चलिए अगली खबर है कि विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी जो है ना, वो अब 1 जुलाई से पहले भी आपके एग्जाम कंडक्ट करवा सकती है, क्योंकि यूजीसी ने ये कुछ फैसला जो सब कुछ संस्थानों पर छोड़ दिया। तो ऐसे में दोस्तों अब अलग अलग यूनिवर्सिटीज अपने हिसाब से तारीखें घोषित कर देगी और परीक्षाएं कंडक्ट करवा सकती हैं, ठीक है। अच्छा अगला अपडेट है, दिल्ली के भाजपा अध्यक्ष पद से हटा दिए गए मनोज तिवारी। छत्तीसगढ़ व मणिपुर में भी बदलाव किए गए हैं। दरअसल चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं को बदलना शुरू कर दिया और ये से कुछ राजनीतिक मसले, पॉलिटिक्स की चर्चाएं ज्यादा मैं नहीं करता हूं, आपको पता है, तो ये कुछ बातें चल रही है ना। और इसी बीच अगली खबर है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक नई सुविधा है। रिटायरमेंट के बाद यहाँ दे सकते हैं सेवाएं, जानिए नियम व पात्रता। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक काम की खबर है। सरकार ने उनका भविष्य सुरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया, यानी कि सेवानिवृत्ति होने के बाद भी अब उन्हें सरकार की ओर से रोजगार का एक विकल्प मिलेगा। अब रिटायरमेंट के बाद भी वे सरकारी काम कर पाएंगे। कैसे? तो इसके बदले उन्हें एक निश्चित मानदेय की राशि का भुगतान किया जाएगा और इस संबंध में पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट ने आदेश भी जारी कर दिया। इसके लिए कुछ पात्रता वगैरह की जानकारी भी आप देख सकते हैं, क्या है रेड क्रॉस, तो ये कुछ ज्यादा जानकारी आप देख पा रहे हैं ना। और चलिए अगली खबर है कि महाराष्ट्र में नहीं होंगे फाइनल ईयर के एग्जाम, एग्रीगेट के जरिए होगी छात्रों के अंकों की गणना। तो ये महाराष्ट्र एजुकेशन बोर्ड की तरफ से फैसला लिया गया, जिसके तहत दोस्तों फाइनल ईयर की परीक्षाओं को रद्द कर दिया, यानी कि अब वो परीक्षाएं नहीं होगी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को ये बात की जानकारी दी है। और चलिए अगली खबर है कि रेलवे ने टीटीए वगैरह के लिए नए गाइडेंस बना दिए। यात्रा से पहले रेलवे से संबंधित इन नियमों को जान लीजिएगा। तो दरअसल नए दिशा निर्देश के मुताबिक सारे स्टाफ को पर्याप्त संख्या में फेस शील्ड, हैंड ग्लव्स, मास्क, हेड कवर्स, साबुन व सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा टीटीईज प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए भी जांच होगी। ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए कुछ जरूरी रूल्स भी हैं, जैसे कि मास्क पहनना जरूरी है, रेलवे स्टेशन पर स्क्रीनिंग करवाना अनिवार्य है, ट्रेन छूटने से 1.5 घंटे पहले आपको रेलवे स्टेशन पहुंचना भी जरूरी है, अपना खाना पीना, कंबल साथ में लाना भी आवश्यक है, क्योंकि रेलवे आजकल कंबल वगैरह नहीं दे रहा। तो ये कुछ बातों का ध्यान रखें रेल यात्रा करने से पहले। चलिए अगली खबर है दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक ने सेविंग अकाउंट
अकाउंट पर ब्याज दरें घटाई है, यानी कि अब आपको बचत खाते पर कम ब्याज मिलेगा। हालांकि जून के महीने से ये नियम लागू हो चुका ऑलरेडी। पीएनबी ने लिंक्ड रेपो रेट में 0.40% की कटौती की है और ऐसे में पीएनबी का RLLR जो 7.05 से घटकर 6.65 हो गया। इसके अलावा पीएनबी ने सभी टर्म लोन के लिए MCLR में भी 0.15% तक की कटौती की है, यानी कि लोन भी सस्ता होगा और आपका सेविंग अकाउंट पर ब्याज भी घट जाएगा। FD और बचत खाते पर ब्याज घटा है, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। पहले जहां ब्याज आपको 3.75% मिल रहा था, उसमें 0.50% की कटौती कर दिया, यानी कि तकरीबन आधा % ब्याज कम कर दिया और अब आपको 3.25% ब्याज ही मिलेगा सेविंग अकाउंट पर, है ना। और चलिए अगली खबर है कि किसानों पर योगी सरकार मेहरबान है, अन्नदाताओं को हजारों करोड़ रुपए का भुगतान किया जा रहा। जहां चीनी वायरस के संकट को देखते हुए दोस्तों उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अन्नदाता यानी किसानों को राहत पहुंचाने के लिए उसकी ओर लगातार कदम उठाए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में किसानों को 3,890 करोड़ एवं गन्ना किसानों को इस सत्र 20,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। ये किसानों के लिए अच्छी बात है। और साथ ही इसी कड़ी में दोस्तों ये आज की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो खत्म होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना जरूर कि आपकी क्या राय दोस्तों की, क्या भारत में टिकटॉक को बैन कर देना चाहिए या नहीं। आपकी राय मुझे नीचे कमेंट करके बताएगा, मैं भी अपनी राय आपको नीचे कमेंट करके बताऊंगा। देखिएगा अभी हाल ही में मसला चला था, आपको पता होगा, टिकटॉक वर्सेस यूट्यूबर, फिर केरी मिनाटी ने वीडियो डाला, वीडियो डिलीट हो गया, अभी और यालगार आने वाला है इसका। तो ऐसे में आपकी क्या राय इस बीच मुझे कमेंट में बताएगा और साथ ही दिल से इस वीडियो को लाइक करना ज्यादा से ज्यादा। अगर आप भी भारत को सपोर्ट करते हैं, इंडिया के भारतीय नागरिक होने के नाते ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और साथ ही वीडियो को शेयर भी करना दबा के अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, है ना। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डी गार्डन पर। आइए जान लेते हैं आने वाले 3-4 दिनों के मौसम का पूर्वानुमान कि देश के किन किन राज्यों पर किस तरह का मौसम देखा जा सकता है। तो दोस्तों मौसम का हाल जानने से पहले एक नजर डाल लेते हैं उपग्रह चित्र पर। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस समय अरब सागर पर एक चक्रवात बना हुआ है, जिसकी वजह से पिछले 2-3 दिनों के दौरान केरल और कर्नाटक के तटीय भागों में अच्छी भारी बारिश देखी जा रही है। और दोस्तों अगले आने वाले 24 घंटों के दौरान भी इन राज्यों के तटीय भागों में अच्छी भारी बारिश होने की संभावनाएं है। हालांकि दोस्तों अगले आने वाले 24 घंटों के बाद में केरल और कर्नाटक में बारिश में थोड़ी कमी आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों ये चक्रवात धीरे धीरे अगले आने वाले 24 घंटों के दौरान और भी अधिक शक्तिशाली होकर के महाराष्ट्र, मुंबई, कोंकण, गोवा के तटों के पास से होता हुआ गुजरात की ओर बढ़ेगा। और दोस्तों गुजरात के तटों पर ये लैंडफॉल करने के बाद में इसका जो ट्रैक होगा, यानी कि आगे बढ़ने का जो रास्ता होगा, वो कुछ इस तरीके से होगा, यानी कि पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के ऊपर से होता हुआ ये आगे को निकल जाएगा। हालांकि दोस्तों इस चक्रवात की वजह से देश के किसी भी राज्य पर अधिक खतरे की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी देश के कई राज्यों पर आने वाले 3-4 दिनों के अंदर गरज चमक के साथ में तेज आंधी तूफान, दोस्तों तूफान की रफ्तार लगभग 50, 60, 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। और इसके अलावा देश के कई राज्यों पर अच्छी भारी बारिश होने की संभावनाएं है। तो आइए दोस्तों विस्तार से जान लेते हैं कि इस चक्रवात की वजह से आने वाले 3-4 दिनों के अंदर देश के किन किन राज्यों पर अच्छी भारी बारिश होने की संभावनाएं है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने वीडियो में पहले बताया कि अगले आने वाले 24 घंटों बाद यानी कि 2 जून में ये चक्रवात महाराष्ट्र के तटों के पास से गुजरेगा, जिसकी वजह से महाराष्ट्र के अधिकतर इलाकों में आने वाले 2-3 दिनों तक अच्छी बारिश होने की संभावनाएं है। लेकिन दोस्तों जो महाराष्ट्र के तटीय इलाके हैं, तटीय भाग हैं, जैसे कोंकण, गोवा, मुंबई, पालघर, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, नासिक, सिंधु, दुर्ग, कोल्हापुर, सांगली, इन इलाकों में दोस्तों गरज चमक के साथ में तेज आंधी तूफान, दोस्तों तूफान की रफ्तार लगभग 60-70 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। और इसके अलावा इन इलाकों में आने वाले 2-3 दिनों तक अच्छी भारी बारिश होने की संभावनाएं है। और दोस्तों बात करें गुजरात की, तो दोस्तों गुजरात के तटों के पास में ये चक्रवात लगभग 3 जून में पहुंच जाएगा और दोस्तों 4 जून में गुजरात के तटों पर लैंडफॉल करने की संभावनाएं है, जिसकी वजह से दोस्तों गुजरात के अधिकतर इलाकों में या अधिकतर जिलों में 4 जून से और 6 जून के बीच में अधिकतर इलाकों में गरज चमक के साथ में तेज तूफान, दोस्तों तूफान की रफ्तार लगभग 60 किलोमीटर से और 100 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच में हो सकती है। इसके अलावा कई इलाकों में अच्छी भारी बारिश होने की संभावनाएं है। वैसे तो दोस्तों गुजरात के लगभग सभी जिलों में अच्छी बारिश देखी जा सकती है, लेकिन दोस्तों गुजरात के कुछ जिलों पर काफी अच्छी भारी बारिश होने की संभावनाएं है। और दोस्तों गुजरात के जिले हैं नसवाड़ी, वलसाड़, दंग, तापी, सूरत, नर्मदा, वडोदरा, भरूच, छोटा उदयपुर, आनंद, पंचमहल, दमोह, गांधीनगर, महिसागर, अरवली और साबरकंद। और दोस्तों इसके अलावा बात करें अन्य राज्यों की, तो दोस्तों जैसे ही ये चक्रवात
3 जून में गुजरात के तटों के समीप पहुंचेगा तो इसका असर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर भी दिखाई देना शुरू हो जाएगा। यानी कि इन राज्यों पर बादल छाने शुरू हो जाएंगे और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों 4 जून आते आते राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश इन राज्यों में बारिश की गतिविधियां बढ़नी शुरू हो जाएंगी। और दोस्तों 4 जून से और 6 जून के बीच में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश इन सभी राज्यों के काफी जिलों में गरज चमक के साथ में तेज हवाएं, हल्की से मध्यम बारिश व कुछ स्थान पर अच्छी भारी बारिश होने की संभावना है। और दोस्तों इन सभी राज्यों के किन किन जिलों पर 4 जून से और 6 जून के बीच में गरज के साथ में अच्छी भारी बारिश होने की संभावना है, इसके बारे में हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे। और दोस्तों इसके अलावा इस चक्रवात का हल्का सा असर हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली और उत्तराखंड के भी कुछ एक स्थानों पर देखा जा सकता है। यानी कि दोस्तों 4 जून से और 6 जून के बीच में इन राज्यों के भी कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश या हल्की बौछारें गिरने की संभावना है। और दोस्तों इसके अलावा बात करें देश के पहाड़ी राज्यों की, तो दोस्तों देश के पहाड़ी और मैदानी राज्यों पर एक PWD का हल्का सा असर आने वाले 3-4 दिनों तक बना रहेगा। लेकिन दोस्तों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के अधिकतर स्थानों पर तो आने वाले 3-4 दिनों तक मौसम साफ ही बना रहेगा। लेकिन दोस्तों इन राज्यों के किसी कदुका स्थानों पर हल्के फुल्के आंशिक बादल देखे जा सकते हैं, जिसकी वजह से इन राज्यों के कुछ एक स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी या हल्की फुल्की बौछारें गिरने की संभावना है। और दोस्तों बात करें देश के मैदानी राज्यों की, तो दोस्तों पंजाब के अधिकतर स्थानों पर तो आने वाले 3-4 दिनों तक मौसम साफ ही बना रहेगा। लेकिन दोस्तों पंजाब के कुछ एक स्थानों पर आने वाले 3-4 दिनों तक हल्के फुल्के आंशिक बादल दिखाई दे सकते हैं, जिसकी वजह से इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी या हल्की फुल्की बौछारें गिरने की संभावना है। और दोस्तों इसके अलावा हरियाणा, चंडीगढ़, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, तो दोस्तों इन सभी राज्यों में अगले आने वाले 24 से 48 घंटों के बीच में तो अधिकतर स्थानों पर मौसम साफ ही बना रहेगा। यानी कि 2 जून से और 3 जून के बीच में तो इन राज्यों के अधिकतर जिलों पर मौसम साफ है, खुश्की बना रहेगा। लेकिन इन राज्यों के किसी इक्का दुक्का स्थानों पर हल्के फुल्के आंशिक बादल छा सकते हैं, जिसकी वजह से इन राज्यों के किसी इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की फुल्की बौछारें या हल्की बारिश होने की संभावनाएं है। हालांकि दोस्तों 4 जून से और 6 जून के बीच में उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ एक स्थानों पर अच्छी बारिश होने की संभावनाएं है। और दोस्तों बात करें देश के पूर्वोत्तर राज्यों की, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा व अरुणाचल प्रदेश, तो दोस्तों इन राज्यों में आने वाले 3-4 दिनों तक हल्की बारिश या कुछ एक स्थान पर हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा। और दोस्तों इसके अलावा बात करें झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों के अधिकतर स्थानों पर तो आने वाले 3-4 दिनों तक मौसम साफ ही बना रहेगा। लेकिन दोस्तों इन राज्यों के किसी इक्का दुक्का स्थानों पर हल्के आंशिक बादल दिखाई दे सकते हैं, जिसकी वजह से इन राज्यों के किसी इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी या हल्की बौछारें गिरने की संभावनाएं है। और दोस्तों इसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, दोस्तों इन राज्यों के कुछ एक स्थानों पर आने वाले 2-3 दिनों तक हल्की बारिश या हल्की से थोड़ी अधिक बारिश होने की संभावनाएं है। लेकिन दोस्तों 4 जून के बाद में इन राज्यों में बारिश में थोड़ी कमी आने की संभावनाएं है। तो दोस्तों ये था आने वाले 3-4 दिनों के मौसम का पूर्वानुमान। मौसम संबंधित एक नए अपडेट के साथ फिर मिलता है, तब तक के लिए नमस्कार। छत्तीसगढ़ शासन ने कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के तहत संपत्ति कर और विवरणी जमा करने की तिथि में एक बार फिर दी विशेष छूट। अब 7 जून तक संपत्ति कर और विवरणी जमा की जा सकेगी। इस संबंध में नगरीय प्रशासन विकास विभाग ने जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना राजीव गांधी किसान न्याय योजना से मिली राशि का उपयोग जसपुर जिले के किसान अपनी खेती बाड़ी के दिनों में खाद बीज खरीदने के साथ ही अन्य जरूरी चीजें खरीदने में कर रहे हैं। इसी कड़ी में फरसाबहार ग्राम महुआडी के किसान श्री धनेश्वर साय को 21 मई को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत उनके खाते में 35,000 रुपए की राशि प्राप्त हुई। किसान श्री धनेश्वर ने इस राशि के लिए छत्तीसगढ़ शासन और मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि खेतीबाड़ी के सही समय में शासन ने मदद की है। साथ ही उन्होंने कहा कि मिली राशि का उपयोग बैंक से लोन लिए हुए ट्रैक्टर की किश्त जमा करने के लिए करेंगे और साथ ही हाइब्रिड खाद बीज खरीदेंगे। तो सरकार मौके 35,000 अभी दी से, तो 35,000 में मोर बहुत कुछ हो जाही, डीजल हो जाही, मोर हाइब्रिड भी धान आ जाही, आरू समस्या रही तो बहुत मोर हो जाही। धन्यवाद देता हूँ छत्तीसगढ़ सरकार ला।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए सभी एहतियाती कदम उठाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्य सचिव श्री आर.पी. मंडल ने उच्च अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों सहित जिला अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव श्री आर.पी. मंडल ने कहा कि जिन जिलों में कोविड अस्पताल तैयार नहीं हुए हैं, उन जिलों में आगामी 10 दिनों में सभी तैयारी पूर्ण कर ली जाए। अन्य राज्यों से आए श्रमिकों और अन्य लोगों के लिए क्वारंटाइन सेंटरों में सैंपल टेस्टिंग की व्यवस्था की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि सामुदायिक संक्रमण को रोकने सभी एहतियाती कदम उठाएं और सभी रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों और श्रमिकों का अनिवार्य रूप से पंजीयन किया जाए। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने विश्व बाल सुरक्षा दिवस के अवसर पर बच्चों के स्वस्थ और खुशहाल जीवन की कामना करते हुए कहा कि बाल सुरक्षा दिवस वह अवसर है जब हम बच्चों के लिए अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराते हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों को स्वस्थ, सुपोषित और सुरक्षित जीवन देना हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। साथ ही उन्होंने बच्चों को ढेर सारा प्यार देते हुए ईश्वर से अपनी कृपा बच्चों पर बनाए रखने की प्रार्थना की। राजीव गांधी किसान न्याय योजना से लाभान्वित जांजगीर जिला के किसानों ने कोरोना से लड़ने हेतु मुख्यमंत्री सहायता कोष में 2,93,101 रुपए की राशि प्रदान की है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इस सहयोग हेतु श्री चौलेश्वर चंद्राकर सहित सभी किसान भाइयों को धन्यवाद दिया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने वित्त विभाग के अपर संचालक श्री अंजनी कुमार सिन्हा के आकस्मिक निधन पर गहरा दुख प्रकट किया है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने स्वर्गीय श्री अंजनी कुमार सिन्हा के परिवारजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करते हुए ईश्वर से शोकाकुल परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है। छत्तीसगढ़ कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने कोरोना संकट में जरूरतमंदों की मदद के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष में 12,40,404 रुपए की सहयोग राशि प्रदान की है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इस सहयोग के लिए सभी को धन्यवाद दिया है। वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर की अध्यक्षता में वनोपज राजकीय व्यापार अंतर विभागीय समिति की बैठक में सफल निविदाकार खरीदार को ई क्रेता करारनामा के माध्यम से वनोपज के निष्पादन व विक्रय का निर्णय लिया गया है। ये निर्णय कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के मद्देनजर लिया गया है। इसका उद्देश्य सफल निविदाकार व क्रेता को सहूलियत प्रदान करने के साथ ही समय अवधि में वनोपज का बेहतर मूल्य पर विक्रय सुनिश्चित किया जाना है। छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार आज 1 जून को छत्तीसगढ़ में कोविड-19 की स्थिति। छत्तीसगढ़ में अब तक कुल 539 केस पाए गए हैं, जिनमें से 121 ठीक हो चुके हैं और 417 कोरोना पॉजिटिव हैं। देश जीतेगा, कोरोना हारेगा। काटाकुटी तू म्हणती ती मग सरते का थोडं स्कूल के पास ला नाम दिखा। हाँ, पूछेली कैसे करते स्कूल के नाम ला थोड़ा दिखा पास ला के, है ना। हाँ चल, अब एक ही आ जा ये पेड़ मार। हाँ चिला मोर पर है। देखिए दोस्तों, हम लोग कुछेली से हैं और हम लोग वैसे तो इस हायर सेकेंडरी स्कूल से निकल चुके हैं, लेकिन हम लोग हमारी एक टीम है ग्राम कुछेली के कुछ बच्चों की, और हमारे साथ गांव के एक बुजुर्ग भी हैं, वो हम इस काम में सहयोग करते हैं। हम लोग की ये सोच है कि हमारे जाने के बाद जो हमारे छोटे भाई बहन हैं वो उनको छाया मिल सके, छाया का लाभ उठा सके। तो इसी उद्देश्य से हम लोग स्कूल में लगभग 10 पेड़ तैयार किए हैं, तो उन्हीं की साफ सफाई हम लोग रोज़ करते रहते हैं। तो चलिए आज को हम दिखाते हैं। ये देखिए, ये एक पेड़ है और आइए भाई, हाँ इस पेड़ को दिखाएगा, ताले में पानी डाला इस पेड़ के हम लोग, ये नीम का पेड़ है, इसकी सुरक्षा हम लोग कैसे किए हैं। और इस बड़े वाला पेड़ को देखिए, ये जो बड़ा पेड़ है इसको पथरिया के जो कुमार सिंह लहरे जी सीओ सर हैं वो लगाए हैं अपने हाथों से। तो देखिए उसको हम लोग कितना बड़ा किए हैं। चलिए दोस्तों इधर आइए, आ गए। इस पेड़ को देखिए इसमें अभी पानी डाला है, पास में पानी दिखा। अभी हम लोग इस कांटों को निकाल दिए हैं क्योंकि अभी गर्मी का सीज़न है, तो अभी तो सुरक्षा की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। पानी की जो मूलभूत आवश्यकता है उसकी आवश्यकता ज़्यादा है। और इधर देखिए, इधर पूरा हरियाली छाया हुआ है। इसका जो यहाँ आसपास छोटे मोटे पेड़ दिख रहे हैं उसके भी सुरक्षा हम लोग करते ही रहते हैं। इधर अजय स्टील लेके आप, मैं पानी डाला धीमान डालना तो मन डालना, वो मन डाल देते सब।
ये देखिए ये हाँ ले अभी हाँ ये देखिए ये पेड़ भी कितना बड़ा हो चुका है। इसका जो डालियाँ हैं वो भी एकदम मजबूत हो चुकी हैं। तो इसमें अभी भी आप देखें कि पानी डाले हैं भाई योगेश्वर जायसवाल जी। आइए इधर ले भाई लिख के भेज दो चला। ये देखिए ये पेड़ भी लगभग पूरा तैयार हो ही चुका है। इसको लगभग और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। मैं हूं राजकुमार यादव। बलौदाबाजार जिला पंचायत के नए सीईओ डॉक्टर फरिया आलम सिद्दीकी ने संभाला कामकाज। 21 नए ग्राम पंचायत भवनों का निर्माण कार्य स्वीकृत कर किया काम आरंभ। देखिए रिपोर्ट। बलौदाबाजार जिला पंचायत के नए सीईओ डॉक्टर फरिया आलम सिद्दीकी ने संभाला आज कार्यभार। डॉक्टर फरिया ने आज यहां दोपहर जिला पंचायत में अधिकारियों की मौजूदगी में कामकाज संभाल लिया। डॉक्टर फरिया आलम सिद्दीकी इससे पहले भी मुंगेली एवं बिलासपुर जिला पंचायत के सीईओ रह चुके हैं। जिला पंचायत कार्यालय में जिले के तमाम बड़े अफसरों ने सीईओ से सौजन्य मुलाकात कर उनका स्वागत किया। सीईओ डॉक्टर फरिया ने अधिकारियों से चर्चा कर जिले में पंचायत के विकास कार्यों की प्रगति, मनरेगा, एसबीएम, एनआर, गौठान, नरवा कार्यों की स्थिति का जायजा लिया। साथ ही क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था, कोरोना वायरस संक्रमण के ताजा हालात की जानकारी ली और निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुरूप तमाम व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। संबंधित अधिकारियों ने शुरुआती मुलाकात में परिचय के साथ ही राज्य सरकार की योजनाओं में प्रगति से सीईओ को अवगत करवाया। इस दौरान उन्होंने जिला पंचायत कार्यालय भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को कार्यालयीन रिकॉर्डों के व्यवस्थित रख रखाव और नियमित रूप से कार्यालयों की साफ सफाई के निर्देश दिए। उन्होंने आज पहले दिन ही जिले के नवगठित ग्राम पंचायतों के लिए 21 ग्राम पंचायत भवनों के निर्माण हेतु कार्य स्वीकृत किया, जिसके लिए कुल 14,45,000 स्वीकृति की गई, जिसके अंतर्गत महात्मा गांधी नरेगा के 11,45,000 एवं 3 लाख RGSA प्राप्त किया जाएगा। इन सभी भवनों को आगामी 2 अक्टूबर 2020 तक पूर्ण कराने के निर्देश कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को निर्देशित किया गया है। इस अवसर पर जिला पंचायत अतिरिक्त सीईओ हरिशंकर चौहान, परियोजना अधिकारी ML महादेवा एवं समस्त जनपद सीईओ भी उपस्थित रहे। बलौदाबाजार से मनहर बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। मैं हूं राजकुमार यादव। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री श्री प्रमोद अजीत कुमार जोगी के निधन पर जगह जगह पर श्रद्धांजलि अर्पित किया जा रहा है। देखिए यह रिपोर्ट। बिलासपुर जिला के बिल्हा ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत उड़गन के जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीणों द्वारा अजीत प्रमोद जोगी की देहांत होने पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। इसके साथ ही उनके जन्म से लेकर उनके मृत्यु तक के जो कार्य रहे, उनके कार्यों को सराहनीय कार्य बताया। इस बीच उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण भी किया गया। हमारे ग्राम पंचायत उड़गन के सभी अधिकारी माननीय श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी जी के निधन के यहाँ सभी उपस्थित लोग मौजूद हैं। अजीत जोगी जी हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री रहे और उसके श्रद्धांजलि के लिए यहाँ जुड़े हुए हैं। अजीत जोगी जी के हमारे छत्तीसगढ़ के सर्वप्रथम पहली बार मुख्यमंत्री के ओकर हार्दिक दिल से अभिनंदन करत हूँ और अपन कार्यकाल में बहुत से अच्छा से रचना कार्य, जैसे एक एक व्यक्ति गरीब ला काम दिस और ओकर कार्यकाल में बहुत से अच्छा आज तक ओकर नाम रहीस और 74 वर्ष के आयु के पूरा करते हुए आज ओकर मृत्यु हो गए और मैं श्रद्धांजलि देता हूँ और हमारे ग्राम पंचायत की ओर से, हमारे क्वारंटाइन सेंटर की ओर से मैं बोला हार्दिक श्रद्धांजलि देता हूँ। मैं महेंद्र कुमार घोसले, ग्राम उड़गन, ग्राम पंचायत उड़गन, तहसील बिल्हा, जिला बिलासपुर से हूँ। आज बड़े
दुखद घटना हुई से हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री श्रीमान अजीत प्रमोद कुमार जोगी जी के निधन हुई से 74 वर्ष की उम्र में एक बार हम सब ग्राम पंचायत के उड़गन के और ये क्वारंटाइन के जब निगरानी समिति मन शोक व्यक्त करत हन और ये शोक के साथ 2 मिनट के मौन धारण करके ओकर पवित्र आत्मा के शांति करे बर प्रयास करत हन। मैं संत कुमार सुंडरे ग्राम पंचायत उड़गन से, और मतलब ये कांग्रेस के बहुत बड़े नेता रही से, कलेक्टर रही से, अफसर रही से, और बाद छत्तीसगढ़ के हमारे प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी प्रमोद जोगी के आज बहुत बड़े मतलब उनका निधन हो गए 74 साल के वर्ष में, और ओकर लिए बहुत दुख के समस्या हुई समल्ला कि एकर लिए हमन मौन धारण करत हन, एकर लिए हमन क्षमा चाहत हन। बिलास से मनहर बंजारे की रिपोर्ट आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। मैं हूं राजकुमार यादव। बिलासपुर जिला के मिनी बस्ती जराभाटा में 2 सगे भाइयों के बीच जबरदस्त विवाद के बाद इलाज दौरान बड़े भाई की हुई मृत्यु। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए सिविल लाइन पुलिस ने तत्काल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले दोनों भाइयों ने थाना में एक दूसरे के खिलाफ मारपीट का रिपोर्ट लिखवाया था। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खबर में। सिविल लाइन पुलिस ने जानकारी के बाद तत्काल मृतक को इलाज के लिए भर्ती कराया था। पत्नी को मारपीट गाली गलौज करना विवाद का कारण था। इसी कारण आरोपी ने बेसबॉल बैट से मृतक के पेट में वार किया था। आरोपी आदतन बदमाश है, जिसके विरुद्ध सिविल लाइन में कई अपराध दर्ज है। पेट में अंदरूनी चोट से मृतक का जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मिली जानकारी के अनुसार 29-30 मई 2020 की दरमियानी रात मिनी बस्ती जराभाटा में 2 भाइयों धर्मेंद्र टंडन एवं जितेंद्र टंडन के बीच घर में पत्नी के साथ नशे में मारपीट गाली गलौज करने की बात को लेकर आपस में विवाद होने के परिणाम स्वरूप दोनों भाइयों में मारपीट हुआ, जिसके बाद जितेंद्र टंडन के द्वारा रात में ही आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया। लेकिन धर्मेंद्र टंडन के द्वारा रात में थाना नहीं आ सकने के कारण दूसरे दिन रिपोर्ट दर्ज कराया गया। तत्काल सिविल लाइन पुलिस ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज दौरान दिनांक 30/5/2020 की शाम को पेट में अंदरूनी चोट के कारण धर्मेंद्र टंडन की मृत्यु हो गई। तत्काल सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को सिविल लाइन पुलिस के द्वारा दे दी गई एवं उनके निर्देश पर तत्काल आरोपी जितेंद्र टंडन की विधिवत गिरफ्तारी कर ली गई। कार्यवाही में थाना प्रभारी सिविल लाइन परिवेश तिवारी के अलावा उप निरीक्षक श्यामलाल गढ़वाल, प्रहार 280 चंद्रकांत डाहिरे, आरक्षक जय साहू व संजीव जांगड़े, रवि कोमल का सराहनीय योगदान रहा। बिलासपुर से मनहर बंजारे की रिपोर्ट आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। मैं हूं राजकुमार यादव। मुंगेली कलेक्टर पीएस एल्मा ने ग्राम देवगांव, संगवा कापा, जमकोर, कंतेली के क्वारंटाइन सेंटर का किया आकस्मिक निरीक्षण। क्वारंटाइन सेंटरों में भोजन, पानी, बिजली, स्वास्थ्य आदि की जानकारी देखिए रिपोर्ट। नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी पदम सिंह एल्मा बीते दिनों देर शाम तक अधिकारियों के साथ विकासखंड मुंगेली के ग्राम देवगांव, संगवा कापा, जमकोर, कंतेली, बोधापारा तथा लोरमी विकासखंड के ग्राम चंदली, चेक पोस्ट कंचनपुर व कंटेनमेंट जोन के ग्राम कुदुरताल व लोरमी नगरीय क्षेत्र के विभिन्न क्वारंटाइन सेंटर का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने वहां प्रवासी मजदूरों को दी जा रही भोजन, पेयजल तथा अन्य सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त किया। ग्राम जमकोर के आईटीआई क्वारंटाइन सेंटर में 103 प्रवासी मजदूर, ग्राम बंधवापारा के प्राथमिक शाला क्वारंटाइन सेंटर में 24 प्रवासी मजदूर, ग्राम कंतेली के क्वारंटाइन सेंटर में 23 और ग्राम संगवा कापा के क्वारंटाइन सेंटर में 35 प्रवासी मजदूर ठहरे थे। वहां मजदूरों से आत्मीय चर्चा भी
भी की गई। इसके साथ ही सेंटर प्रभारियों को क्वारंटाइन सेंटर में सभी आवश्यक जरूरी सुविधाओं का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कंटेनमेंट जोन में सभी दुकानें एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान को आगामी आदेश पर्यंत बंद रखने आदेशित किया। कंटेनमेंट जोन में प्रभारी अधिकारी द्वारा घर पहुंच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तु की आपूर्ति उचित दरों पर करने तथा सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित करने और मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किसी भी कारणों से लोगों को घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के मानकों के अनुरूप व्यवस्था हेतु पुलिस विभाग को लगातार पेट्रोलिंग करने के निर्देशित किया है। कलेक्टर ने वहां बाहर से ही क्वारंटाइन सेंटर में ठहरे प्रवासी व्यक्तियों से चर्चा कर उनका हालचाल जाना। इसी बीच कलेक्टर श्री एल्मा ने प्रवासी श्रमिकों से कहा कि वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें तथा मास्क का उपयोग करें, हाथ को बार-बार साबुन से धोएं। उन्होंने प्रवासी व्यक्तियों से कहा कि किसी तरह की परेशानी होने पर उन्हें अवगत कराएं। इस अवसर पर मुंगेली अनुभाग के अनुभागीय अधिकारी राजस्व श्री चित्रकांत चार्ली ठाकुर, लोरमी अनुविभाग के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री नवीन कुमार भगत, मुंगेली के तहसीलदार सहित जनपद पंचायत लोरमी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री प्रीति पवार सहित स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर उभर आएगा। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना रात काली है, भयावह है, गहराई है। लोग दरवाजों पे रस्तों पे रुके बैठे हैं, लोग दरवाजों पे रस्तों पे रुके बैठे हैं। कई घबराए हैं, सहमे हैं, छिपे बैठे हैं। मगर यकीन रख, मगर यकीन रख, ये बस लम्हा है, 2 पल में बिखर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर असर लाएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। बाजार खाली, सड़कें सूनी, मोहल्ले वीरान हैं। बाजार खाली, सड़कें सूनी, मोहल्ले वीरान हैं। खौफ बरपा है, हर तरफ लोग हैरान हैं। ये वो कहर है जो दुनिया को डराने आया। ये वो कहर है जो दुनिया को डराने आया, मगर नासमझ है जो इंसान को हराने आया। इतिहास गवाह है ये मसला भी सुलझ जाएगा। इतिहास गवाह है ये मसला भी सुलझ जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है गुम हुआ है, टूटा नहीं। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है गुम हुआ है, टूटा नहीं। यही जज्बा फिर असर लाएगा, फिर उभर आएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है। गुजर जाए। जब अगर मैं देने की बात करूं तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा देने वाला कौन है? क्योंकि हमें किसी से एग्जाम्पल तो लेना पड़ेगा। यस, कुदरत तो है लेकिन हमें आसपास का एग्जाम्पल चाहिए। तो अगर मैं कहूं तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा देने वाला है वो है आपके पेरेंट्स। उन्होंने जितना दिया है जिंदगी भर बड़े होने के बाद कितनी भी दौलत कमा लो वो नहीं दे सकते आप उन्हें जो उन्होंने आपको दिया है।
रात रात भर जागे और आपको सुलाने के लिए उन्होंने अपने रातों की नींद खराब की। ये कोई नहीं दे सकता, पैसे से तोल नहीं सकते, उसका मोल नहीं चुका सकते। माँ ने आपको 9 महीने अपने गर्भ में रखा और उन्होंने जो तकलीफ सहन की है उस तकलीफ का आप कोई मोल नहीं लगा सकते। अरे वो तो आपसे उसी वक्त से प्यार करने लगे थे कि जब आपको उन्होंने देखा भी नहीं था। यस, प्यार अंधा होता है क्योंकि उनको आपको बिना देखे ही वो आपसे प्यार करने लगे थे। तो गिविंग की अगर हम बात करें तो पेरेंट्स, पिता दिन भर बाहर मेहनत कर रहा है, पसीने में मेहनत करने के बाद आपकी पढ़ाई के लिए, आपके आगे बढ़ने के लिए पैसे कमा रहा है, और ये सिर्फ कर सकता है एक पिता या माँ। तो उससे ज्यादा देने वाला कोई नहीं। तो हम इतना तो कर सकते हैं कि वो उन्होंने जितना दिया हम तो नहीं दे सकते, लेकिन हाँ कुछ चीजें हम दे सकते हैं। क्या? एक स्माइल, रेस्पेक्ट, प्यार, उनको हक करके एवरीडे कह सकते हैं मम्मी आई लव यू, पापा आई लव यू, यू आर द बेस्ट। बस उनके लिए काफी है। वो आप पर इतनी मेहनत इसलिए नहीं कर रहे कि भाई आप धीरूभाई अंबानी बन जाए और कल चल के वो नोट छापे, बल्कि वो इसलिए कर रहे हैं कि बस आपकी स्माइल देख ले, आपका भविष्य अच्छा हो, थोड़ी सी रेस्पेक्ट और थोड़ा सा प्यार, सहारा आपसे मिल जाए, बस इतनी आशा होती है। तो उतना तो हम दे सकते हैं। हो सके तो रोज सुबह अपने माँ बाप के पैर छुइए। आप देखिएगा आप जो भी काम के लिए जा रहे हैं सफलता मिलेगी। बिजनेस नहीं चल रहा है, बिजनेस चलेगा, बिकॉज कुदरत ने आपको उनके माध्यम से भेजा है। सर्किट है, एक वायर है, जैसे वायर, अगर वायर को बीच में से काट दूं तो क्या ऊपर वाला जो आपको देना चाहता है आप तक पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। तो जिस व्यक्ति की अपने माँ बाप से नहीं पटती, जो माँ बाप के रेस्पेक्ट नहीं करता, गालियां देता है या उनके बारे में बिल्कुल बुरा बोलता है, उनके मुंह पर जवाब देता है, उसने डायरेक्टली अपना वायर काट दिया है। ऊपर से वो माँ बाप अगर खुश नहीं है, आपको आशीर्वाद नहीं दे रहे, आप उनके पैर नहीं छू रहे, तो वो चीज आप तक नहीं पहुंच रही, वो आशीर्वाद नहीं पहुंच रही। तो क्या करेंगे? वो सर्किट को क्रिएट करेंगे अपने माँ बाप के, फिर से पैर छूना शुरू करेंगे। और पैर जब आप छूते हैं ना तो आपको एनर्जी मिलता है, उनका एक्सपीरियंस मिलता है। कैसे? हमारे शरीर में 3 ओपन एनर्जी सेंटर्स होते हैं। एक होता है माथे में, हाथों में और पैरों के तलवों में, ये 3 सेंटर्स हैं। तो आप देखिए कि आशीर्वाद लेने का जो प्रोसेस है साइंटिफिक प्रोसेस है, क्योंकि आप सामने वाले के क्या छूते हैं? पैर, जहां पर ओपन नाड़ीज है, एनर्जी सेंटर है, ओपन नाड़ी है। पैर छूते हैं किससे? हाथों से, ओपन नाड़ी टच हो रही है। और वो आशीर्वाद कहाँ से देते हैं? हाथों से। और कहाँ रखते हैं? सर पर। यानी ये एक्चुअली एनर्जी सर्किट क्रिएट हो रहा है, वो आशीर्वाद एक्चुअली आपको मिल रहा है। तो आज से अगर कुछ देना चाहते हैं तो अपने माँ बाप को रेस्पेक्ट, प्यार, पैर छूना शुरू करें, उनसे प्यार करना शुरू करें, कहे उनको आई लव यू। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। मैं हूं राजकुमार यादव। मुंगेली जिले में घोषित कंटेनमेंट जोन से आवश्यक खाद्यान्न सामग्री की उपलब्धता की समीक्षा तथा आपूर्ति करने के लिए खाद्य विभाग के अधिकारियों को कलेक्टर ने किया निर्देश। देखिए रिपोर्ट। मुंगेली कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी PS एल्मा ने बताया कि वर्तमान में वैश्विक स्तर पर फैले कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। जिले के संदिग्ध मरीजों के स्पेशल जांच हेतु प्रेषित किया जा रहा है। जांच रिपोर्ट में पॉजिटिव पाए जाने के कारण विकासखंड मुंगेली के ग्राम पंचायत रामपुर, पेंडारा कापा, बाघामुड़ा, संबलपुर, उदका, संगवा कापा, धर्मपुरा, ठकुरी कापा, फुलवारी, प्रतापपुर, टेढ़ाधौरा, छाता, विकासखंड लोरमी के ग्राम कुदुरताल, मोहनडाट तथा विकासखंड पथरिया के ग्राम खैरी के 3 किलोमीटर परिधि के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उन्होंने घोषित कंटेनमेंट जोन में आवश्यक खाद्यान्न सामग्री तथा चावल, दाल, आलू, सब्जी, तेल इत्यादि की उपलब्धता का नियमित रूप से समीक्षा तथा आपूर्ति करे जाने के लिए खाद्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है। इस संबंध में उन्होंने दैनिक प्रतिवेदन जिला कार्यालय को उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार